अध्याय 271 दाऊद कार्रवाई करता है और एलियंस प्रकट होते हैं। बहन शिन्युए के माथे पर बालों की कुछ नजर थी और उनके स्वप्न अलौकिक चेहरे से पसीना टपक रहा था। उनकी निहारक आंखें खिड़की के पास बैठे मुकिम पर टिकी थी। जियो, क्या हमने पति को धमकाने के लिए एकजुट होने पर सहमति नहीं जताई थी? तुम कैसे पलट कर अपने पति को अपनी बहन को धमकाने में मदद कर सकती हो? बहन शिन्युए की सुरीली आवाज कमजोर पड़ गई थी। अगर उन्होंने इतनी ऊर्जा खर्च नहीं होती तो वे बिस्तर से उठकर छोटी बच्ची येशी को बिस्तर पर घसीट कर लाना चाहती और उसे खूब डांटना चाहती। हे बहन शिन्युए, अगली बार से तुम्हारे पति को तंग करने में तुम्हारी जरूर मदद करेगा। लेकिन मोकिम ने उन दोनों सुंदरियों की नोक-झोंक पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वो हलचल भरी सड़क को देखता रहा, उसकी आंखें झपकती रहीं और वह विचारों में खोया रहा। दाऊ पूर्वज ने फरमान जारी किया है, वर्जित परिवार का 9वीं स्तर तक सफाया किया जाएगा। अचानक क्लाउड का ड्रोन बॉट सिटी के ऊपर आकाश से एक अतुलनीय रूप से रात की आवाज गूंजी, जिसने परिवार के लिए मृत्युदंड की घोषणा की। मौजूद हर कोई अचंभित रह गया और आवाज की दिशा में देखने लगा। ये रात की आवाज सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत से आई थी, जहां ताइचू स्वर्गीय महल स्थित था। क्या दाऊ पूर्वज वास्तव में परिवार का 9वीं स्तर तक सफाया करना चाहते हैं? क्या उन्हें जनता के गुस्से का डर नहीं है? परिवार ने ताइचू स्वर्गीय महल की लगन से सेवा की है। ये सोचना भी दुखद है कि दाऊ कलाकृति के कारण उन्हें विरक्ति का सामना करना पड़ेगा। सभी जीव भावुक होकर आंखें भरने लगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ताइचू स्वर्गीय महल के दाऊ पूर्वज वास्तव में परिवार की 9 किलो का सफाया करने का साहस करेंगे। कितने दयनीय दाऊ पूर्वज हैं आप तो कुछ ही वर्षों से प्रकट हुए हैं और आपको लगता है कि आपने ताइचू स्वर्गीय महल पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है ना? आज तुमने जो कुछ भी कहा है, इसको प्रमुख द्वारा सत्य रूप से सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट को सूचित किया जाएगा और स्वर्गीय सम्राट तुम्हें इस वरिष्ठता पर निर्भर रहने वाली बुरी कुत्ते को समाप्त कर देंगे। अचानक पूरे शहर के ऊपर आकाश में आलीशान वस्त्रों में लिपटा एक ढेर ऊंचा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर था और वह सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत की दिशा में ध्यानपूर्वक देख रहा था। ऐसा लगता था मानो किसी भी असहमति की स्थिति में वो कार्रवाई करेगा। अच्छा जवाब दिया, मैं उस बूढ़े आदमी से बहुत समय से नाराज था। वह कुछ ही वर्षों से ताइचू स्वर्ग महल में है और उसने यहाँ पहले ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। अचानक एक और सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसने आत्महत्या और दयनीय दाऊ पूर्वज का उपहास उड़ाया। हा। परिवार प्रमुख मुंगदर स्वामी यूं तो वाकई नेक है। वह बूढ़ा तो बस अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाता है। वह किसी भी परिवार को उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे सचमुच नहीं पता कि स्वर्ग के सम्राट ने दाऊ पूर्वज का ही पत्तू बनाया, जो सभी से नीचे होते हुए भी बाकी सभी से ऊपर होता है। चाहे लूट करजीविता हो या शहर की अन्य प्राचीन शक्तियां, सभी ने परिवार के साथ इकट्ठे होने का विकल्प चुना। क्योंकि वे उस बूढ़े व्यक्ति दाऊ पूर्वज से लंबे समय से नाराज थे। अगर सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट का चेहरा न होता तो कई शक्तियां उस बूढ़े व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर चुकी होती। वरिष्ठता पर निर्भर रहने वाला ये बूढ़ा व्यक्ति ताइचू स्वर्ग महल में कुछ ही वर्षों से था। फिर भी उसने पहले ही कई परिवारों के निष्पादन का आदेश दे दिया था, जिससे लंबे समय से संतुष्ट बना हुआ था। इस बार तो वह परिवार का पूरी तरह से सफाया करना चाहता था। ये निसंदेह एक कोरी कल्पना थी, एक निराधार ख्वाब। परिवार ताइचू स्वर्गीय महल का प्राचीन परिवार था। यहाँ तक सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट को भी परिवार को कुछ सम्मान देना पड़ा। ये संभव था कि परिवार की पैतृक भूमि में शक्तिशाली प्राचीन प्राणी सो रहे हों। हम एक चींटी की हिम्मत कैसे मुसीबत खड़ी करने की। मैंने आज कहा था कि दर्जे तक सफाया किया जाएगा और इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। बूम बूम बूम। पहले जो आसमान में था, अचानक काले बादल गिरे और पूरे शहर में परिवार के ऊपर विचित्र आकाशीय बिजली की लकीरें जमा हो गई। अच्छा नहीं है, परिवार की मुखिया ये पौराणिक वज्र दिव्य बिजली है। आपको शीघ्र लौटना होगा। मैं ताइचू स्वर्ग महल में जाकर सम्राट की सहायता लूंगा। शून्य लोक में सफेद आलीशान वस्त्र पहने अधेड़ उनके व्यक्ति से कहा। फिर वह सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत की ओर उड़ गया। वह ताइचू स्वर्ग महल में एकांतवास में रह रहे स्वर्ग सम्राट से मिलने जा रहा था ताकि सैन्य दाऊ को दंडित कर सके। परिवार के मुखिया ने बूढ़े व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने आकाश से गिरती हुई बिजली को देखते हुए उपहास किया। पूरे शहर की सड़कों पर परिवार के आसपास के सभी लोग आकाशीय बिजली से प्रभावित होने के डर से वहां से निकल गए। बूम बूम बूम। बातियों के बराबर मोटी विचित्र बिजली की लकीरों ने परिवार के भव्य महल परिसर पर हमला किया। इससे शहर में दूर से देख रहे कई जीव जंतुओं को परिवार के लिए मन ही मन चिंता होने लगी। इस तरह की दिव्य बिजली शायद आसानी से किसी पथहीन प्राणी को मार गिरा सकती है ना? उस बूढ़े पूर्वज ने कौन सा चरण पूरा किया है? विशाल क्षेत्र में फैला क्लाउड का ड्रोन बहुत सी काले बादलों से ढका हुआ था। अनेक जीव आकाश में उड़ रहे थे और दूर से परिवार की दिशा देख रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे और वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि दाऊ पूर्वज किस चरण तक पहुंच चुके हैं। चींटी, कितनी गुस्ताखी! मेरी नींद में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक बिजली की चमक से गिरे परिवार के भीतर से एक उग्र आवाज आई। स्विश स्विश। इसके तुरंत बाद कई तलवारों की रोशनी ने उस विचित्र आकाशीय बिजली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। परिवार के ऊपर एक अतुलनीय रूप से राशि आकृति धीरे-धीरे प्रकट हुई। उसने सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत की दिशा में देखा और लापरवाही से तलवार से प्रहार किया। बैंग बैंग बैंग। अंतरिक्ष में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। वूश वूश वूश। स्थानिक अशांति उत्पन्न हुई। ये खंडित अंतरिक्ष से बाहर निकला और संपूर्ण क्लाउड का ड्रोन बॉट सिटी को स्थानिक अशांति में डुबो दिया। दूर से आकाश भर गया। आकाश में मौजूद कई लोग न्यू परिवार की दिशा को देखते हुए स्थानिक अशांति का सामना करने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। आह! धुंध से ढके सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत से एक चीख सुनाई दी। तुम्हारे परिवार का कोई पैतृक देवता कैसे हो सकता है? सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत की धुंध से ढकी चोटी पर बाई किंकियों का चेहरा भय से भर गया था क्योंकि उसने दूसरी क्लाउड का ड्रोन बॉट सिटी में परिवार के ऊपर प्रकट होने वाली राशि आकृति को देखा था। बूढ़े, यहाँ तक कि सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट भी परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्लाउड का ड्रोन बॉट सिटी में परिवार के ऊपर शून्य क्षेत्र में उस राशि आकृति का चेहरा स्पष्ट था, लेकिन उसके शब्दों ने वहां मौजूद लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्लाउड का ड्रोन बॉट सिटी की सभी शक्तियों का दृढ़ विश्वास था कि सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार यह विशाल आकृति एक साधारण प्रहार से दाऊ पूर्वज को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी, जिससे पता चलता है कि वह कितनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। हाँ, वह बूढ़ा व्यक्ति दाऊ पूर्वज आखिरकार खत्म होने वाला है। क्लाउड का ड्रोन बॉट सिटी में सुरक्षात्मक संरचनाओं के भीतर छिपे सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, स्पष्ट रूप से यह उम्मीद करते हुए कि परिवार का ये रहस्यमय शक्तिशाली सदस्य दाऊ पूर्वज को समाप्त कर सकता है। मुकिन चेन, इस मामले को जाने दो। मैं दाऊ पूर्वज की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। इसके बाद मैं इस बूढ़े व्यक्ति को उचित दंड दूंगा। सब लोग तितर-बितर हो जाओ। सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत से एक अलौकिक आवाज आई जो समझौते से भरी हुई थी। परिवार के ऊपर विराजमान भव्य आकृति ने एक सुंदर चेहरा प्रकट किया। उसके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, मानो कोई अमर व्यक्ति नश्वर दुनिया में निर्वासित हो गया हो। सर्वोच्च आदि स्वर्गीय सम्राट, मैं आपको सम्मान दूंगा। भविष्य में अगर यह बूढ़ा व्यक्ति फिर से अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। उस भव्य आकृति ने जवाब दिया। फिर प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई और परिवार के महल परिसर में विलीन हो गई। उस भव्य आकृति के चले जाने के बाद आसपास के शून्य क्षेत्र में जो स्थानिक अशांति उत्पन्न हुई थी, वह धीरे-धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आई, मानो कुछ हुआ ही न हो। ड्रीम कोर्टयार्ड पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्राचीन कमरे में मुकिन ने परिवार से अभी प्रकट हुई व्यक्ति का अनुमान लगाने के लिए अपनी दैनिक क्षमता को सक्रिय किया। नाम मुकिन चेन, प्रवासियों में एक अपवाद। पहचान परिवार के संस्थापक, विधि सच्चे संसार के गुप्त सृष्टिकर्ता ईश्वर। साधना 8वां चरण सृष्टिकर्ता ईश्वर। शारीरिक बनावट अमर और विनाशी शारीरिक बनावट पूर्ण जागृति। खजाने दिव्य दानव दमनकारी भाला अमर दिव्य तलवार। भाग्य 9.9 बिलियन। खलनायक 10 अरब। मूल्यांकन 8वें चरण की सृष्टिकर्ता ईश्वर बनने के लिए उन्होंने अनेक पुनर्जन्म लेने वालों को कुचल दिया। उनका लक्ष्य 9वीं देव वंश को नष्ट करना और प्रथम सच्चे संसार पर शासन करना है। अध्याय 272 जो लोग बिखरे हुए हैं उन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं है। ओह, सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट तो इतना अपवाद नहीं है, लेकिन मुकिन चेन है। मुकिन ने कटौती के परिणाम देखे जो वाकई चौंकाने वाले थे। ये देखना दिलचस्प होने वाला था। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि तुम कितने रहस्य छिपा रहे हो दोस्त, और मुझे इससे क्या लाभ मिल सकते हैं। लकड़ी की मेज के पास बैठी येशी ने भी स्वाभाविक रूप से परिवार में उस प्रभावशाली व्यक्ति के अचानक प्रकट होने का अनुमान लगा लिया था और वह भी उतनी आश्चर्यचकित थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मुकिन चेन ही वह अपवाद होगा जो परिवार के पूर्वज द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था। पतिदेव, उनकी शक्ति कमजोर नहीं है, वे शायद आपकी तरह ही उस अलौकिक मायावी 9वें चरण का सामना करने में सक्षम हो। येशी के चेहरे पर कुछ चिंता झलक रही थी। उसे डर था कि मुकिन चेन के कारण वृद्धि वास्तविक दुनिया की उनकी यात्रा का उद्देश्य पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। कुछ नहीं, आपके पति 7वें चरण के पैतृक ईश्वर के पद तक पहुंचने वाले हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह सामान्य घटना हमारे सौभाग्य को बर्बाद कर देगी। मुकिन ने लापरवाही से हाथ हिलाया, मानो वह इस ट्रांसफॉर्मेटिव विसंगति को गंभीरता से नहीं ले रहा हो। आखिरकार अब जबकि उस सामान्य घटना का ठिकाना स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया था, तो आगे के मामलों को संभालना कहीं अधिक आसान होगा। क्लाउड का ड्रोन बॉट सिटी में सड़कों पर मौजूद सभी दर्शक अपने कामों में लगकर तितर-बितर हो गए। कुछ ही लोग एकत्रित हुए और परिवार में प्रकट हुए रहस्यमय शक्तिशाली साधक के बारे में सावधानीपूर्वक चर्चा कर रहे थे। अफसोस, किसने सोचा होगा कि परिवार में इतना रहस्यमय और शक्तिशाली साधक छिपा हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि वह परिवार का कौन सा प्राचीन पूर्वज है। अटपटी अनुमान लगाना बंद करो। हम परिवार जैसे निश्चित परिवार को भला कैसे समझ सकते हैं। हमें केवल साधना पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमें विधि सच्चे संसार से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पश्चिमी शहर के बाहर लोगों की भीड़ परिवार के बारे में चर्चा कर रही थी।
परिवार के किसी सदस्य द्वारा चोरी हुई आत्मा सृजन पात्र के मामले को सुलझाने के लिए कार्रवाई किए जाने को देखकर मुकिन ने अंततः बाहर से लौटने का साहस किया। जैसे ही वह क्लाउड ड्रॉन बॉट सिटी के पश्चिमी शहर के बाहर पहुंचा, उसने वीर को परिवार के बारे में चर्चा करते हुए सुना, जिससे उसका चेहरा बेहद सामान्य हो गया। आखिरकार ये सारा मामला उसी की वजह से शुरू हुआ था और अब परिवार को इसे सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे वह शर्म से भर गया। मुकिन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और अपनी ऊर्जा को छिपाने की कोशिश करते हुए पूरी शहर में मुंह परिवार की ओर तेजी से बढ़ गया। हालांकि वर्तमान क्षेत्र में 9वां चरण मौजूद है, लेकिन वास्तव में पथिन व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। अधिकतर लोग पथिन व्यक्ति की स्थिति में ही अटके रहते हैं। क्षेत्र बहुत से लोग अपने स्वयं के दाव को समझने के बाद अपनी दिशा खो देते हैं और शायद ही कभी 5वें चरण के अमर प्रभुत्व की प्राप्ति कर पाते हैं। जहां तक 5वें चरण या उससे ऊपर के शक्तिशाली साधकों की बात है, निश्चित शक्तियों के अलावा बहुत कम अन्य शक्तियों में ऐसे प्राणी होते हैं जो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रत्येक दुनिया का स्वरूप लगभग एक जैसा हो जाता है। निश्चित शक्तियां अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं, जबकि कमजोर शक्तियां हास्यास्पद रूप से कमजोर होती हैं। यहां तक कि द्वितीय सच्चे संसार के शासक ताइचू स्वर्गीय महल में भी जो लोग पथिन होकर आगे बढ़ सकते हैं, वे फीनिक्स के पंख और किरण के सींग जितने दुर्लभ हैं। मुकिन भी 5वें चरण तक पहुंचने के करीब था, इसलिए उसने अपनी ऊर्जा को छिपा लिया और भीड़ में घुल मिल गया क्योंकि वह मुंह परिवार की ओर तेजी से बढ़ा और बहुत कम लोग उसे ढूंढ पाए। पतिदेव, क्या यह मुकिन नहीं है जिसे हम अंतरिक्ष में तब मिले थे जब हमने पहली बार दूसरे सच्चे संसार में प्रवेश किया था? येशी खिड़की के पास मुकिन से बात कर रही थी, तभी अचानक उसने भीड़ में एक परिचित आकृति देखी और मुकिन की ओर इशारा किया जो सड़क पर जल्दी-जल्दी चल रही थी। मुकिन ने येशी द्वारा इंगित दिशा की ओर देखा, उसकी आंखों में विचारशील भाव था और धीरे से कहा, जिया, तुम और बहन शिनयू अब यही रहो, तुम्हारे पति मुंह परिवार जाकर पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है। येशी ने सिर हिलाया, वो जानती थी कि उसके पति के लिए अकेले काम करना अधिक सुविधाजनक होगा, इसलिए उसने उसके साथ जाने की योजना नहीं बनाई थी। तो सावधान रहना पतिदेव, जिया और बहन शिनयू ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि दूसरा सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट कौन है। ठीक है, मुकिन ने जवाब दिया और येशी की आंखों के सामने से उसकी आकृति धीरे-धीरे गायब हो गई। वह बुलंद स्काई स्पेस टाइम में विलीन हो गया और मुंह परिवार की ओर उड़ गया। मुकिन के जाने के बाद येशी ने एक बार फिर सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट की विशिष्ट उत्पत्ति का अनुमान लगाना शुरू कर दिया, जबकि शिनयू बड़े बिस्तर पर कमजोरी से लेटी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था, मानो मुकिन ने उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया हो। उसका वह ठंडा स्वभाव, जिसने लोगों को उससे दूर रखा था, पूरी तरह से गायब हो गया था। ईस्ट स्ट्रीट पर स्थित मुंह परिवार का महल पहाड़ों और पानी से घिरा हुआ था, जो क्लाउड ड्रॉन बॉट सिटी के 1000 मील क्षेत्र में फैला हुआ था। मुंह परिवार के कई सदस्य इकट्ठा हुए और किसी अज्ञात विषय पर चर्चा कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या द्वितीय युवा स्वामी लौट आए हैं। आत्मा सृजन की कड़ाही मूल रूप से मुंह परिवार द्वारा सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट को भेंट की गई थी। अगर वह इसे उधार लेना चाहता था, तो वह सीधे परिवार से पूछ सकता था। आपने पूर्व से इसे कुछ समय के लिए उधार लेने को कहा है। देखिए, इससे मुंह परिवार और ताइचू स्वर्गीय महल के बीच दरार पैदा हो गई है। भविष्य में किसी भी गुप्त मामले से निपटना शायद और भी असुविधाजनक होगा। मुकिन जैसे ही मुंह परिवार में लौटा, उसने परिवार के कई सदस्यों को उसके बारे में बुरा भला कहते सुना, जिससे वह अवाक रह गया। वह चुपचाप परिवार के सदस्यों से बचते हुए मुंह परिवार की पैतृक भूमि की ओर तेजी से बढ़ा। उसे अपने बड़े भाई मुकिन चेन से अपनी प्रेमिका को बचाने का रास्ता निकालने के लिए कहना था। वह अपने बड़े भाई मुकिन चेन के बारे में बहुत कम जानता था, केवल इतना कि मुकिन चेन ने रातों-रात दाव प्राप्त कर लिया था और 5वें चरण में प्रवेश कर लिया था, जिससे उसे अरबों वर्षों की कठिन साधना से मुक्ति मिल गई थी। उसने अभी-अभी मुकिन चेन को दूसरी दुनिया में कार्रवाई करते देखा था और उसकी साधना का स्तर पहले से ही उसकी समझ से परे था। इस बार वह जल्दी वापस आया था ताकि मुकिन चेन से कोई रास्ता निकालने के लिए कह सके, ये पता लगा सके कि क्या उसके पास यूं की आत्मा को इकट्ठा करने और उसे पुनर्जीवित करने की क्षमता है और साथ ही सारसी में मुकिन से मिलने का जिक्र भी कर सके। मुंह परिवार की जागीर में कई प्राचीन महल, अनगिनत मंदिर और छतें थीं और जमीन से उठने वाले कई ऊंचे पहाड़ भी थे। धुंध से ढकी एक पहाड़ी चोटी पर सफेद वस्त्र पहने मुकिन चेन अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और परिवार के बाहर से मुकिन को आते हुए देख रहा था। किंदी, तुम खुद को इतना क्यों सताती हो? यूं की शक्ति पहले ही विलीन हो चुकी है, उसकी आत्मा का कोई अंश अभी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद नहीं हो सकता। तुम्हारा आत्मा सृजन पात्र लेना भी व्यर्थ है। जब तक अंतरिक्ष में सीमा सागर के 9 ही देव मंच से कोई प्राचीन आत्मा संग्रह विधि नहीं मिल जाती, तब तक मैं, तुम्हारा बड़ा भाई भी यूं की आत्मा को एकत्रित नहीं कर सकता। मुकिन चेन भावुक होकर अपने आप से बुदबुदाया। दोनों भाइयों के अपने-अपने प्रियजन थे और दोनों के प्रियजनों की क्रूर साधना जगत में विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण दुखद मृत्यु हो गई। जैसे ही उसके मन में विचारों की दौड़ शुरू हुई, उसने अंतरिक्ष में सीमा सागर के 9 ही देव मंच के बारे में सोचा और उसकी आंखें उदासीनता से भर गईं, मानो वो परिवार के साथ उसकी गहरी दुश्मनी हो। बड़े भाई, आपने आखिरकार अपनी एकांत साधना पूरी कर ली है। आत्मा सृजन पात्र के संबंध में दूसरे भाई की गलती थी, कृपया बड़े भाई को दंडित करें। मुकिन ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया, उनका हाव अत्यंत नम्र था। बिग ब्रदर को तुम्हारे लौटने का मकसद पता है, लेकिन बड़े भाई के पास भी किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा को एकत्रित करने का कोई तरीका नहीं है जिसका दाव बिखर गया हो, जब तक कि आप द्वितीय सच्चे संसार से परे जाकर 9 ही देव मंच को न खोजें। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर मुकिन भी बहुत बेचैन हो गया। द्वितीय वास्तविक रूप से परे जाकर 9 ही देव मंच से मदद मांगना क्या यह मृत्यु को दावत देना नहीं था? मुकिन को पता था कि उसका बड़ा भाई मुंह परिवार की पैतृक भूमि में इतने लंबे समय से एकांत साधना में इसलिए था क्योंकि उसे 9 ही गॉटियन द्वारा बुरी तरह घायल कर दिया गया था। सौभाग्य से हमेशा एक रास्ता होता है। मुकिन चेन न केवल अपनी चोटों से उबर चुका था, बल्कि उसने निर्वाण और पुनर्जन्म भी प्राप्त कर लिया था और उसकी साधना में काफी सुधार प्रतीत होता था। बिग ब्रदर, क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? दूसरे भाई, जब कोई व्यक्ति दाव को प्राप्त कर लेता है और अपने दाव को बिखेर देता है, तो उसकी पुनर्जन्म की कोई विधि नहीं होती। तुम ये जानते हो। अगर तुम्हारी भाभी महज एक साधारण साधिका होती, तो बड़ा भाई की इशारे से उसे पुनर्जीवित कर सकता था। लेकिन एक बार पथिन व्यक्ति का पतन हो जाए, तो कोई उद्धार नहीं। इसके अलावा पाताल लोक तीसरे वास्तविक लोक के भीतर स्थित है। यहाँ तक कि बिग ब्रदर के पास भी फिलहाल पाताल लोक जाकर पुनर्जन्म के देवता को ढूंढकर आपकी भाभी को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं है। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। अध्याय 273 फुसान पवित्र वृक्ष का स्थान। मुकिन का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। वह ये भी जानता था कि एक बार जब कोई पथिन व्यक्ति अपने दाव को बिखेर देता है, तो वह धूल में जाता है और दुनिया में कोई निशान नहीं छोड़ता। केवल पुनर्जन्म के स्वामी, जो पुनर्जन्म की स्वर्गीय महल की देखरेख करते हैं, या 9 ही देव मंच की जीवन आदान प्रदान की विधि ही उन लोगों को बचा सकती थी जो पथिन के रूप में गिर गए थे। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए 9 ही गॉटियन से मदद मांगना निस्संदेह उसके बड़े भाई के मुंह पर तमाचा मारने जैसा होगा। ये जानते हुए कि मुकिन चेन को 9 ही गॉटियन से द्वेष था और फिर भी वह उनसे मदद की भीख मांग रहा था, इससे निश्चित रूप से उसके बड़े भाई का दिल टूट जाएगा। जहां तक अधोलोक जाने की बात है, ये तभी संभव होगा जब सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट बाहरी दुनिया के लिए एक मार्ग खोले। अब वह केवल सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट के 9वें चरण तक पहुंचने और दूसरे सच्चे संसार के बाहर के लिए स्थानिक मार्ग खोलने की प्रतीक्षा कर सकता था, तब उसे पुनर्जन्म के स्वामी को खोजने का मौका मिलेगा। बड़े भाई, आपके दूसरे भाई समझते हैं। मुकिन का दिल जैसे सुन्न पड़ गया। एक पथिन व्यक्ति में जो स्वयं होना चाहिए वह खो बैठा, मानो उसकी आत्मा मर गई हो। दूसरे भाई, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी पत्नी के मामले में एक निर्णायक मोड़ आ सकता है। सर्वोच्च आदि स्वर्गीय सम्राट के 9वें चरण तक पहुंचने और बाहरी दुनिया के लिए मार्ग खोलने की प्रतीक्षा करो। उस समय जब आपका बड़ा भाई 9 ही देव मंच से निपटेगा, तो वह स्वयं पाताल लोक में जाकर पुनर्जन्म के स्वामी को ढूंढेगा ताकि आपकी पत्नी को पुनर्जीवित किया जा सके। मुकिन चेन ने देखा कि उसके दूसरे भाई ने मानो सारी उम्मीदें खो दी थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपथपाया और उसे सांत्वना दी। मुकिन ने सिर हिलाया। अचानक मानो कुछ याद आने पर उसने जल्दी से कहा, बड़े भाई, आपके दूसरे भाई की मुलाकात स्वर्गीय नदी तारामंडल में एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई थी। उसने ताइचू स्वर्गीय महल से 4 पथिन प्राणियों का सहसा से नाश कर दिया और आत्मा सृजन की कड़ाही भी चुरा ली। उस व्यक्ति की शक्ति लगभग एक रहस्य है। ओह, ऐसा कुछ हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि यूं 5वें चरण तक पहुंच गया हो? मुकिन चेन की आंखें झपकी। वो सोचने लगी कि क्या यह नीले रंग के पेड़ से आया उसका ही विश्वासी हो सकता है। बड़े भाई, आपके दूसरे भाई को नहीं लगता कि वो व्यक्ति 5वें चरण तक पहुंचने वाला एक पथभ्रष्ट साधक है। उसकी ऊर्जा तो आपकी ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली है। अपने दूसरे भाई की बातें सुनकर मुकिन चेन शांत नहीं रह सका। क्या वह खुद से ज्यादा ताकतवर है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकाश पदार्थ ने अपनी चेतना को जागृत कर लिया हो? मुकिन चेन बहुत हैरान था क्योंकि दूसरे सच्चे संसार में उससे अधिक शक्तिशाली एकमात्र व्यक्ति पुरानी प्रकाश पदार्थ था। यद्यपि प्रकाश में पदार्थ ने अनगिनत युगों तक अपनी चेतना को जागृत नहीं किया था, लेकिन इस बार मुकिन जिस व्यक्ति से मिला, उससे उसे संदेह हुआ कि क्या प्रकाश में पदार्थ ने वास्तव में अपनी चेतना को जागृत कर लिया है। क्योंकि अरबों साल पहले जब वह ब्लू स्टार से पुनर्जन्म लेकर आया था, तो उसने स्वयं प्रकाश पदार्थ और अंधकार पदार्थ के बीच हुए भीषण युद्ध को देखा था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। अंधकार में पदार्थ द्वितीय वास्तविक जगत से निकल गया और प्रकाश में पदार्थ ने अपनी चेतना खो दी और प्रकाश के अपने मूल स्वरूप में लौट गया। इसके अलावा कुछ साल पहले प्रकाश नगरी से कुछ असामान्य गतिविधियां देखी गई थी। उस समय वह अपनी चोटों से उबर रहा था और साधना के क्षेत्र में प्रगति कर रहा था, इसलिए उसने इस बारे में कोई जांच नहीं की। इस बार मुकिन द्वारा लाई गई खबर ने उसे याद दिलाया कि द्वितीय वास्तविक दुनिया में अभी भी ऐसा पदार्थ मौजूद है। दूसरे भाई, अभी इस मामले पर बात मत करो। एक सहज के रूप में पंचतत्व बनात्मा, आपको शीघ्र ही फुसान लोक जाकर फुसान दिव्य वृक्ष प्राप्त करना चाहिए। शायद आप इसका उपयोग करके 5वें चरण या यहां तक कि 6वें चरण तक भी पहुंच सकें। भविष्य में 8वें चरण के सृजन ईश्वर बनने की असीम संभावना है। जिस रहस्यमय व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई थी, उसके बारे में मेरे पास पहले से ही कुछ सुराग है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बड़े भाई, मुकिन ने हाथ जोड़कर हाथ जोड़े, मुड़े और पहाड़ की चोटी से नीचे उतरकर अपने निवास महल की ओर लौट गए। अपने दूसरे भाई को जाते हुए देखने के बाद मुकिन चेन ने काफी देर तक विचार किया और फिर प्रकाश के शहर की ओर उड़ गया। बुरियल स्काई स्पेस टाइम में छिपा हुआ मुकिन दोनों भाइयों के बीच की बातचीत सुन रहा था और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। क्या फुसान का दिव्य वृक्ष फुसान जगत में स्थित है?
ऐसा लगता है कि मुझे पहले फुसान दिव्य वृक्ष को हासिल करना होगा ताकि शिनयुई समय से पहले 9वें चरण में प्रवेश कर सके। उसके बाद इस स्मोकिंग चेन से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। मोकिन ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छे मूड में है। क्योंकि शिनयुई स्वर्गीय पंथ वाले देववंश की छोटी राजकुमारी थी, इसलिए वह आमतौर पर अपनी साधना के लिए दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों का उपयोग करती थी। वो लंबे समय से 5वें शिखर पर शक्ति संचय कर रही थी और उसके पास शुद्धिकरण दिव्य शरीर भी था। यदि वह फुसान दिव्य वृक्ष को परिष्कृत करके अपने शुद्धिकरण दिव्य शरीर को पुनः जागृत कर ले तो वह 9वें चरण में स्थिर रूप से प्रवेश कर सकती है। उस समय उसे प्रशिक्षित करने से निश्चित रूप से अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे। ये शी की तुलना में शिनयुई के भावहीन और उससे भी अधिक उदासीन व्यक्तित्व के बारे में सोचते हुए, जिसके द्वारा उसे एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह प्रशिक्षित किया गया था, मोकिन की उपलब्धि की भावना चरम पर पहुंच गई। जैसा कि वह सोच रहा था, मोकिन ने दफन आकाश अंतरिक्ष समय का अनुसरण करते हुए कीवा निवास की ओर प्रस्थान किया। वह दोनों छोटी बच्चियों को फुसान दिव्य वृक्ष के स्थान के बारे में बताना चाहता था। पश्चिमी शहर के अनगिनत सर के लोगों से गुजरात थी और कीवा निवास में भी कई मेहमान थे। हालांकि सबसे ऊपरी मंजिल की आसमान छूती कीमतों के कारण अधिकांश लोगों ने निचली मंजिलों पर रहना पसंद किया, जिसका मतलब था कि केवल मोकिन और वे दो महिलाएं ही सबसे ऊपरी मंजिल पर रहती थी। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्राचीन शैली के कमरे में ये शी एक बहने वाली सादी सफेद पोशाक पहने हुए एक लकड़ी की मेज के पास बैठी थी। उसकी खूबसूरत टांगें उसकी सर के नीचे सूक्ष्मता से एक दूसरे को पार कर रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें संदेह से भरी हुई सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत की दिशा में तकती लगाई हुई थी, मानो कोई अनसुलझा रहस्य उसे बहुत परेशान कर रहा हो। जिया बहन, तुम बहुत समय से सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत को देख रही हो, क्या तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मिला? शिनयुई थी, उन्होंने चांदी सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उनके लंबे काले बाल कंधों पर लहरा रहे थे। उनका चेहरा स्वप्निल और अलौकिक था, मानो उन्हें इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। उसने सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत की दिशा में भी देखा और उर्जन ने ये शी से पूछा, मुझे कुछ नहीं मिला। सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत कोहरे से ढका हुआ है और ज़िया भी इसे भेद नहीं पा रही है। ये शी ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी बेबसी झलक रही थी। उसे नहीं पता था कि सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट ने किस निश्चित तकनीक का उपयोग करके संपूर्ण सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत को घेर लिया था, जिससे वह उसके लिए भी अभेद्य हो गया था। परम प्रारंभिक दिव्य पर्वत के आर-पार आप भी नहीं देख सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि परम प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट पहले ही 8वें चरण के सृजन देवता के स्तर तक पहुंच चुके हों? शिनयुई लकड़ी की मेज पर आई। ये शी द्वारा पहले से तैयार की गई चाय का कटोरा उसमें डाला, अपने लाल होठों से एक छोटा सा घूंट लिया और अपने विचार व्यक्त किए। शायद हम बस पति के लौटने का इंतजार कर सकते हैं और उन्हें ही इसका हल निकालने दें। ये शी ने बेबसी से हाथ फैलाया और शिनयुई को बताने के लिए मुड़ी। सर, एक हल्की हवा चली और मोकिन कमरे में प्रकट हुए। उन्होंने बात कर रही दोनों महिलाओं को देखा और धीरे से मुस्कुराए। क्या बात है? क्या किसी बात ने मेरे जी को उलझन में डाल दिया है? अपने पति को बताओ, शायद तुम्हारे पति को कुछ पता हो। मोकिन ने ये शी के पास आकर उसे कुर्सी से खींचकर गले लगाया और फिर उसके मुंह कोमल गालों को चुटकी से दबाया और उसे चिढ़ाया। ओह पतिदेव, इतना ज्यादा हाथ मत लगाओ। बहन शिनयुई अभी भी यही है। ये शी की कोमल आवाज सुनकर शिनयुई ने उस छोटी लड़की पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, शी बहन, क्या तुम अभी अपनी बड़ी बहन के देखने से डरती हो? क्या हम बहनें पहले से ही अपने पति के साथ बिस्तर साझा नहीं कर रही हैं? ठीक है, तुम दोनों छोटी बच्ची, तुम्हारा पति भेदभाव नहीं करेगा। मैं आज रात तुम दोनों पर खूब प्यार लुटाऊंगी। छी छी छी, पतिदेव आप बड़े आश हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं है। शिनयुई मोकिन से और बात नहीं कर सकी। अगर वह और बोलती तो शायद उन्हें फिर से सजा मिलती। मोकिन के होंठ हल्के से मुड़े और उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, शिनयुई, क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे पति क्या खबर लेकर आए हैं? शिनयुई खिड़की की ओर मुड़ने ही वाली थी कि अचानक मोकिन की बातें सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। वह मुड़ी, उसका चेहरा मनमोहक और सुंदर था और उसने धीरे से कहा, हूँ पतिदेव, क्या आपको फुसान दिव्य वृक्ष के ठिकाने के बारे में कोई सुराग मिला है? अध्याय 274 फुसान पवित्र वृक्ष पर रहने वाली विशेष जाति। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है? मोकिन हंसी, फिर ऋषि की गाल को चुटकी काट रही हाथ नीचे करके मुस्कुराते हुए बोली, फुसान का दिव्य वृक्ष फुसान लोक में है। कल हम 9वें चरण तक पहुंचने में आपकी सहायता के लिए फुसान दिव्य वृक्ष की खोज में निकलेंगे और फिर हम सहस्त्र स्रोत की तलाश करेंगे। एक बार जब आप दोनों ब्रेकथ्रू के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे तो हम ट्रांसमाइग्रेशन विसंगति को नष्ट कर सकते हैं और फिर हम स्पेस टाइम बाउंड्री में वापस लौट सकते हैं। ठीक है, शिनयुई अपने पति से सबसे ज्यादा प्यार करती है। शिनयुई बहुत खुश थी, मानो उसे अपनी मनपसंद चीज मिल गई हो। मोकिन और येशी ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों खुशी से झूम उठे। हालांकि शिनयुई की सोच अलग थी, क्योंकि वह लंबे समय से 5वें चरण की शिखर पर अटकी हुई थी और मूल रूप से सोचती थी कि इस जीवन में 6वें चरण तक पहुंचने की उसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब उसका पति उसे फुसान दिव्य वृक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता था, जिससे उसे दिव्य 9वें चरण में प्रवेश करने की आशा मिली। वह अपनी खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती थी। पतिदेव, शी एक सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट की उपपत्ति का पता नहीं लगा सकी, इसलिए बेहतर होगा कि आप स्वयं इसकी जांच करें। ये शी का कोमल शरीर उसकी बाहों में सिमट गया, उसकी आंखों में बेबसी भरी हुई थी। छोटी बच्ची, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी साधना अभी 8वें चरण तक नहीं पहुंची है। उन्हें केवल साधारण प्रतिभा वाला प्राणी ही माना जा सकता है। एक बार जब हम अपने वर्तमान मामलों को निपटा लेंगे और द्वितीय सच्चे संसार को 9वीं देववंश के अधीन कर लेंगे, तब हम देखेंगे कि ये सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट क्या विकल्प चुनता है। मोकिन के बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया और कमरे में एक तरह का प्रतिबंध छा गया। उसने उस सुंदरता को गले लगाया और बड़े कलम की ओर चल पड़ा। हम पतिदेव, मैं आपकी बात सुनूंगी। खैर, अब आपकी ताकत शी ए से कहीं ज्यादा है, इसलिए आप जो भी कहेंगे वही होगा। ये शी का सुंदर और आकर्षक चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस अपने लंबे सुंदर पैर मोकिन की बाहों पर लपेट दिए और अपना सिर उसकी बाहों में छिपा लिया। मोकिन ने सिर हिलाया और हल्के से हंसते हुए ये शी को नर्म बिस्तर पर लिटाया और धीरे-धीरे उसकी सादी सफेद पोशाक उतार दी। रात बिना किसी बातचीत के बीत गई। अगली सुबह तरोताजा होकर मोकिन खिड़की के पास हाथ पीछे करके खड़ा था और पूरे क्लाउड का ड्रोन गॉड सिटी का नजारा देख रहा था। अचानक उसने मुंह परिवार की दिशा में देखा और उसे मोकिन चेन की आभा का पता नहीं चला, जिससे वह थोड़ा भौं से उड़ने लगा। इसी बीच ये शी और शिनयुई एक लकड़ी की मेज के पास बैठकर चाय बना रही थी और कभी-कभी अथक परिश्रम कर रही मोकिन पर नजर डालने के लिए अपना सिर घुमा रही थी। शी ए, शिनयुई, चलो पता लगाते हैं कि फुसान वर्ग कहां स्थित है। हालांकि मोकिन को इस बात की थोड़ी जिज्ञासा थी कि मोकिन चेन कहां गई थी, लेकिन उसने यूं ही छानबीन नहीं की, बल्कि पहले उन चीजों को ढूंढने का इरादा किया जिनकी उसकी दोनों महिलाओं को अपनी सफलता के लिए जरूरत थी। फिर वह इस पुनर्जन्म संबंधी विसंगति मोकिन चेन से निपटने के लिए ताइचू लोक में लौट आएगा। ठीक है, दोनों महिलाओं ने जवाब दिया, खड़ी हुई और मोकिन के पास आ गई। मोकिन ने और देर नहीं की, हाथ के एक इशारे से शून्य क्षेत्र में बुरियल स्काई स्पेस टाइम प्रकट हो गया। तीनों ने बुरियल स्काई स्पेस टाइम में प्रवेश किया और उनकी आकृतियां पल भर में गायब हो गईं। इसी बीच मुंह परिवार की ओर से मोकिन ने अपने बड़े भाई की सलाह का पालन करते हुए कई वरिष्ठों के साथ फुसान लोक की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। अंधेरे और गहरे असीम तारों भरे आकाश में प्राचीन नाविक कभी-कभी तेजी से गुजरती थी। दफन आकाश अंतरिक्ष समय के भीतर रहस्यमय धुन मंडरा रही थी। मोकिन ने सहजता से उसे दूर किया और अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके फुसान दुनिया की सटीक स्थिति का पता लगाया। फुसान दुनिया के संबंध में दिशटियान द्वारा दिए गए प्राचीन मानचित्र में कुछ अभिलेख थे, अन्यथा मोकिन और दोनों महिलाएं इसे कम समय में ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाती। दूसरे युवा स्वामी फुसान लोक को पहले ही दाव पूर्वक के अधीन कर लिया गया है। किसी भी बल का प्रवेश वर्जित है। इस तरह खुलेआम फुसान लोक की खोज करके क्या हम ताइचू स्वर्गीय महल को फिर से नाराज नहीं कर देंगे? एक प्राचीन नाव तारों के सागर में चल रही थी, जिस पर काले वस्त्र पहने कई लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। नाव के अगले हिस्से में हरे वस्त्र पहने मोकिन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। तीसरे बुजुर्ग फुसान दिव्य वृक्ष पर गोल्डन क्रो कबीले का कब्जा है और इसका उस दाव पूर्वक से कोई लेना देना नहीं है। मोकिन ने अपने पीछे खड़े बुजुर्गों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फुसान दुनिया एक विशेष जाति गोल्डन क्रो क्लैन से संबंधित थी। हालांकि उन्होंने कभी बाहरी संघर्षों में भाग नहीं लिया, फिर भी बाहरी शत्रुओं से भयभीत नहीं थे। कुछ साल पहले दाव पूर्वज अचानक प्रकट हुए, उन्होंने किसी तरह फुसान दिव्य वृक्ष के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त की और फुसान जगत पर अपना स्वामित्व घोषित कर दिया। हालांकि गोल्डन क्रो कबीले ने इस तथाकथित दाव पूर्वज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, बल्कि उसके साथ एक मसखरे जैसा व्यवहार किया। मोकिन को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि गोल्डन क्रो कबीले में एक 7वें चरण का प्राचीन पूर्वज है, इसलिए वे एक साधारण दाव पूर्वज से नहीं करेंगे। इस बार फुसान दिव्य वृक्ष को परिष्कृत करने के लिए फुसान लोक की उनकी यात्रा का कारण ये था कि उनके बड़े भाई मोकिन चेन के गोल्डन क्रो कबीले के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। यही कारण था कि उन्होंने फुसान लोक के ठिकाने की खुलेआम खोज करने का साहस किया। सरल शब्दों में कहें तो फुसान जगत एक जगत था और कम सरल शब्दों में कहें तो यह राजता के अंतरिक्ष में छिपा हुआ एक दिव्य वृक्ष था। बात बस इतनी सी थी कि फुसान का दिव्य वृक्ष इतना विशाल था कि उसकी एक शाखा और एक पत्ता मिलकर एक छोटी दुनिया बना सकते थे, इसलिए लोग इसे फुसान की दुनिया कहते थे। इसके अलावा फुसान दिव्य वृक्ष का स्थान राजता अंतरिक्ष समय के साथ बदलता रहता था और आमतौर पर यह तारामंडल में बहुत देर तक नहीं रहता था। इस पर रहने वाले स्वर्ण कौवा कबीले के लोग भी इसके साथ ही प्रवास करते थे। इसलिए जब तक किसी को गोल्डन क्रो क्लैन के लोग मिल जाते थे, तब तक वह मूल रूप से निर्धारित कर सकता था कि फुसान दिव्य वृक्ष कहां स्थित है। दूसरे युवा स्वामी, ये कहना तो आसान है, लेकिन दाव पूर्वज का पद तो अंततः सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया जाता है। यदि मुंह परिवार फिर से दाव पूर्वज के साथ कोई समस्या खड़ी करता है, तो इससे मुंह परिवार और ताइचू स्वर्गीय महल के बीच पूर्ण विभाजन हो सकता है। काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग के चेहरे पर कुछ अस्वाभाविक भाव थे, जो उनकी चिंताओं को व्यक्त कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुकिन भी अधिक सहमत रहेंगे और दाव पूर्वज को फिर से उकसाएंगे नहीं, जिससे उन्हें परेशानी खड़ी करने के लिए सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट के पास भागना पड़े। कुछ नहीं, तीसरे बड़े साहब, ये युवा स्वामी मेरे बड़े भाई के आदेश पर फुसान दिव्य वृक्ष की खोज कर रहे हैं। दाव पूर्वज इस बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुकिन की बातें सुनकर अन्य बड़े बुजुर्ग चुप हो गए।
आखिरकार मुकिन चेंग मू परिवार का एक सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति था। यहाँ तक कि अगर मू परिवार के पूर्वज किसी बात पर निर्णायक होते थे तो वे उससे सलाह लेते थे। चूंकि फुसान दिव्य वृक्ष की यह खोज मुकिन चेंग का आदेश था, इसलिए दाऊ पूर्वज को सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट के पास जाकर मू परिवार की निंदा करने का साहस नहीं करना चाहिए था। दूसरे छोटे स्वामी, चूंकि आपके बड़े भाई का आदेश है, इसलिए यह बड़ा स्वामी और कुछ नहीं कहेगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि दाऊ पूर्वज ने कल से सबक सीख लिया होगा और कुछ समय के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे। मू परिवार के तीसरे बुजुर्ग के बोलने के बाद उन्होंने अन्य मामलों की परवाह करना ही छोड़ दिया। अन्य बड़े बुजुर्ग भी चुप रहे और मू परिवार के नाम में तुरंत सन्नाटा छा गया। घने कोहरे से ढके दफन आकाश अंतरिक्ष काल के भीतर मुकिन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे खड़ा था। उसका काला सुनहरा दिव्य वस्त्र हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें शांति से तारों के सागर की ओर देख रही थी। हे चूंकि आप आगे चल रहे हैं, इसलिए युवा स्वामी का काफी समय बचेगा। मुकिन ने तारों के सागर में मू परिवार की नाव को देखते हुए व्यंग किया। उसकी आंखों में मनोरंजन का भाव था। मुकिन के आने से मुकिन का काफी समय बच सकता है और वह उसका फायदा उठा सकता है। अपनी बहती हुई सादी सफेद पोशाक में येशी मू परिवार की नाव को देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वह विचारों में खोई हुई थी। पतिदेव, क्या यहाँ का गोल्डन क्रो कबीला ही वो लंबे समय से खोया हुआ गोल्डन क्रो बॉट कबीला हो सकता है? येशी ने गोल्डन क्रो के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ये गोल्डन क्रो विपक्षी राजकता के कोयले से ढके हुए थे, जिससे कोई भी उपयोगी जानकारी प्राप्त करना असंभव हो गया था। इससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या यहाँ का गोल्डन क्रो प्रथम सच्चे संसार का लंबे समय से खोया हुआ गोल्डन क्रो बॉट हो सकता है? अध्याय 275 एक अप्रत्याशित परिचित अंतरिक्ष दानव। अध्याय 275 एक अप्रत्याशित परिचित अंतरिक्ष दानव। संभावना तो है, लेकिन हमें गोल्डन क्रो से मिलने के बाद ही निश्चित रूप से पता चलेगा। मोकिन ने मुड़कर येशी की ओर मुस्कुराया। उसे इस बात की खास चिंता नहीं थी कि गोल्डन क्रो बॉट है या नहीं। आखिरकार गोल्डन क्रो बॉट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह ताइचू वन में अपने चरम पर रहे ताइचू हेवनली पहले से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता था। हे पति, शिनयू को ठीक से याद है, गोल्डन क्रो बॉट के प्रथम सच्चे संसार से गायब होने से पहले उनके पास पहले से ही दो पूर्वज देवता थे। यदि यहाँ का गोल्डन क्रो बॉट है, तो शायद उनकी शीर्ष शक्ति केंद्रों में सृजन देवता भी शामिल हैं। शिनयू अपनी चांदी सफेद पोशाक में दूसरी तरफ फुसान दुनिया के सटीक स्थान की खोज कर रही थी। जैसे ही वह लौटी, उसने मोकिन और येशी की बातचीत सुनी, इसलिए उसने गोल्डन क्रो बॉट के बारे में कुछ जानकारी साझा की। चाहे वे गोल्डन क्रो बॉट के हो या उनके पास क्रिएशन गॉड हो, हमें जल्द ही पता चल जाएगा, मोकिन ने जवाब दिया। फिर मुड़कर बुलस स्काई स्पेस को सक्रिय करके मू परिवार की नाव के पीछे चलने लगी। येशी और शिनयू ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बुलस स्काई स्पेस के भीतर हाथ बढ़ाकर एक शानदार और चमकदार टेबल और कई रॉकिंग कुर्सियां प्रकट की और फिर बैठ गए। कुछ दिनों बाद बूम तारों के सागर में कांच फाड़ने वाली गूंज रही थी, जो राजकता के कोयले से भरा हुआ था। मुकिन और कई अन्य बुजुर्गों ने अपनी नाव रोक दी और सैकड़ों लाखों मील तक फैले तारामंडल सागर को देखा, जो घने राजकता के कोयले से घिरा हुआ था। धुंध भरे कोयले के बीच से एक विशाल प्राचीन वृक्ष की आकृति दिखाई दे रही थी, जिसकी अनगिनत शाखाएं धीरे-धीरे कोयले से बाहर निकल रही थी। अरे नहीं, दूसरे युवा स्वामी, चलो जल्दी से पीछे हटते हैं। मू परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने खतरे को भांप लिया और तुरंत नाव को सुरक्षित दूरी पर पीछे हटने के लिए कहा। मुकिन ने प्रतिक्रिया दी और राजकता के कोयले में चिल्लाकर कहा, जूनियर मुकिन है। मुकिन चेंग इस युवा स्वामी के बड़े भाई हैं, कृपया गोल्डन क्रो कबीले के सदस्य बाहर आकर मुझसे मिलें। मुकिन की शब्द शांत तारामंडल में गूंज उठे और तेजी से राजकता के कोयले तक पहुंच गए। निकटवर्ती तारामंडल का सागर पूर्णतः शांत था। गहरे आकाश में प्राचीन तारे लटके हुए थे, जो चमकीले प्रकाश बिखेर रहे थे, मानो राजकता के कोयले के अतिक्रमण का विरोध करने का प्रयास कर रहे हों। बुलियस स्काई स्पेस के भीतर मुकिन ने ये भी देखा कि जिस तारामंडल सागर में मू परिवार की नाव स्थित थी, वह घने राजकता के कोयले से भरा हुआ था। समय समय पर कोयले से अनगिनत शाखाएं निकलती थी, मानो वे पूरे तारों भरे आकाश को निगलना चाहती हों और धीरे-धीरे मू परिवार की नाव को घेर लेती थी। अराजकता की धुंध के संपर्क में आते ही कई चमकदार प्राचीन तारे तुरंत मंद और निर्जीव हो गए, मानो उन्होंने अपनी सारी जीवन शक्ति खो दी हो। गोल्डन क्रो कबीले को तो इस सिंहासन ने पहले ही कैद कर लिया है। मुकिन चेंग के छोटे भाई होने के नाते ये सिंहासन आपकी जान बख्श देगा। अब यहाँ से भाग जाओ। अराजकता के कोयले से एक भयावह हंसी निकली, जो तिरस्कार से भरी थी, मानो मुकिन और मू परिवार को अपमानित कर रही हो। उनकी नजरों में बड़े बुजुर्ग चींटियों के भी बराबर नहीं थे। तुम कौन होते हो ऐसे घमंडी शब्द बोलने वाले? मुकिन नाव पर खड़ी थी, आसपास के तारामंडल में तेजी से गिरते कोयले को देख रही थी, बेचैन महसूस कर रही थी और अराजकता के कोयले से आ रही आवाज पर सवाल उठा रही थी। ये सीट किसकी है? इस सिंहासन ने लंबे समय से कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन गोल्डन क्रो बॉट ने सिंहासन को स्पेस डायमंड बॉट कहते हैं। इस सिंहासन को मुकिन चेंग द्वारा तुम्हें यहाँ भेजने का उद्देश्य पहले से ही ज्ञात है। फुसान दिव्य वृक्ष तुम्हारे जैसे चींटी को नहीं दिया जाएगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। अराजकता के कोयले से आती आवाज ने मुकिन की रोंगटे खड़े कर दिए और उसने मन ही मन बार-बार भरी। अंतरिक्ष के उद्गम को नियंत्रित करने वाला अंतरिक्ष दानव देवता यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष दानव देवता द्वितीय वास्तविक दुनिया से बाहर चले गए हों और नौ ही देववंश द्वारा मारे न गए हों? वरिष्ठ, क्या आपको डर नहीं है कि इस युवा स्वामी का बड़ा भाई यहाँ आकर फुसान के दिव्य वृक्ष को छीन लेगा? मुकिन ने फिर से जांच पड़ताल की, ये देखना चाहा कि क्या यह अंतरिक्ष दानव देवता उसके बड़े भाई से डरता है। एंटी, अगर मुकिन चेंग में हिम्मत है तो उसे आने दो, देखते हैं कि क्या यह हासिल उसे अराजक अंतरिक्ष समय में मिटा सकता है। मुकिन का चेहरा गंभीर था और उसका जाने की इच्छा और अनिच्छा का भाव काफी हास्यास्पद था। लेकिन मू परिवार के अन्य बड़े बुजुर्ग अपने चारों ओर तेजी से गिरते कोयले को देखते हुए गंभीर मुद्रा में थे और आगे बढ़ रहे थे। दूसरे छोटे मालिक, चलिए पहले चलते हैं। इस मामले पर चर्चा केवल मू परिवार में ही हो सकती है। हालांकि मू परिवार के आते ही अलग के बोलने के बाद अचानक एक सवाल सामने आया। अंतरिक्ष दानव देवता मुकिन काले सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए हवा में लहरते हुए सफेद बालों के साथ, उसका रूप भयावह और आकर्षक था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह किसी पुराने परिचित से मिला हो। क्योंकि उसे राजकता के कोयले में एक परिचित आभा का आभास हुआ, इसलिए वह पूछताछ करने के लिए प्रकट होने से खुद को रोक नहीं सका। ये तुम हो? मुकिन ने बड़ों के साथ जाने और ताइचू लोक में वापस जाकर अपने बड़े भाई को इस मामले की जानकारी देने की योजना बनाई थी। लेकिन मुकिन के अचानक प्रकट होने से उसने वह विचार त्याग दिया। शायद वह शांत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सके और फुसान दिव्य वृक्ष को हासिल कर सके। उस राजक धुंध में जुबान वस्त्र पहने एक डेढ़ का व्यक्ति धीरे-धीरे प्रकट हुआ। उसकी निगाहें शांत थी क्योंकि वह मुकिन को दफन आकाश से बाहर निकलते हुए देख रहा था। अनंतता के स्वामी बहुत दिनों बाद मिले। क्या आपको लगता है कि यह हासन अंतरिक्ष दानव देवता है? अचानक प्रकट हुए जुबान वस्त्र पहने डेढ़ के व्यक्ति के शब्द चंचलता से भरे हुए थे। वह मुकिन के आश्चर्यचकित चेहरे को देखना चाहता था। हालांकि मुकिन के अगले शब्दों ने अंतरिक्ष दानव देवता की रुचि तुरंत ही खत्म कर दी। अरे सच में तुम ही हो? तुम गुमान रसातल में क्यों नहीं रुक रहे? दूसरे सच्चे संसार की ओर क्यों नहीं भाग रहे हो? और चूंकि आप यहाँ हैं, तो कृपया फुसान दिव्य वृक्ष की आत्मा को मिटाने में मेरी मदद करें और इसे मुझे सौंप दें। मुकिन ने राजकता के कोयले से बाहर निकलते हुए जुबान वस्त्र पहने डेढ़ के व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य का भाव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में प्रथम सच्चे संसार में गुमान रसातल से आया दानव देवता होगा। गुमान रसातल में स्थित अंतरिक्ष दानव देवता भी गुमान रसातल में दमित विपत्ति कबीले के अभिशापों में से एक था और मुकिन उसे कुछ हद तक परिचित थी। जब वह अभी भी नादिका के स्वामी थे, तब उन्होंने और अंतरिक्ष दानव देवता ने उच्च स्वर के ऊपर मिलकर काम किया था, जिससे अंधकार के सच्चे स्वामी को दूसरे सच्चे संसार से भागने का मौका मिला था। अनंतता के स्वामी, मैं आपको फुसान दिव्य वृक्ष दे सकता हूं, लेकिन विपत्ति वंश के विनाश के बाद विपत्ति महारानी को इस सिंहासन को सौंपना होगा। विपत्ति महारानी ने प्रथम सच्चे संसार में कहा था कि इस सिंहासन की पत्नी एक बदसूरत राक्षस थी, इसलिए सिंहासन ने क्रोध में आकर सिंहासन की पत्नी को तलाक दे दिया। इस बार विपत्ति वंश की वापसी के साथ ये सिंहासन चाहता है कि विपत्ति महारानी, जो स्वयं को प्रथम सच्चे संसार की देवी कहती है, आज्ञाकारी रूप से सिंहासन के पलंग पर ले जाए। जुबान वस्त्र पहने उस डेढ़ के व्यक्ति ने अपनी चंचल मुस्कान को त्याग दिया। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। उसे आशा थी कि मुकिन उसे आपदा महारानी को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इससे पहले वह कैलामिटी क्लैन के खिलाफ येशी के साथ मिलकर काम कर चुका था और जानता था कि येशी अब मुकिन की पत्नी है, जिसे नाइनी गॉटियान और हेवनली विंग गॉटियान का समर्थन प्राप्त है। निसंदेह मुकिन अंततः प्रथम सच्चे संसार का अधिपति होगा। अन्य वास्तविक लोगों और असंख्य लोगों की बात करें तो वे भी संभवतः नाइनी गॉटियान और हेवनली विंग गॉटियान द्वारा विभाजित होंगे। मुकिन थोड़ा अवाक रह गया। क्या सच में इस अंतरिक्ष दानव देवता का स्वाद बहुत ही तीखा था? कैलामिटी एम्प्रेस 8 तंतुओं वाली एक राक्षसी थी। क्या उसे वास्तव में ऐसी राक्षसी पसंद आ गई थी? ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं। साथ ही प्रकाश के स्वामी अपनी चेतना को जागृत करने के संकेत दिखा रहे हैं। एक बार जब उसे होश आ जाएगा, तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ झगड़ा करने आएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। इस बिंदु पर मुकिन थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। प्रकाश के स्वामी और अंधकार के सच्चे स्वामी का पारस्परिक नुकसान उठाना, यही चाल थी जो उसने और अंतरिक्ष दानव देवता ने खेली थी। जब प्रकाश के स्वामी ने चेतना खो दी, तो मुकिन और अंतरिक्ष दानव देवता ने मिलकर बाहर से निश्चित राजकता अंतरिक्ष तकनीकों का उपयोग करते हुए अंधकार के सच्चे स्वामी को दूसरे सच्चे संसार से बाहर निकाल दिया। अध्याय 276 फुसान पवित्र वृक्ष हाथ में है, शिन्यू एकांतवास में जाती है। जब मुकिन पहली बार द्वितीय वास्तविक जगत में पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि प्रकाश का स्रोत चेतना के पुनर्जन्म के संकेत दे रहा है। आप संयोगवश उसकी मुलाकात अंतरिक्ष दानव देवता से हुई और उसने उसे यह बात याद दिलाने का इरादा किया। कोई बात नहीं, वो प्रकाश का देवता, उसकी चेतना पर प्रकाश नियामक ने कब्जा कर लिया था। अब तक शायद वो पूरी तरह से मर चुका होगा। ये युवा गुरु प्रकाश नियामक से नहीं डरता, नहीं द्वितीय प्रकाश पदार्थ बनने से। अंतरिक्ष दानव देवता के उदासीन शब्दों ने मुकिन को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या प्रकाश नियामक भी द्वितीय वास्तविक दुनिया में आ गया था? ठीक है, जो चाहो।
यदि आप इस युवा स्वामी को फुसान दिव्य वृक्ष की आध्यात्मिक बुद्धि को मिटाने में मदद करते हैं तो भविष्य में जब हम प्रतिवंश का विनाश करेंगे तो वह राक्षस विपत्ति महारानी आपकी हो सकती है। अच्छा, अंतरिक्ष दानव देवता ने सिर हिलाया, फिर मुड़ा और राजता की कोहरे में कदम रखा। चारों भरे आकाश की गहराई में केवल मुमकिन ही रह गया था, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था और सब मुमकिन और परिवार के कई बुजुर्गों को देख रहा था। ये फुसान दिव्य वृक्ष इस युवा स्वामी का है, वापस जाओ और अपने निकम्मे बड़े भाई को बता दो। जल्द ही ये युवा स्वामी इस दुनिया से चले जाएंगे और अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। उनसे कहिए कि वे अपने बचे हुए समय को संजो कर रखें। मोकिन के घमंडी रवैये को देखकर मोकिन को बेहद दुख हुआ, लेकिन उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। वो यहाँ मरना नहीं चाहता था, क्योंकि मोकिन के शरीर प्राप्त करने से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य के कारण सभी लोगों में अंगत प्राणियों को अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ी थी। किसी वास्तविक दुनिया का अनायास ही विनाश करना, प्राचीन देवताओं के पूर्वज की हत्या करना, पहली वास्तविक दुनिया से परे जाना, इनमें से कोई भी कार्य असंख्य लोगों में सभी जीवित प्राणियों के दिलों में भय उत्पन्न कर सकता है। युवा स्वामी समझ गए, मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगा। मोकिन का चेहरा गंभीर था जब उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व किया, नाव लहराए और ताइचू रोकी और उड़ान भरी। मोकिन ने मोकिन को नहीं मारा, बल्कि उसे संदेश वापस ले जाने दिया, जिससे उस पुनर्जन्म की विसंगति में भय उत्पन्न हो गया। अब अंतरिक्ष दानव देवता की भागीदारी के साथ नौ देव वंश वाला द्वितीय वास्तविक दुनिया को एकजुट करना केवल समय की बात थी। एक अज्ञात अवधि के बाद मोकिन तारों भरे आकाश की गहराई में खड़ा था, तारों के सागर का अवलोकन कर रहा था, जो राजता के कोहरे से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक रही थी। अंतरिक्ष दानव देवता गोल्डन क्रोकबिले को क्यों कैद कर रहा था? क्या गोल्डन क्रोकबिले ने उसे उकसाया था? बूम बूम बूम। जैसे ही मोकिन इस बात पर विचार कर रही थी कि अंतरिक्ष दानव देवता ने गोल्डन क्रोकबिले को क्यों कैद किया था, तभी राजता के कोहरे से एक निनाद की आवाज आई। फुसान दिव्य वृक्ष की हजारों फैली हुई शाखाएं तेजी से गायब हो गई। दूर से देखने पर एक प्राचीन विशाल वृक्ष की आकृति तेजी से सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही थी, मानो आसपास के स्थान द्वारा उसे निचोड़ा जा रहा हो। तेज आवाज के साथ ही राजता का कोहरा भी गायब हो गया, जिससे पहले की तरह जगमगाता तारों का सागर प्रकट हो गया। पति अंतरिक्ष दानव देवता ने फुसान दिव्य वृक्ष को राजता अंतरिक्ष में रोपित कर दिया है। ये शी और शिनयुई ने राजता का कोहरा गायब होते देखा। अंतरिक्ष दानव देवता ने एक स्थानिक निश्चित कला का उपयोग करके विशालकाय फुसान दिव्य वृक्ष को राजता अंतरिक्ष में फंसा लिया था। जैसे ही दोनों महिलाएं बुलियस स्काई स्पेस टाइम से बाहर निकली और मोकिन के बगल में पहुंची, स्पेस डेमन गॉड ने अपना हाथ हिलाया और आसपास का सारा कोहरा गायब हो गया। अंततः उसके हाथ में राजता की धुन का एक गोला प्रकट हुआ, जिसने फुसान दिव्य वृक्ष को घेर लिया, जिसे राजता अंतरिक्ष द्वारा निचोड़ा जा रहा था। मोकिन ने अपने पास आई दोनों महिलाओं की ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो दूर से उड़ते हुए अंतरिक्ष दानव देवता को देखता रहा। सच्चे भगवान जी, बहुत दिनों बाद मिले। क्या आप और आपके पति स्वर्ग के पंखों वाले देववंश की छोटी राजकुमारी के आध्यात्मिक विकास के लिए फुसान दिव्य वृक्ष प्राप्त करने यहाँ आए हैं? अंतरिक्ष दानव देवता की आंखों में अचानक प्रकट हुई दो महिलाओं को देखकर प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर वो तुरंत उदासीन हो गई। महिलाओं के रूप रंग के बारे में बात करें तो उन्हें मानव महिलाओं का रूप रंग पसंद नहीं था। उनके अलावा एम्प्रेस की आत्मतमैया अधिक रोमांचक लगती थी। जी हाँ, हम तीनों सचमुच फुसान दिव्य वृक्ष के लिए ही आए हैं। ये शी ने लापरवाही से सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर कुछ नहीं कहा। अंतरिक्ष दानव देवता फुसान दिव्य वृक्ष को इस युवा स्वामी को सौंप दें। आपकी विनती, आपदा कबीले से निपटने के बाद ये युवा स्वामी इसे पूरा करेगा। अंतरिक्ष दानव देवता ने अपने हाथ में प्रकट हुए राजता अंतरिक्ष को देखा और लापरवाही से उसे मोकिन की ओर फेंक दिया। मोकिन ने बड़ी सहजता से लघु कैसपीस को पकड़ा, उसे अपने दफन आकाश वाले में रखा और अंतरिक्ष दानव देवता को एक हैरान करने वाले भाव से देखा। गोल्डन क्रोक यहाँ आपके द्वारा कैद किया गया है, क्या उन्होंने आपको उकसाया था? हाँ, अनंतता के स्वामी, ज्यादा मत सोचो। गोल्डन क्रोक डिवाइन मिरर के पास धरती लाल पंख है। इस युवा स्वामी ने उसे सवारी के रूप में लेना चाहा, लेकिन उनके कबीले के शक्तिशाली लोगों ने हठपूर्वक इनकार कर दिया। इसलिए इस युवा स्वामी ने उन्हें कैसपीस टाइम में कैद कर लिया। अंतरिक्ष दानव देवता जोर से हंसा और समझाया कि उसने गोल्डन क्रोक कबीले को क्यों कैद किया था। इसके अलावा मैंने इस बार आपकी यात्रा का उद्देश्य जान लिया है और मैं आपको सहज शून्यता स्रोत के ठिकाने के बारे में बताऊंगा। अस्तित्वहीनता का स्रोत शून्य रसातल में है, जो प्रकाश के शहर से 1000 मील दूर है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक अज्ञात प्राणी है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अंतरिक्ष दानव देवता के बोलने के बाद मोकिन और दोनों महिलाओं के जवाब का इंतजार किए बिना वो प्रकाश के बिंदु में परिवर्तित हो गया और तारामंडल में विलीन हो गया। मोकिन को अचंभित होकर देखता रहा, फिर उसने अपना सिर हिलाया, लापरवाही से बुलियस स्काई स्पेस टाइम को बाहर की ओर इशारा किया और दोनों महिलाओं को उसमें ले गया। बुलियस स्काई स्पेस टाइम में लौटने पर मोकिन ने अपने बुलियस स्काई रिंग से लघु कैसपीस को प्रकट किया और धुंध में जीवन फुसान दिव्य वृक्ष को देखा। शिनयू, फुसान दिव्य वृक्ष तुम्हारा है। आप में शुद्धिकरण का दिव्य शरीर है। जब तक आप फुसान दिव्य वृक्ष की सृजनात्मक दिव्य शक्ति को परिष्कृत करते रहेंगे, तब तक आप आदिम देवता के रूप में प्रवेश कर सकेंगे और अपने शुद्धिकरण की दिव्य शरीर को पुनः जागृत कर सकेंगे। शुद्धिकरण मूल को संचित करने के आपके लंबे वर्षों के अनुभव के साथ आपको 9वें चरण तक पहुंचने का भी मौका मिल सकता है। चांदी सफेद रंग की लंबी पोशाक पहने शिनयू ने हाथ बढ़ाकर फुसान दिव्य वृक्ष को उठाया और फिर मोकिन के गाल को हल्के से चूमा। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। पतिदेव, बहन शिनयू आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मोकिन ने उसके अभी भी गर्म गाल को छुआ, हाथ बढ़ाकर उसके काले बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप बुलियस स्काई स्पेस टाइम में एकांतवास में जाइए। आपके पति और ये सहज शून्यता स्रोत की खोज में जाएंगे। मोकिन के बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और बुलियस स्काई स्पेस टाइम के भीतर एक प्रयोग जैसी छोटी दुनिया को प्रकट कर दिया। आसपास का वातावरण तेजी से बदल गया, जैसे आड़ू के फूलों का एक बगीचा और समय के निशानों से भरा एक प्राचीन मंडप सामने आया। पतिदेव, आप और छोटी बहन जी सावधान रहें। जब बहन शिनयू अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर लेंगी तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। शिनयू का खूबसूरत चेहरा आकर्षण से भरपूर था। उसने मोकिन और ये शी की ओर अपना सुंदर हाथ लहराया, उसके गर्वित जुड़वा शिखर ऊपर नीचे हो रहे थे और धीरे-धीरे अपने लंबे सीधे सुंदर पैरों को हिलाया। उसकी गोरे कोमल पैर धुन पर हल्के से पड़ते हुए वह मंडप की ओर उड़ गई। मोकिन ने शिनयू की स्वप्न आकृति को देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी और वह सोचने लगा कि साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद वो कितनी अद्वितीय होगी। अरे पतिदेव, आप अभी कितने कामुक हैं। बहन शिनयू ने तो पहले ही तुम्हारा रूप धारण कर लिया है और वह कहीं नहीं जा रही है। ये शी अपनी बहती हुई सारी सफेद पोशाक में अपना कोमल हाथ फैलाकर मोकिन की आंखों के सामने लहराया, फिर अपना हाथ उसके हाथ में डालकर दफन आकाश स्पेस टाइम से बाहर चली गई। मोकिन ने शिनयू की ओर देखा, जो मंडप के मध्य में पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठा था। जैसे ही वह अंतिम संस्कार आकाश अंतरिक्ष समय से बाहर निकला, उसे कुछ याद आया। शिनयू, तुम्हें फुसान दिव्य वृक्ष में निहित सृजनात्मक दिव्य शक्ति को समझने के लिए अपने हृदय का उपयोग करना होगा, अन्यथा इसे परिष्कृत करने में तुम्हें बहुत लंबा समय लगेगा। हे पतिदेव, बहन शिनयू आपकी बात मानेगी। तारों के चकाचौंध भरे सागर में मोकिन और ये शी प्राचीन तारे पर खड़े होकर ताइचू रोक की ओर उड़ान भर रहे थे। अध्याय 277 मोकिन चेंग और प्रकाश निर्माता की गणना। बुलियस स्काई स्पेस टाइम मोकिन की अनन्य संपत्ति थी, इसलिए शिनयू द्वारा वहां फुसान दिव्य वृक्ष को परिष्कृत करना सबसे अच्छा विकल्प था। यदि बीच रास्ते में कोई दुर्घटना घटित होती तो वह तुरंत इसका पता लगा लेता। मोकिन और ये शी की आकृतियां अनिश्चित समय तक तारों के सागर में विचरण करती रहीं। कुछ दिनों बाद क्लाउड कार्ड्रॉन गॉड सिटी में पूर्वी शहर में स्थित मुंह परिवार के महल में मंडप, मीनारें और कृत्रिम पहाड़ ऊंचे ऊंचे खड़े थे। मोकिन भी नामक एक भव्य पर्वत शिखर पर मुंह परिवार के कई सदस्यों के साथ एंड्रेस वापस लौटा और असीम तारों से भरे शून्य क्षेत्र में घटी घटनाओं के बारे में अपने बड़े भाई को सूचित करने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब वह इस भव्य पर्वत शिखर पर पहुंचा तो वह खाली था, वहां मोकिन चेंग का कोई निशान नहीं था। ऐसे समय में बड़े भाई कहां चले गए? मोकिन का चेहरा बिगड़ गया। अपने बड़े भाई को न पाकर वह मुड़ा और मुंह परिवार की पैतृक भूमि की ओर उड़ गया। क्लाउड कार्ड्रॉन गॉड सिटी से 1 लाख मील दूर अनगिनत चोटियों वाली एक घुमावदार लहरदार पर्वत श्रृंखला में मोकिन और ये शी एक पर्वत शिखर पर खड़े होकर पास के प्राचीन शहर का अवलोकन कर रहे थे। प्राचीन शहर में मोकिन चेंग की आभा मौजूद थी, लेकिन शहर में मानव जाति के सदस्य बहुत कम थे। अधिकांश पंख वाले प्राणी थे जो कुछ हद तक स्वर्गीय पंख वाले देववंश से मिलते जुलते थे। पतिदेव, प्रकाश नगर में रहने वाले प्राणी बहन शिनयू के वंश से कुछ हद तक मिलते जुलते क्यों हैं? ये शी का लाइट रे से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए वह नहीं जानती थी कि ये छत देवदूत जैसे प्राणी प्रकाश पदार्थ द्वारा निर्मित वंश थे। ये छत देवदूत प्रकाश जाति के हैं। ये ठीक वही कुल हैं जो प्रकाश पदार्थ से निर्मित हैं। प्रत्येक प्रकाश प्राणी के लिए साधना का निमित्तम स्तर ईश्वर है। क्षेत्र मोकिन ने प्रकाश जाति की उत्पत्ति के बारे में बताया। ये सारी जानकारी उसने तब हासिल की थी जब उसने और अंतरिक्ष दानव देवता ने प्रकाश पदार्थ के खिलाफ साजिश रची थी। हालांकि मोकिन के मन में इन छत देवदूतों के बारे में कुछ विचार थे। यदि वह अंधकार के सच्चे स्वामी को द्वितीय सच्चे संसार में अवतरित होने की सूचना देता तो इसे प्रकाश जाति को भारी आघात पहुंच सकता था। तो भी प्रकाश पदार्थ से निर्मित एक वंश है। मैं सोच रहा था कि वे कुछ हद तक सिस्टर शिनयू के वंश से मिलते जुलते क्यों हैं। ये शी ने अपने कान के पीछे बालों की एक लट को हल्के से ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, मुस्कुराया और फिर लाइट रेस का अवलोकन करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने पीछे फैली विशाल पर्वत श्रृंखला को घूरते हुए चट्टान की ओर देखा। अगर उसकी इंद्रियां सही थी तो वह ही शून्य रसातल होना चाहिए जिसका उल्लेख अंतरिक्ष दानव देवता ने किया था। मोकिन ने भी प्रकाश के शहर में हो रही हलचलों को देखना बंद कर दिया और धुंध से ढकी चट्टान की ओर देखने लगी। चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये शून्य रसातल है। मोकिन सबसे पहले प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर चट्टान की ओर उड़ गई और ये शी उसके पीछे-पीछे चल रही थी। कुछ ही समय बाद मोकिन और ये शी पर्वत श्रृंखला के अंत में स्थित चट्टान पर पहुंच गए। चारों ओर सफेद धुंध छाई हुई थी, जिससे चेहरे के सामने हाथ देखना भी असंभव था। चट्टान के नीचे से कभी-कभी एक धुंधली अलौकिक सहज शून्यता स्रोत शक्ति ऊपर उठती थी, जिससे ये शी को परिचित होने का एहसास होता था। ये वही शून्य रसातल होना चाहिए जिसका जिक्र अंतरिक्ष दानव देवता ने किया था। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर अज्ञात प्राणी है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। मोकिन ने अपना सिर घुमाकर कहा, फिर उसने एक काली चमक की ओर इशारा किया जो ऊपर से नीचे उतरती हुई सीढ़ी में बदल गई। चलो हम नीचे चलते हैं। मोकिन ये शी को सीढ़ी से नीचे चट्टान की तलहटी की ओर ले गया। पतिदेव, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चट्टान के नीचे मौजूद अज्ञात प्राणी शून्य राक्षस कबीले के ही होने चाहिए।
जिया का सामना पहले भी उनकी आभा से हो चुका है और वह अतीत में उनके कबीले से भी निपट चुका है। येशी ने मोकिन को दिलासा देते हुए कुछ शब्द कहे और कहा कि वह नीचे मौजूद अज्ञात प्राणियों के बारे में चिंता न करे। गरज गरज, बिनबिनाहट बिनबिनाहट बिनबिनाहट। जैसे जैसे वे सीढ़ी से नीचे उतरते गए, आसपास के सफेद कोहरे से और भी कान फाड़ने वाली बिनबिनाहट की आवाजें आने लगी, मानो मोकिन और येशी को चेतावनी दे रही हों कि वे अतिक्रमण न करें। इसी बीच चट्टान के ऊपर किसी अज्ञात समय पर दो आकृतियां प्रकट हुई, एक सफेद वस्त्र पहने हुई थी, दूसरी कड़ादार ब्रोकेड वस्त्र पहने हुई थी। हे प्रकाश के स्वामी, आगे कार्य करें। अनंता के स्वामी और उनकी पत्नी नीचे चले गए हैं। यह उन्हें शून्य रसातल में सील करने और शून्य दानव कबीले को उनसे निपटने देने का एक उत्तम अवसर है। सफेद वस्त्र पहने मोकिन चेंग अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, मानो उसे पहले से ही पता था कि मोकिन और येशी यहाँ आएंगे। रेशमी वस्त्र पहने दूसरे व्यक्ति ने चट्टान की ओर नीचे देखा, उसकी आंखों में स्पष्ट शीतलता भरी हुई थी और उसने मोकिन चेंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया। अच्छा, चलो अब इस जगह को सील कर देते हैं। इसके बाद हम ताइचू स्वर्ग महल की ओर बढ़ेंगे और सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्ग सम्राट से बाहरी दुनिया के लिए मार्ग खुलवाएंगे। रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति के बोलने के बाद उसके हाथ में एक हल्का सफेद झंडा प्रकट हुआ। उसने लापरवाही से उसे आकाश में उछाल दिया और एक हल्का सफेद प्रकाश का पर्दा फैल गया, जिसने पूरे शून्य रसातल को घेर लिया। रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति को हरकत करते देख मोकिन चेंग भी हरकत में आया और धीरे-धीरे आकाश में उड़ने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और नीचे की ओर दबाया, जिससे खून से लाल रंग की प्रकाश में आकृति प्रकट हुई। बूम बूम बूम। मोकिन चेंग के हाथ से निकली शक्ति के दबाव से यह विशाल पर्वत श्रृंखला तेजी से ढह गई, जिससे एक और रक्त लाल प्रकाश संरचना प्रकट हुई, जो कि वास्तव में दैवी दानव आत्मा जाल संरचना थी। हाँ, अनादिता के स्वामी, इस पूजनीय ने अनुमान लगाया था कि आप और आपकी पत्नी सहज शून्यता के स्रोत की खोज में दूसरे सच्चे संसार में आएंगे। तुम दोनों शून्य रसातल में मौजूद शून्य राक्षसों से निपट सकते हो। अब ये पूजनीय व्यक्ति नौ ही देववंश का नाश करने के लिए तीसरे सच्चे लोक का मार्ग खोलेगा। मोकिन चेंग जोर से हंसा। उसे पूरा विश्वास था कि अगर मोकिन और येशी कुछ समय के लिए शून्य रसातल में फंस गए, तो वह थोड़ी ही समय में नौ ही देववंश का सफाया कर देगा। रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखें झपकी। वह खुद भी निश्चित था कि वह क्या सोच रहा है। मोकिन चेंग, मेरे लाइट लेजेंडरी बैनर और तुम्हारी बॉडी फ्लेम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये जोड़ा कुछ समय के लिए बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम नौ ही देववंश से निपटने के लिए अंतरिक्ष समय सीमा सागर में जाओ और मैं आपदा वंश को मुक्त करने के लिए प्रकाश जाति को प्रथम सच्चे संसार में ले जाऊंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। ये पूजनीय व्यक्ति लगभग एक महीने में नौ ही देववंश का नाश करने में सक्षम होगा। हम एक महीने में स्वर्ग में मिलेंगे। मोकिन चेंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया और रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति से विदा ले ली। उसका इरादा सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत पर लौटकर सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट को बाहरी दुनिया के लिए मार्ग खोलने की सूचना देने का था। जहां तक रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति की बात है, वो प्रकाश के शहर में लौटने, प्रकाश जाति के सभी लोगों को इकट्ठा करने और प्रथम सच्चे संसार की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। चट्टान के नीचे काली सीढ़ी पर खड़े मोकिन और येशी ने आकाश में दो अजीब बड़ी प्रकाश आकृतियां देखी, लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता नहीं दिखाई। मोकिन के लिए इन दो प्रकाश संरचनाओं से बच निकलना बेहद आसान था। हालांकि कैलामिटी क्लैन को मुक्त करने वाले लाइट रेगुलेटर ने उसे कुछ चिंता में डाल दिया था। पतिदेव, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाइनली गॉड क्लैन और हेवनली विंग गॉड क्लैन को मोकिन चेंग से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिया तीसरे सच्चे संसार में पहुंचने से पहले नौवें चरण को पार कर सकता है। जब हम लौटेंगे तो हमें उसकी आत्मा को निकालना होगा और उसके साथ को परिष्कृत करना होगा। येशी ने अपने पति की चिंता को भांप लिया और उन्हें प्यार से दिलासा दिया। मोकिन ने अपना सिर हिलाया और खाई की तलहटी की ओर सीढ़ी से नीचे उतरता चला गया। चारों ओर फैली धुंध हवा के साथ बह रही थी, मानो उसकी दृष्टि को बाधित करने की कोशिश कर रही हो। जिया, तुम्हारे पति को मोकिन चेंग की ज्यादा चिंता नहीं है। उन्हें तो इस बात की चिंता है कि इतनी गहराई में छिपा हुआ लाइट रेगुलेटर क्या करने वाला है। उसके पास प्रकाश पदार्थ को धारण करने की क्षमता है, जो दर्शाता है कि उसकी साधना कम से कम 7वें चरण की पूर्व देवता की स्तर की है। लेकिन हमारी पिछली मुलाकातों में उसने अपनी शक्ति का ज्यादा प्रदर्शन नहीं किया। ऐसा लगता है कि उसका लक्ष्य कैलामिटी क्लैन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह कैलामिटी क्लैन के साथ गठबंधन करने का इरादा रखता है। येशी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। लाइट रेगुलेटर का रहस्य वाकई गहरा था और वह तो कैलामिटी क्लैन के साथ गठबंधन भी करना चाहता था। उसका लक्ष्य शायद प्रथम सच्चे संसार पर शासन करने जितना सरल नहीं था। 178 मोकिन चेंग का दृढ़ संकल्प। ठीक है, अब इन तुच्छ बातों के बारे में न सोचें। एक बार जब आप और शेन्यू 9वें चरण की दिव्य अवस्था मेरी साधना भी धीरे-धीरे 7वें चरण की शिखर तक पहुंच जाएगी। तब तक उन्हें कुछ चलना चीजों को चलने जैसा होगा। मोकिन मुस्कुराया और उसने हाथ बढ़ाकर जीविये के खूबसूरत चेहरे को सहलाया। उफ, पतिदेव, आप तो बड़े बदमाश हैं। आपकी नीयत कितनी घिनौनी है। जीविये ने अपने पति पर आंखें घुमाई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दोहरी साधना से इनकार नहीं किया, खासकर इसलिए क्योंकि वह और शेन्यू दोनों ही दिव्य 9वें चरण को प्राप्त करने वाले थे। मोकिन की सहज प्रतिभा के साथ अनादि स्रोत की सहायता से वह और शेन्यू भी अपनी साधना को शीघ्रता से परिपूर्ण कर सकेंगे और 9वें चरण की शक्ति के अनुकूल हो सकेंगे। गरज गरज। जब मोकिन और ये एक दूसरे को प्यार से गले लगाए हुए थे, तभी रसातल की गहराई से एक गर्जना सुनाई दी। तुम दोनों कौन हो? तुम शून्य रसातल में घुसपैठ क्यों कर रहे हो? एक अलौकिक आवाज आई। मोकिन की आंखें झपकी और फिर उसने जवाब दिया, मैं यहाँ सहज शून्यता स्रोत को लेने आया हूँ। तुम्हारे शून्य लोक के पशु वंश को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोकिन की शांत आवाज गूंजने के बाद काफी देर बाद कोहरे से ढके रसातल की गहराई से एक आवाज सुनाई दी। आप ही अनादिता के स्वामी और सच्चे भगवान जीव ये हैं। उस अलौकिक आवाज को मोकिन और जीव के आगमन पर बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, मोकिन ने एक उंगली से उस काली स्वर्गीय सीढ़ी की ओर इशारा किया, जो तेजी से रसातल की तलहटी की ओर उतर रही थी। अनंता के स्वामी, इसको प्रमुख ने एक विशेष संरचना का उपयोग करके सहज शून्यता स्रोत को पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह आप दोनों पति पत्नी को दिया जा सकता है। हालांकि कैलामिटी क्लैन के विनाश के बाद हमारा वर्ल्ड रियल बीस्ट क्लैन गुमान रसातल पर कब्जा करना चाहता है। आपका क्या विचार है? मोकिन और जीव ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे-धीरे रसातल की तलहटी में फैली सफेद धुंध में उतरते हुए आसपास की सफेद धुंध को सहजता से हटा दिया। उनके सामने खड़ी चट्टानें और छोटी-छोटी बहती धाराएं दिखाई दी। चट्टानों पर रहस्यमय प्राचीन वृक्ष उगाए थे, जिन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया था। प्रकाश तथा गहराई तक नहीं पहुंच पाता था, जिससे वह अंधेरा और नम रहता था। उनके चारों ओर धीरे-धीरे छटती हुई सफेद धुंध से एक अधेड़ मुंह के व्यक्ति की धुंधली आकृति बाहर निकली। आप दोनों का स्वागत है। ये कबीले का मुखिया शून्य लोक के जीव कबीले का मुखिया है और साथ ही शून्य लोक का एकमात्र जीव है जिसने मानव रूप धारण किया है। मोकिन ने हाथ हिलाते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, चूंकि आप इतने सक्रिय हैं, इसलिए मैं सहमत हूं। कैलामिटी क्लैन के विनाश के बाद आपके वर्ल्ड रियल बीस्ट क्लैन को गुमान रसातल पर कब्जा करने देने में क्या बुराई है? आप दोनों का धन्यवाद। यही वह सहज शून्यता का स्रोत है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। अधेड़ मुंह के उस व्यक्ति की धुंधली आकृति ने कृतज्ञता से अपने हाथ जोड़ लिए। उसने रहस्यमय आकृतियों से खुदी हुई एक जैक की बोतल प्रकट की और आदरपूर्वक उसे मोकिन को सौंप दिया। मोकिन ने लापरवाही से उसे लिया और जीव को सौंपते हुए कहा, जिया, तुम शेन्यू के साथ बुलेट स्काई स्पेस टाइम में जाकर साधना और ब्रेक थ्रू करो। मैं थोड़ी देर में आकर तुम दोनों को जल्दी ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। ठीक है पतिदेव। जी पहले अंतिम संस्कार आकाश अंतरिक्ष समय में लौटेंगे। अपनी इच्छा पूरी होने पर जीव खुशी से झूम उठी। फिर उसने हाथ हिलाया और अंतिम संस्कार आकाश अंतरिक्ष समय में कदम रख दिया। अधेड़ मुंह के उस व्यक्ति ने देखा कि महान निर्मम और शांत स्वभाव के सच्चे स्वामी जीव मोकिन की बातें आज्ञाकारी लड़की की तरह सुन रहे थे। उसने अपनी आंखें जोर से मिली, ये पुष्टि करने के लिए कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा है। अनंता के स्वामी, कितना सौभाग्य है। सच्ची और जीव आपके इर्द-गिर्द घूमती हुई प्रतीत होती हैं और उन्होंने तो अपनी प्राण शक्ति को आपके प्राण सागर में विलीन कर दिया है। इससे स्कूल प्रमुख का आपके प्रति नजरिया सचमुच बदल गया है। उस अधेड़ मुंह के व्यक्ति ने मोकिन की वास्तव में प्रशंसा की कि वह सच्चे स्वामी जीव जैसी अद्वितीय सुंदरता वाली महिला को स्वेच्छा से अपना प्राण त्यागने के लिए राजी कर सकता था। इसे गुप्त रखो, गुप्त रखो। मोकिन ने हाथ हिलाते हुए उस अधेड़ मुंह के व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे शून्य लोक के जानवरों में कितने कबीले के सदस्य हैं? 20 के दशक में हमारे कबीले के लिए मानव रूप धारण करना मुश्किल है, इसलिए हमारे कबीले में ज्यादा लोग नहीं हैं। अधेड़ मुंह के व्यक्ति के चेहरे पर कुछ हद तक लाचारी झलक रही थी। यहाँ के अंधेरे और नमी भरे वातावरण के बारे में सोचकर उसे उन कबीलेवासियों के लिए खेद हुआ जिनकी जान चली गई थी। मैं समझता हूँ, मेरा आपसे वादा है। विक्रम के विनाश के बाद आप इस प्रतीक को ले सकते हैं और अंतरिक्ष समय सीमा सागर में 9 ही देवगण के अधीन बलों के साथ प्रथम वास्तविक दुनिया में जा सकते हैं। मोकिन ने अपने दफन आकाश वाले से एक अंतरिक्ष समय दिव्य प्रतीक निकाला, फिर यहाँ के बिना मुड़कर दफन आकाश अंतरिक्ष समय में प्रवेश किया और गायब हो गया। अधेड़ मुंह के उस व्यक्ति ने स्पेस टाइम डिवाइन टोकन लिया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर मोकिन की विदाई की ओर अभिवादन किया। शुक्रिया अनादिता के स्वामी। मोकिन पहले ही दफन आकाश अंतरिक्ष समय में प्रवेश कर चुकी थी और स्वाभाविक रूप से वह अधेड़ मुंह के व्यक्ति के सम्मानजनक शब्दों को नहीं सुन सकती थी। बुरियल स्काई स्पेस टाइम में लौटने के बाद मोकिन उस छोटी दुनिया में आया जिसे उसने अनायास ही बनाया था और दूर से साधना में लीन दो सुंदर महिलाओं को देखता हुआ चिंतन करने लगा। उसने पहले अंतरिक्ष समय सीमा सागर में लौटकर अपने परिवार के पुराने पूर्वजों को सूचित करने का निर्णय लिया। मोकिन चेंग से निपटने के बाद वह वापस आकर उन दोनों को 9वें चरण में प्रवेश करने में मदद करेगा। ये सोचते हुए मोकिन दफन आकाश स्पेस टाइम के साथ चमकीले तारों भरे आकाश की ओर उड़ गया। उस स्थानिक मार्ग की खोज में जो कुछ दिन पहले दूसरे सच्चे संसार में प्रवेश कर चुका था। सर्वोच्च प्रारंभिक दिव्य पर्वत पर एक सुनसान और शाश्वत महल में सम्राट के वस्त्र पहने एक अधेड़ मुंह का व्यक्ति शीश पर बैठा था। शांत भाव से मोकिन चेंग को देख रहा था। उसकी आंखें झिलमिला रही थी। मोकिन चेंग, मैं सचमुच बाहरी दुनिया के लिए एक रास्ता खोज सकता हूँ, लेकिन क्या आपका मुंह परिवार आश्वस्त है कि आप नाइनली गॉड क्लैन से निपट सकते हैं? यदि आप नाइनली गॉड क्लैन से निपट नहीं सकते तो द्वितीय वास्तविक दुनिया को इसमें शामिल न करें। मोकिन चेंग उनके बदल में बैठ गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट, क्या आप द्वितीय सच्चे संसार को पूरी तरह से एकीकृत नहीं करना चाहते? क्या आप चाहते हैं कि कोई दिव्य दाव चेतना आपको दबा दे? अनंता के स्वामी और सच्चे स्वामी जीव ये पहले ही फंस चुके हैं। मुझे 9 ही देवकुल से निपटने का पूरा भरोसा है।
सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट के संदेह का सामना करते हुए मुकिन चिंग ने एक उत्तर दिया और साथ ही एक प्रलोभन भी दिया, ये विश्वास न करते हुए कि वह एक स्वर्गीय दाव चेतना द्वारा दबाए जाने की इच्छा रखेगा। सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट का चेहरा बदल गया। वे मन ही मन फायदे और नुकसान का आकलन कर रहे थे। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, ये सम्राट बाहरी दुनिया के लिए रास्ता खोल देगा। आपका मुंह परिवार तैयार हो जाइए। ये सम्राट द्वितीय सच्चे लोक के सभी पथहीन व्यक्तियों और शक्तिशाली विशेषज्ञों को आपके मुंह परिवार के साथ सहयोग करने के लिए एकत्रित करेगा। मनचाहा जवाब मिलने के बाद मुकिन चिंग उठकर महल से बाहर चली गई, वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। मुकिन चिंग के मुंह परिवार में लौटने के बाद उन्होंने परिवार के भीतर के शक्तिशाली साधकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उन वृद्ध पूर्वजों को भी जगाया जो अज्ञात समय से सो रहे थे। बादलों और कोहरे से घिरी दिव्य चोटी पर स्थित मुंह परिवार के महल में अंधेर, प्राचीन और सुनसान कब्रें थीं। यदि कोई पथहीन व्यक्ति यहां होता तो दैवीय चेतना होने के बावजूद भी वही पता नहीं लग पाता कि कब्रों में किस प्रकार के शक्तिशाली विशेषज्ञ सो रहे हैं। मुकिन चिंग शिखर पर पीठ के पीछे हाथ रख कर खड़े थे, हवा में उनके वस्त्र लहरा रहे थे और उनकी शांत आवाज धीरे-धीरे गूंज रही थी। आदरणीय पूर्वजगण, मैं कल मुंह परिवार को द्वितीय वास्तविक संसार से बाहर ले जाऊंगा। क्या आप अभी सोते रहना चाहते हैं? मुकिन चिंग की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह अचानक बिजली की कड़क की तरह थी, जो बादलों से घिरे पूरे दिव्य शिखरों में गूंज उठी। अफसोस, नौजवान, क्या आप सचमुच मुंह परिवार के पूरे भाग्य को दांव पर लगाने जा रहे हैं और नाइनी गॉडक्लैन के साथ युद्ध करने जा रहे हैं? एक वीरान कप से कर्कश आवाज सुनाई दी। दूसरे पूर्वज, मैंने मन बना लिया है, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नौवीं देववंश का पूर्ण विनाश नहीं हो जाता। इसके अलावा मैं नौवें चरण को छूने के बेहद करीब हूं। असंख्य लोगों में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। अध्याय 279 अंतरिक्ष शांति को बलपूर्वक नष्ट करना और समय एवं अंतरिक्ष के सागर में लौटना। ठीक है, जब आपने अपना मन बना लिया है तो हम जैसे कुछ बुरे लोगों के आपके साथ पागल हो जाने में क्या बुराई है? प्राचीन और सुनसान मकबरे से कई आवाजें फिर से गूंज उठी और फिर कई लौकिक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए जो मुंह परिवार के प्राचीन पूर्वज थे। मुकिन चिंग ने मुड़कर देखा और अपने हाथों को जोड़कर वृद्ध पूर्वज से कहा, वृद्ध पूर्वज, ये पूजनीय आपको निराश नहीं करेगा। न्यू परिवार वृद्ध पूर्वजों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी और कुछ नहीं कहा और प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित होकर मुंह परिवार के मुख्य हॉल की ओर उड़ गए। मुकिन चिंग भी उनके पीछे-पीछे मुख्य हॉल की ओर उड़ते हुए गया ताकि वह मुंह परिवार के सभी सदस्यों को सूचित कर सके और उन्हें दूसरे सच्चे लोक में जाने की खबर दे सके। चकाचौंध भरे असीम तारा सागर में काले और सुनहरे रंग के दिव्य वस्त्र पहने, हवा में लहराते हुए सफेद बालों के साथ मुकिन की प्राचीन साई तारे पर पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। वह बहुत निराश था क्योंकि उसे वह प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा था जिसके माध्यम से वह दूसरी वास्तविक दुनिया में पहुंचा था। क्या स्पेस टाइम बाउंड्री सीमा को छुआ है? अन्यथा द्वितीय वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने वाला स्थानिक मार्ग कैसे गायब हो सकता था? जैसे ही मुकिन अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था, चमकदार तारा सागर के हर कोने से अराजकता का कोहरा निकला, साथ ही एक तीव्र आवाज भी सुनाई दी। अनंतता के स्वामी, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? प्रकाश नियामक ने किसी तरह एक विशेष स्थानिक मार्ग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और प्रकाश जाति को पहले सच्चे संसार में ले जा चुका है। अंतरिक्ष दानव देवता की उग्र आवाज ने मुकिन के दिल में पागलपन भरी हत्या की मंशा का ज्वार पैदा कर दिया। हालांकि उसने तुरंत अपनी भावनाओं को स्थिर किया, मुड़ा और अराजकता के कोहरे से बाहर निकलते हुए अंतरिक्ष दानव देवता को देखा। प्रथम वास्तविक दुनिया में जाओ और मुंह परिवार के पूर्वज को सूचित करो कि विलायक रेगुलेटर को कैलामिटी क्लैन को मुक्त करने से रोके। मुकिन चिंग से निपट लेने के बाद मैं प्रथम सच्चे संसार के लिए रवाना हो जाऊंगा। ठीक है, यही एकमात्र तरीका है। मैं यथाशीघ्र प्रथम वास्तविक लोक में जाऊंगा, तुम्हें मुकिन चिंग से शीघ्र निपटना होगा। अंतरिक्ष दानव देवता ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, मुड़ा, अराजकता के कोहरे में कदम रखा और गायब हो गया। अराजकता का कोहरा छटने के बाद मुकिन का हृदय कठोर हो गया। उसने अनादि सत्य तलवार प्रकट की और चमकदार तारा सागर की ओर वार किया, जिससे एक स्थानिक दरार खुल गई, जिसमें वह गायब हो गया। बूम बूम बूम। मुकिन की आकृति सहित कई प्राचीन तारे अंतरिक्षीय दरार में समा गए। अंतरिक्षीय तूफान से पल भर में टुकड़े हो गए और भयानक विस्फोट हुए। कुछ अनिश्चित समय के बाद चमकीले तारा सागर में मौजूद स्थानिक दरार धीरे-धीरे विलीन हो गई और गायब हो गई। गर्जना की आवाज का पीछा करते हुए मुकिन चिंग तारा सागर में पहुंचा और धीरे-धीरे विलीन हो रही स्थानिक दरार को देखा। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था। अनंत स्रोत की आभा, अनंतता के स्वामी शून्य रसातल से कैसे बच निकले? क्या वो नौवें चरण तक पहुंच चुका है? मुकिन चिंग को बेहद घुटन महसूस हो रही थी। उसने शुरू में सोचा था कि ये योजना त्रुटिहीन है, लेकिन मुकिन द्वारा द्वितीय वास्तविक दुनिया की स्थानिक अशांति के बलपूर्वक विनाश ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि यह लंबे समय से नियोजित योजना लगभग घातक प्रयास हो सकती है। हम इस पूज्यवर को सचमुच विश्वास नहीं हो रहा कि तुम नौवें चरण तक पहुंच चुके हो। मुकिन चिंग ने ठंडी सांस ली और टाई चुवल स्पेस टाइम बाउंड्री सी क्रिएशन गॉड आइलैंड की ओर उड़ते हुए उसकी आकृति तेजी से चमक उठी। ये भी ठीक वही सृजन रहस्य क्षेत्र था जिसे मुकिन महान लोक से वापस लेकर आया था। टप 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 सृष्टि के देवता के द्वीप पर सफेद धुंध छाई हुई थी और आकाश से लगातार हल्की बारिश हो रही थी। लाल रंग की चमकदार पोशाक पहने जियांग यूशिन किनारे पर खड़ी थी। आकाश से गिरती बारिश की बूंदों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर संदेह की झलक दिखाई दे रही थी। आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदों में अनादि स्रोत की आभा कैसे हो सकती है? बूम बूम बूम। सृष्टि देवी के ऊपर आकाश में एक गर्जना की आवाज गूंजी और एक स्थानिक दरार प्रकट हुई जिससे जियांग यूशिन की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गई। यहाँ के हंगामे ने मुंह परिवार का भी ध्यान आकर्षित किया। पुराने पूर्वज, अरे क्या यह उस बदमाश मुकिन की आभा नहीं है? उसने द्वितीय वास्तविक दुनिया की स्थानिक अशांति को जबरदस्ती कैसे भेद दिया और वापस कैसे आ गया? मोदाउशिन ने सबसे पहले मुकिन की आभा का पता लगाया और वह सृष्टि देवी के ऊपर शून्य क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि कई अन्य आकृतियां भी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के चारों कोनों से उड़कर आईं। मोदाउशिन ने नीचे देखा, किनारे पर लाल रंग की चमकदार अमर पोशाक में जियांग यूशिन को देखा, थोड़ा सा हिलाया और फिर आकाश में दिखाई देने वाली बड़ी दरार को देखा। दूसरी ओर जियांग यूशिन पूरी तरह से चकित था। मुकिन आधे महीने से भी कम समय में वापस आ गया था। बूम बूम बूम। स्थानिक दरार बड़ी होती चली गई और अंतरिक्ष समय सीमा सागर का स्वर्ग और पृथ्वी ने मुकिन के थोड़ी क्रोधित तलवार की वार का लगभग सामना नहीं कर सका। पूरी दुनिया कांपने लगी और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंतरिक्ष समय सीमा सागर में स्थित सभी द्वीपों पर समुद्र का पानी उबलने लगा, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। सौभाग्यवश मुकिन के अंतरिक्षीय दरार से बाहर निकलने से पहले आकाश केवल एक क्षण के लिए धुंधला हुआ। अंतरिक्ष समय सीमा सागर का सर्वेक्षण करते हुए उसका चेहरा ठंडा था। किसी भी प्रकार के खतरे का आभास न मिलने पर उसने अंततः राहत की सांस ली। बूढ़े आदमी, दूसरे वास्तविक संसार के स्थानिक निर्देशक कहां गायब हो गए? मुझे लगा कि स्पेस टाइम बाउंड्री में कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हो गई है। वो परिवार बुजुर्ग पूर्वजों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। क्या मुकिन ने दो वास्तविक दुनियाओं की स्थानिक अशांति को बलपूर्वक चीर-फाड़ कर अलग कर दिया था? और फिर समय और स्थानिक उथल-पुथल को नजरअंदाज करते हुए अंतरिक्ष में सीमा सागर में लौट आए? क्या इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात हो सकती है? बेटा, इस बूढ़े आदमी को लगा कि कोई शक्तिशाली दुश्मन हमला कर रहा है। पता चला कि तुम ही थे जो दो वास्तविक दुनियाओं की स्थानिक अशांति को चीरते हुए वापस भाग रहे थे। साथ ही दूसरे वास्तविक संसार के निर्देशांकों का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। दूसरे वास्तविक संसार से लौटने से पहले आपको उन्हें फिर से ढूंढना होगा और एक स्थानिक मार्ग को फिर से स्थापित करना होगा। हम जैसे बुजुर्ग लोग स्थानिक निर्देशांकों की खोज में लगे हुए थे। हमें आपसे इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी कि आप दो वास्तविक दुनियाओं की समय और स्थानिक उथल-पुथल को सीधे पार कर लेंगे। मोदाउशिन की व्याख्या सुनकर मुकिन का चेहरा शांत हो गया और उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, इस बार मैं जल्दी वापस आ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्वितीय वास्तविक जगत की वह विलक्षणता मुकिन चिंग जल्द ही निश्चित मुंह परिवार को तृतीय वास्तविक जगत में लाएगी और अंतरिक्ष समय सीमा सागर पर हमला करेगी। हालांकि ऐसा लगता है कि उनके मुंह परिवार को तीसरी वास्तविक दुनिया तक पहुंचने में अभी कुछ दिनों लगेंगे। क्या आप मुकिन चिंग से निपटने का आत्मविश्वास रखते हैं? यह मोदाउशिन चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिरकार जब वह विलक्षण प्राणी पहली बार प्रकट हुआ था, तब वह सातवें चरण का मुकाबला कर सकता था और अब ये सभी बुजुर्ग छठे चरण के शिखर पर हैं। भला वे उस विलक्षण प्राणी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मुकिन ने बूढ़े लोगों के चेहरों पर स्वाभाविक भाव देखे और बहुत ही अधिक असहाय महसूस करने लगा। तुम सब मुंह परिवार के सदस्यों से निपटने की तैयारी करो। उनके परिवार में सातवें स्तर से ऊपर के ज्यादा शक्तिशाली लोग नहीं होने चाहिए। उन्हें मेरे भरोसे छोड़ दो। मुकिन के बोलने के बाद उसने मुंह परिवार को अनदेखा करते हुए शून्य लोक से होते हुए नानी काल के हॉल की ओर कदम बढ़ा दिया। पुराने पूर्वज, मोदाउशिन ने सोचा, चूंकि मुकिन ने ऐसा कहने की हिम्मत की थी, इसलिए शायद उसने दूसरे सच्चे संसार की उस विसंगति को गंभीरता से नहीं लिया होगा। ये सोचकर वह अन्य वृद्ध पूर्वजों की ओर देखकर मुस्कुराया। हालांकि दूसरी सच्ची दुनिया से आई उस विसंगति से पूरी तरह निपटा नहीं गया था, लेकिन चूंकि यह लड़का वापस भागा, इसलिए शायद वह उस विसंगति को गंभीरता से नहीं लेता है। तुम बूढ़े लोग विश्व चट्टान की दूसरी ओर जाकर मुंह परिवार के पूर्वज से संपर्क करो। मैं चौथे सच्चे लोक में जाकर देखूंगा कि क्या वहां स्वर्गीय पंखों वाले देववंश का कोई संबंध है। मेरे पुराने पूर्वज जाग उठे हैं। हाँ, मुंह परिवार पुराने पूर्वजों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया और अंतरिक्ष समय सीमा सागर की ओर विश्व चट्टान की ओर उड़ गए। अध्याय 280 बेचारा डार्क लॉर्ड। मोदाउशिन ने सृष्टि देवी की दूसरी ओर अचंभित खड़ी जियांग यूशिन पर एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, जियांग लड़की, पुनर्जन्म देवी जाओ और अपने प्राचीन पूर्वज को द्वितीय वास्तविक दुनिया से निपटने की तैयारी करने के लिए सूचित करो। जियांग यूशिन ने अवचेतन रूप से सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है प्रथम पूर्वज। क्योंकि पुनर्जन्म के सागर में निश्चित परिवार जियांग परिवार मूल रूप से मोह परिवार के पुनर्जन्म हॉल के अधीन एक परिवार था। वे मोह परिवार के प्रति भी अटूट रूप से वफादार थे और जियांग यूशिन मोह परिवार के प्राचीन पूर्वजों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और प्रकाश की गति में परिवर्तित होकर पुनर्जन्म देवी की ओर उड़ गई। छोटी लड़की को देखने के बाद जियांग यूशिन के जाने के बाद मोदाउशिन ने चौथे सच्चे संसार के स्थानिक मार्ग की ओर तेजी से प्रस्थान किया।
मोकिन के आरंभी हॉल में लौटने के बाद वह महल के सामने रखी चूल्हा कुर्सी पर सीधे लेटा और प्रकाश नियामक के उद्देश्य पर विचार करने लगा। अन्य नियम नियामक कभी भी मूल दुनिया में होने चाहिए। क्या प्रकाश नियामक ने उनसे नाता तोड़ लिया? मोकिन ने बुदबुदाते हुए कहा। वह इस बात से बहुत हैरान थी कि इस प्रकाश नियामक ने उस विशेष स्थानिक मार्ग में महारत कैसे हासिल कर ली जो हर वास्तविक दुनिया में यात्रा कर सकता है। क्या ये प्रकाश की व्यवस्था की शक्ति द्वारा प्रदत्त एक विशेष क्षमता थी? मोकिन जब विचारों में डूबा हुआ था तभी एक अप्रत्याशित परिचित वहां आ गया और उसके विचारों की श्रृंखला को बाधित कर दिया। वूश, काला कोहरा अनादि हॉल के सामने के चौक को घेर लिया और अंधकार का सच्चा स्वामी धीरे-धीरे काले कोहरे से बाहर निकला। मोकिन, प्रकाश नियामक ने प्रकाश लूप कला का उपयोग करके प्रकाश पदार्थ पर अधिकार कर लिया। ऐसा लगता है कि उसका लक्ष्य सच्चे संसारों के संतुलन को तोड़ना, पहले सच्चे संसार से आगे जाना और मायावी नौवें चरण की तलाश करना है। हे, क्या हम सच्चे संसारों के संतुलन को तोड़कर पहले सच्चे संसार से आगे बढ़ सकते हैं? वो सचमुच सपना देख रहा है। प्रथम वास्तविक दुनिया के बाहर ग्रैंड मिस्ट की हुई घूमती रहती है। मैं भी वहां मुश्किल से एक दिन ही रह सकता हूं। वह जो कर रहा है वह निसंदेह अपनी मौत को दावत देना है। मोकिन हंस पड़ा। उसके शब्दों में उपहास भरा था। क्योंकि प्रथम सच्चे संसार के बाहर भले ही उसके पास शरीर न हो और वह प्रथम सच्चे संसार के बाहर ग्रैंड मिस्ट की हुई को अनदेखा कर सके, वह केवल एक दिन ही रह सकता था। अब भले ही उसका शरीर एकदम सही हो, वह ग्रैंड मिस्ट को नजरअंदाज करने की क्षमता रखता हो और उसकी ताकत नौवें चरण के बराबर हो, फिर भी वही कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह प्रथम वास्तविक दुनिया से बाहर कई दिनों तक रह सकता है। प्रथम वास्तविक जगत के बाहर का पूरा क्षेत्र ग्रैंड मिस्ट स्पेस था। यदि वहां कोई अत्यंत शक्तिशाली अज्ञात प्राणी होते तो वे संभवतः आठवें चरण के विशेषज्ञ को आसानी से कुचल सकते थे। यदि प्रकाश नियामक का लक्ष्य वास्तव में वही था जो अंधकार के सच्चे स्वामी ने कहा था, तो निसंदेह वह अपनी स्वयं की मृत्यु की तलाश कर रहा था। मोकिन, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि व्यवस्था की शक्ति पूरी तरह से विकृत हो गई है? प्रकाश नियामक, प्रकाश की व्यवस्था की उपरिवर्तित शक्ति पर निर्भर करते हुए और प्रकाश पदार्थ से युक्त होने के कारण उसकी शक्ति नौवें चरण से निपटने में सक्षम है। प्रथम वास्तविक दुनिया से बाहर जाने पर वह पानी में मछली की तरह सहज महसूस करेगा और पहले से कहीं अधिक दुनिया रूप से शक्तिशाली बन जाएगा। अंधकार का सच्चा स्वामी मोकिन के सामने आया। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर वह बहुत असहाय महसूस कर रहा था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रथम सच्चे संसार के बाहर निश्चित रूप से अन्य अज्ञात प्राणी मौजूद हैं। लाइट रेगुलेटर जो कर रहा है उसका उजागर होगा और उसकी मृत्यु और भी दुखद होगी। चूंकि आप यहाँ हैं तो कृपया मुझे दूसरी सच्ची दुनिया के उन विशेषज्ञों से निपटने में मदद करें जो कुछ दिनों में आने वाले हैं। नहीं 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 मोकिन, मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें मुझे पूरा नहीं करना है, इसलिए मैं नाइट गॉटियान और द्वितीय वास्तविक दुनिया के बीच के मामलों में शामिल नहीं होऊंगा। अंधकार के सच्चे स्वामी ने कड़वा चेहरा बनाया और काले कोहरे में भागने ही वाला था। मोकिन उसे ऐसा करने कैसे दे सकता था? उसने हाथ के एक इशारे से काली धुंध को छटवा दिया। जब तुम आ ही गए हो तो यही रुको और मदद करो। अंधकार के सच्चे स्वामी ने मोकिन की ओर मुड़कर देखा और असहाय भाव से कंधे उठाते हुए कहा, ठीक है। नौली देव वंश की एक बार मदद करने में क्या हर्ज है? कोई तो अंधकार के सच्चे स्वामी को विश्राम स्थान पर ले जाए। अंधकार के सच्चे स्वामी को सहमत होते देख मोकिन ने आरंभी हॉल के चारों ओर स्थित मंडपों को निर्देश दिए। वूश, एक हल्की हवा चली और आहेर जो लंबे समय से दिखाई नहीं दी थी अनादि हॉल के सामने आ गई और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, देवीपुत्र आपको क्या आदेश देना है? मोकिन ने आहेर को प्रकट होते देखा, हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आहेर, अंधकार में सच्चे प्रभु को विश्राम करने दो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। जी हाँ, ईश्वर के पुत्र। आहेर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, फिर मुड़कर विनम्रतापूर्वक अंधकार के सच्चे स्वामी को विश्राम मंडप की ओर ले गया। लेकिन अंधकार के सच्चे स्वामी के चेहरे पर लाचारी का भाव था। अगर उन्हें पता होता कि मोकिन उनके साथ एक मजदूर जैसा व्यवहार करेगा तो वे अंतरिक्ष में सीमा सागर में आने की बजाय मरना पसंद करते। लेकिन अब कुछ भी कहने का समय नहीं था। मोकिन ने उस पर द्वितीय वास्तविक दुनिया से निपटने के लिए रुकने का दबाव डाला और वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सका। डार्कनेस ट्रू और आहेर को जाते हुए देखने के बाद मोकिन खड़ी हो गई और दोनों खूबसूरत महिलाओं को सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए बुलियस स्काई स्पेस टाइम में प्रवेश करने की तैयारी करने लगी। वूश, एक और हल्की हवा का झोंका आया और एक धुंधला सा स्पेस टाइम प्रकट हुआ। मोकिन उसमें प्रवेश कर गई। वह बुलियस स्काई स्पेस टाइम में अनायास ही प्रकट हुई छोटी दुनिया में पहुंचा। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये चारों ओर आड़ू के फूलों के जंगलों से भरा हुआ था। प्राचीन मंडप में यीशी और शिन्यू एक रहस्यमय प्रकाश अवरोध द्वारा संरक्षित थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने पहले ही फुसान दिव्य वृक्ष और सहज शून्यता स्रोत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। मोकिन मंडप में आई, फ्यूजन पर लेटी दोनों महिलाओं को देखा और एक उंगली बढ़ाकर एक गहरे अनादि स्रोत की ओर इशारा किया ताकि दोनों महिलाएं अपनी सफलता के लिए आवश्यक वस्तुओं को जल्दी से परिष्कृत कर सकें। मेरा पाप। यीशी अपनी पहनने वाली सादी सफेद पोशाक में, क्योंकि वह सहज शून्यता स्रोत से भलीभांति परिचित थी, थोड़े समय के लिए ही एकांत में रही थी। शून्यता का स्रोत उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुआ, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। उसके गर्वित जुड़वा शिखर ऊपर नीचे होने लगे, जिससे एक बार से ढकी हुई घाटी की झलक दिखाई दी। हालांकि मोकिन ने इसे अनगिनत बार देखा था और यहां तक कि इसे अपने हाथों से छुआ भी था। लेकिन अब यीशी के सुंदर अमर चेहरे और उसके उठते गिरते जुड़वा शिखरों को देखकर उसका खून खौल उठा और वह लगभग अपना आपा खो बैठा। अफसोस, ये छोटी लड़की सचमुच बिना किसी परिणाम के मौत को भी अपनी ओर खींच लेती है। मोकिन ने अपना सिर हिलाया। अब वह इसके बारे में नहीं सोच रहा था और उसने अपनी सहज शक्ति का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। बिगिनिंग ये सोर्स दो महिलाओं के लिए ब्रेकथ्रू आइटम को तेजी से परिष्कृत करेगा। समय तेजी से बीत गया और कुछ दिनों बाद बूम 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 अंतरिक्ष समय सीमा सागर में काले बादल छा गए और एक दिव्य राक्षस पूजा की घटना प्रकट हुई, जिसमें 10,000 प्रकाश किरणें अनादि हॉल की ओर अग्रसर हो रही थी। अंतरिक्ष समय सीमा सागर में मौजूद हर कोई अनादि हॉल की ओर देख रहा था। उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था। क्या हुआ? क्या ईश्वर के पुत्र ने कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? अंतरिक्ष समय सीमा सागर के सभी द्वीपों पर प्रश्नवाचक आवाजें उठी। मानवीय पूछ रही हूं कि क्या मोकिन कोई सफलता प्राप्त कर रही है? वर्कलिफ में परिवार के चार प्राचीन पूर्वज प्रथम सच्चे संसार में परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक अनादि हॉल में दिव्य राक्षस पूजा की घटना को एकत्रित होते देखा। चारों बूढ़े व्यक्तियों ने स्थानिक मार्ग की मरम्मत करना बंद कर दिया, चट्टान पर खड़े हुए और दूर से अनादि हॉल को देखते रहे, काफी देर तक मौन रहे। क्या उस बदमाश ने सातवें चरण के पूर्वज देवता तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली? तो क्या वह नौवें चरण के विशेषज्ञ को आसानी से हरा नहीं पाएगा? वो परिवार के चारों वरिष्ठ पूर्वजों के चेहरे सदमे से भर गए थे। मोकिन ने अभी एक बड़ी सफलता हासिल की थी और अब वह सातवें चरण में प्रवेश कर चुका था। अब उसकी शक्ति कितनी होगी यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि जब मोकिन ने छठे चरण में प्रवेश किया तब उसके पास नौवें चरण के विशेषज्ञ से निपटने की ताकत पहले से ही थी। अब उसकी ताकत कितनी अधिक होगी? बुलियस स्काई स्पेस टाइम की छोटी दुनिया में मोकिन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके पूरे शरीर की शक्ति समाप्त हो गई थी और उसके शरीर पर दरारें दिखाई देने लगी थी। फुफकार फुफकार मोकिन हौसले हुए बोली और अपनी बची हुई असीम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यीशी को बची हुई सहज शून्यता शक्ति को परिष्कृत करने में मदद की। अध्याय 281 यीशी ने कार्रवाई की। मोकिन चेन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। चटक 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 ये सब खत्म करने के बाद मोकिन बुरी तरह लड़खड़ाया और मंडप में गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे-धीरे बिखरने लगा। जैसे ही मोकिन गायब होने वाला था तभी सारे सफेद कपड़े पहने यीशी ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके घावों को ठीक करने के लिए एक हल्की सफेद रोशनी की ओर इशारा किया। पतिदेव आप इतने मूर्ख क्यों हैं? यीशी की आंखों में आंसू भर आए। वह उठी और मोकिन के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। सौभाग्यवश यीशी ने समय रहते कार्रवाई की। शून्यता उत्पत्ति पहले से ही अनादि स्रोत के साथ पूरी तरह से संगत थी और मोकिन का शरीर ठीक समय पर बहाल हो गया। बैंग 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 मोकिन के शरीर के भीतर अचानक एक असामान्य घटना प्रकट हुई, मानो किसी अभूतपूर्व सफलता की आवाज सुनाई दी हो। अग्नि के माध्यम से निर्वाण, मृत्यु से पुनर्जन्म। यीशी आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति अनादि निर्वाण तकनीक का उपयोग करके पूर्वज देवत्व तक पहुंचेगा। मोकिन का शरीर तेजी से ठीक हो गया और अंधकार में सहज शून्यता स्रोत पूरे आड़ू के जंगल में फैल गया, जिससे दफन आकाश के सिराय में रहस्यमय धुंध पूरी तरह से ढक गई। छोटी बच्ची, मैं ठीक हूं। क्या तुमने सहज शून्यता स्रोत को परिष्कृत करना पूरा कर लिया है? मोकिन ने महसूस किया कि उसकी साधना पूर्वज देव स्तर तक पहुंच गई है। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और यीशी से पूछा कि क्या उसने इस सफलता के लिए आवश्यक सामग्री को परिष्कृत कर लिया है? मैंने इसे परिष्कृत करना पूरा कर लिया है। यीशी ने अपनी स्थिति को रोकते हुए कहा। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी लाल हो गई थी। मोकिन ने हाथ बढ़ाकर यीशी के बेहद खूबसूरत चेहरे को चुटकी से दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बिल्ली चिंता मत करो। मैं आपके द्वारा निसंमुख शून्यता स्रोत के शोधन से प्राप्त विनाशकारी शक्ति का उपयोग अपने शरीर के भीतर स्थित निसंमुख शून्यता स्रोत को नष्ट करने के लिए करना चाहता हूं, जिससे यह अंधकार में आदि स्रोत के साथ पुनः विलीन हो सके। इस तरह मैं जल्दी से सातवें चरण में प्रवेश कर सकता हूं, मोकिन ने कहा। यीशी को सामान्य रूप से आंसू बहाते देख उसे अपने दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। तो अगर यह विफल हो जाए तो क्या होगा? पतिदेव क्या आप गिर नहीं जाएंगे? यीशी ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। उसकी आंखों के कोनों में फिर से आंसू चमकने लगे, जिससे मोकिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। छोटी बच्ची, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मैंने ऐसा करने की हिम्मत की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास एक बैकअप प्लान भी होगा। यदि ये वास्तव में विफल हो जाता है तो अंधकार में अनादि स्रोत सहज शून्यता स्रोत को पूरी तरह से निगल जाएगा, जिससे मुझे फिर से अनादि पदार्थ बनने की अनुमति मिलेगी और मेरी शक्ति एक और स्तर तक बढ़ जाएगी। हालांकि तुम जल्दी जाग गए, जिससे मेरा शरीर बिखरने से बच गया। इसलिए अनादिता की भूमि ने मेरे स्थान पर किसी और को अनादिता पदार्थ बनने के लिए चुना है। अपने पति की व्याख्या सुनकर यीशी ने हाथ बढ़ाकर अपनी लाल आंखों को मल लिया। तो फिर पतिदेव अब आप उस अनंत भूमि में वापस नहीं जा सकते। हाँ, अगर मैं वापस नहीं जा सकता तो ऐसा ही सही। नई अधिग्रहित आदिम पदार्थ जल्द ही जागृत होगी। यह नांगोन किंगजियान है, जो अब्जी परिवार की छोटी राजकुमारी भी है। मोकिन ने जवाब दिया। यीशी की आलिंगन से उठी और शिन्यू को देखने के लिए मुड़ी, जो अभी भी फुसान दिव्य वृक्ष को परिष्कृत कर रही थी।
जिया, मैं अनादि स्रोत का उपयोग करके संयुक्त को फुसान दिव्य वृक्ष को शीघ्रता से परिष्कृत करने में मदद करूंगा और देखूंगा कि वह किस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। आप अंतरिक्ष समय सीमा सागर में लौटें और देखें कि क्या दूसरे सच्चे संसार से न्यू परिवार आ गया है। ठीक है, जिया पहले बाहर जाकर देखेगा। ये शी ने सहमति में सिर हिलाया। मुड़िया मंडप से बाहर निकलकर बुरियल स्काई स्पेस टाइम के बाहर की ओर उड़ गई। ये शी को जाके देख मोकिन ने भी देर नहीं की। वह चांदी सफेद रंग की लंबी पोशाक पहने शिन्युई के पास पहुंचा, हाथ बढ़ाकर उसके काले बालों को सहलाया और मुस्कुराया। शिन्युई, मैं तुम्हारे शरीर में अनादि स्रोत का संचार करूंगा ताकि तुम्हें फुसान दिव्य वृक्ष को परिष्कृत करने में मदद मिल सके। हालांकि शिन्यू फुसान दिव्य वृक्ष को परिष्कृत कर रही थी, फिर भी वह बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था उसे महसूस कर सकती थी। मोकिन ने अनायास ही अनादि स्रोत की एक हल्की सी किरण की ओर इशारा किया और उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। अनादि स्रोत की सहायता से शिन्यू ने फुसान दिव्य वृक्ष को परिष्कृत करने में अपनी प्रगति को और भी तेज होते हुए महसूस किया। उसकी साधना, जो मूल रूप से 5वें चरण के शिखर पर थी, तुरंत छठे चरण, 7वें चरण में पहुंच गई। कुछ दिनों बाद बाहरी दुनिया में अंतरिक्ष समय सीमा सागर में जैसे ही यशी ने सहज शून्यता स्रोत को परिष्कृत करना पूरा किया, सभी विसंगतियां गायब हो गई। हालांकि इन दिनों अंतरिक्ष समय सीमा सागर तक की खबर पहुंच गई थी। दूसरे सच्चे लोक से होने का दावा करने वाले कई शक्तिशाली साधक अचानक ऊपरी लोक में प्रकट हुए। प्रकट होते ही वे मोह परिवार के नेतृत्व वाली सेनाओं से युद्ध में संलग्न हो गए। इससे ऊपरी लोक, जो अंततः शांत हो गया था, एक बार फिर युद्ध में डूब गया। इस युद्ध का पैमाना इतना विशाल था कि इसकी खबर सर्वोच्च स्वर तक भी पहुंच गई। द्वितीय सच्चे लोक से प्राणियों के प्रकट होने पर उन सभी ने उत्पत्ति युद्ध को रोक दिया और मोह परिवार की सहायता के लिए ऊपरी लोक में आ गए। ये युद्ध लाखों साधकों के आपस में भिड़ने से शुरू हुआ, जिसने ऊपरी लोक को सचमुच दो भागों में बांट दिया। खून नदियों की तरह बह रहा था और कटे हुए अंग और टूटे हुए शरीर पहाड़ों की तरह ढेर हो गए थे। संपूर्ण ऊपरी लोक युद्ध के धुएं से भर गया था। इस युद्ध में यदि पथहीन प्राणी भी सावधान नहीं रहते तो उनकी जान को भी खतरा था। पथहीन प्राणी से नीचे के प्राणियों की बात करें तो वे चींटियों की तरह मर गए और घायल हो गए, जिन्हें आसानी से कुचला जा सकता था। ऊपरी क्षेत्र, विशाल प्राचीन क्षेत्र, बादल के शीर्ष पर स्थित स्वर्गीय पर्वत। धुंध से घिरी चट्टान पर मुकिन चेन ने देखा कि पहाड़ की तलहटी में स्थित क्लाउड टॉप प्राचीन शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। डिवाइन मशीन पवेलियन भी नष्ट हो गया था और शेन जीजर बुरी तरह घायल होकर भाग गया था। हे हे, नौली देवन शिकारियों, तुमने मुझे उस समय नुकसान पहुंचाया था और अब तुम्हें बाहर आकर लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं है? मुकिन चेन को स्पेस टाइम बाउंड्री का प्रवेश द्वार नहीं मिला था, इसलिए उसने मुकिन के रहने की जगह पर ही बड़े-बड़े बयान दिए। वह ये देखना चाहता था कि क्या नौली देववंश अचानक प्रकट होकर उसे सीधे युद्ध करेगा। इन तुम्हारी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? स्विश, एक ठंडी महिला की आवाज आई और सादे सफेद कपड़े पहने यशी अचानक प्रकट हुई और लापरवाही से तलवार से एक तेज रोशनी निकाली। अगर मैं एक चींटी हूं तो तुम शायद एक चींटी से भी बदतर होगे। मुकिन चेन ने आती हुई तलवार की रोशनी को देखते हुए उठास लिया और लापरवाही से उसे दूर धकेल दिया, मानो उसे चकनाचूर कर देना चाहता हो। मुकिन चेन दर्द से कराह उठा, उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। सच में, हे भगवान, जीविए, क्या आप 9वें चरण में प्रवेश कर चुके हैं? वह कैसे संभव है? चींटी, हालांकि तुम 8वें चरण में अजय हो और तुम मन से मानते हो कि तुम 9वें चरण से निपट सकते हो। लेकिन क्या 9 चरण जैसी रहस्यमय चीज की कल्पना आप जैसी चींटी भी कर सकती है? ये शी की धुंधली आकृति यूनियन पर्वत पर प्रकट हुई, उपहास करते हुए और तलवार के एक ही वार से मुकिन चेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पफ, मुकिन चेन ने खून थूका और पीछे की ओर उड़ते हुए प्राचीन पेड़ों को तोड़ते हुए जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। क्या 9वां चरण वाकई इतना शक्तिशाली है? हे, तुम क्या सोचते हो? मुकिन की आकृति किसी अज्ञात स्थान से मुकिन चेन के सामने प्रकट हुई और उसे नीचे की ओर देखने लगी। ये शी ने अपनी निश्चित दिव्य तलवार वापस ले ली और शून्य लोक से होते हुए मुकिन के पास पहुंच गई। खांसी खांसी, मुकिन चेन ने जोर से खांसा, उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। अस्तित्वहीनता के स्वामी, मैं हार गया हूं, लेकिन मुझे आप में एक परिचित आभा का उतार चढ़ाव क्यों महसूस हो रहा है? मुकिन ने मुकिन चेन की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी एक बार उस नीले पर जा चुका हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ एक परिचित आभा है? हाँ, तो बस अब मुझे पता चल गया कि मैं क्यों हारा। मेरी हार न्यायपूर्ण नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे मार डालिए, जो चाहे कीजिए। मुकिन चेन कुछ बार हंसा, मानो उसे समझ आ गया हो कि वह क्यों हारा था और धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे दूसरे सच्चे संसार में मौजूद अन्य प्राणियों के जीवन की परवाह करने की कोई क्षमता नहीं थी। आखिरकार मुकिन और ये शी पहले ही 9वें चरण में प्रवेश कर चुके थे, जिसका मतलब था कि उसने बदला लेने का कोई भी मौका पूरी तरह से खो दिया था और अब वो केवल मौत का इंतजार कर सकता था। तुम और मैं आधे अधूरे देशवासी हैं, मैं तुम्हें जाने देता हूं। वापस जाओ और दूसरे सच्चे संसार को अंतरिक्ष समय सीमा सागर के अधीन कर दो। कल तुम बादल के शीर्ष पर स्थित स्वर्गीय पर्वत पर आकर आत्महत्या कर लोगे। अब बाहर निकल जाओ। मुकिन चेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुकिन दूसरे सच्चे संसार को बख्शने का इरादा रखेगी। यह ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद। मुकिन चेन किसी तरह उठ खड़ा हुआ, मुकिन के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर मुड़कर गायब हो गया। मुकिन चेन के जाने के बाद यशी ने अपने पति की ओर देखा, उसके चेहरे पर बहुत हैरानी के भाव थे। पतिदेव, आपने उसे जाने क्यों दिया? दूसरे सच्चे संसार को सीधे ही नष्ट क्यों न कर दिया जाए? अध्याय 282, द्वितीय लोक पीछे हटता है और यशी के हृदय में परिवर्तन आता है। द्वितीय वास्तविक दुनिया को आपदा कबीले से निपटने के लिए छोड़ा जा सकता है और मोह परिवार बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगा। इसके अलावा मुकिन चेन की आत्महत्या करने के बाद द्वितीय वास्तविक लोक का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। हमारा मुख्य लक्ष्य अभी भी प्रथम वास्तविक लोक में जाना और उस चींटी प्रकाश नियामक को देखना है। मुकिन मुस्कुराया, फिर यशी के साथ बुरियल स्काई स्पेस टाइम में प्रवेश किया और गायब हो गया। ऊपरी क्षेत्र में चल रही युद्ध की उसे कोई परवाह नहीं थी। मुकिन और यशी के चले जाने के बाद ऊपरी लोक में युद्ध अचानक रुक गया, क्योंकि मुकिन चेन ने दूसरे सच्चे लोक के सभी प्राणियों को अपने हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। ये संघर्ष सच्चे संसार के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऊपरी क्षेत्र के खंडहर हो चुके प्राचीन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित किया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक खबर मुकिन चेन द्वारा फैलाई गई थी। मोह परिवार के दिव्य पुत्र और सच्चे भगवान जीव ये दोनों 9वें चरण तक पहुंच गए थे और सभी लोगों को मोह परिवार द्वारा एकीकृत किया जाएगा। इस प्रकार द्वितीय वास्तविक दुनिया ने मात्र एक दिन में ही अपना नाम वापस ले लिया और जिन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया उन्हें मुकिन चेन ने स्वयं नष्ट कर दिया। अगली सुबह मुकिन चेन अकेले माउंट यूजियन पहुंचे, अपने हिस्से को हाथ से फोड़ दिया और शाश्वत पुनर्जन्म में प्रवेश कर गए। इस घटना ने असंख्य लोगों के कई प्राणियों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। क्या दूसरी सच्ची दुनिया ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया था? उनका नेता फिर भी आत्महत्या क्यों करेगा? ऊपरी लोक में एक धुंधले अंतरिक्ष समय के भीतर मोह परिवार के कई वृद्ध पूर्वजों ने मुकिन चेन की आत्मदा को देखा, उनके चेहरे सहायता से भरे हुए थे। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आया था, लेकिन कुछ ही दिनों में अफसोस, दूसरे भाई, अब और कुछ मत कहो, चलो वापस चलते हैं। मुह परिवार के प्रथम पूर्वज ने हाथ हिलाकर दूसरे पूर्वज को आगे बोलने से रोक दिया, फिर मुड़े अंतरिक्ष को चीरते हुए गायब हो गए। न्यू परिवार के पुराने पूर्वजों ने असहाय नजरें एक दूसरे से मिलाई और उनके पीछे-पीछे दूसरे सच्चे संसार में लौट गए। अंतरिक्ष समय सीमा सागर में समय स्थान हॉल में मुह परिवार के प्राचीन पूर्वज महल के सामने खड़े थे, उनकी आंखों में मुस्कान थी। उन्होंने अभी-अभी प्रथम वास्तविक जगत के लिए स्थानिक मार्ग खोला था और अभी तक उसे स्थिर करने का समय नहीं मिला था। बाहर से खबर मिली कि ऊपरी लोक में चल रही लड़ाई को मोकिन ने पूरी तरह से सुलझा लिया है, इसलिए ये देखने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। जी, ये 9वें चरण तक पहुंच चुका है और वह बदमाश मोकिन भी 7वें चरण तक पहुंच चुका है। अब कैलामिटी क्लैन से निपटना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मुह परिवार के दूसरे पूर्वज ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उनके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। ठीक है, बस बहुत हो गया। आइए प्रथम सच्चे संसार के लिए स्थानिक मार्ग को शीघ्रता से स्थिर करें और देखें कि पूर्वजों की ओर क्या हो रहा है। मुह परिवार के तीसरे पूर्वज ने अपना हाथ हिलाया और विश्व चट्टान की ओर उड़ गए। मुह परिवार के अन्य पुराने पूर्वजों ने एक कड़वी मुस्कान का आदान प्रदान किया, अजीत तीसरे पूर्वज की ओर देखा और उसके पीछे-पीछे विश्व चट्टान की ओर चल दिए। आखिरकार उन्हें अभी प्रथम वास्तविक दुनिया के लिए स्थानिक मार्ग की मरम्मत पूरी की थी और तुरंत ही दूसरी वास्तविक दुनिया से निपटने के लिए आ गए थे। लेकिन अब जबकि मुकिन ने युद्ध का पूरी तरह से निपटारा कर दिया था, वे और देरी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बेहतर यही था कि वे जल्द से जल्द अंतरिक्ष मार्ग को स्थिर करें और मुह परिवार के पूर्वज से संपर्क करें। अनादिकाल के हॉल के सामने एक प्राचीन झूला कुर्सी पर सादी सफेद पोशाक पहने यशी अपने पति की बाहों में लेटी हुई थी, अपने हाथ से गोल घेरे बना रही थी और उसका सुडौल सीना उसके सीने से कसकर चिपका हुआ था। उसकी कोमल टांगें सादी सफेद पोशाक के नीचे से झांक रही थी, आगे पीछे झूल रही थी, जिससे उसकी आंतरिक खुशी झलक रही थी। मुकिन ने उस सुंदरी को अपनी बाहों में भर लिया, नीचे यशी की ओर देखा, जो एक आज्ञाकारी लड़की की तरह लग रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जिया, एक बार जब हम प्रथम सच्चे संसार के मामलों को सुलझा लेंगे तो हम वास्तव में एक साथ दुनिया भर में घूम सकते हैं। हम पतिदेव, आप कहीं भी हो, आपके साथ हर जगह घर जैसा लगता है। यशी ने धीरे से गुनगुनाया। 9वें चरण तक पहुंचने के बाद उसने बहुत सोचा था। इतने समय से वह आपदा कबीले से निपटने की योजना बना रही थी और लगभग मरते-मरते बची थी। सौभाग्यवश मुह परिवार के पूर्वज की मदद से वह एक शून्य पदार्थ बन गई और शून्य उत्पत्ति पर भरोसा करते हुए उसने सफलतापूर्वक 9वें चरण में कदम रखा। मुकिन के साथ उसने जो कुछ भी अनुभव किया था, उसके साथ-साथ उसने ये भी स्वीकार कर लिया था कि दुनिया में उसके पति से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। एक बार जब कैलामिटी क्लैन का मामला सुलझ गया, तो उसने मुकिन के साथ जाने की योजना बनाई और वह किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं करना चाहती थी। आखिरकार मुकिन ने अपना परिपूर्ण शरीर त्याग दिया था और उसका इरादा आदिम पदार्थ में वापस लौटने का था ताकि उसे सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सके, जिससे वह बहुत चिंतित हो गई थी।
अगर मोकिन उसकी सफलता में मदद करने के कारण अचानक फिर से गायब हो जाए तो उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हालांकि सौभाग्यवश वह समय रहते वर्ल्ड ओरिजिन को परिष्कृत करने में कामयाब रही, जिससे अचानक दुर्घटना टल गई। हे छोटी बच्ची, 9वें चरण तक पहुंचने के बाद आपके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ गया है। इस पति को क्यों लगता है कि तुम पहले से भी ज्यादा आज्ञाकारी हो गई हो? मोकिन ने हाथ बढ़ाकर येशी के लाल गाल को सहलाया और मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। हम तुम्हें इसलिए इस तरह पसंद नहीं है। येशी ने अपने दो छोटे नुकीले दांत दिखाते हुए मोकिन की बांह पर काट लिया और गुस्से से कहा, फुफकार, छोटी बच्ची, क्या तुम कुत्ता हो? मोकिन दर्द से कराह उठी, ठंडी सांस ली, फिर हाथ बढ़ाकर अपने उभरे हुए नितंबों को थपथपाया और जोर से दबाया। हम पतिदेव, तुम बदमाश, येशी कराह उठी। उसे अपने नितंबों पर सनसनी महसूस हो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना काटना छोड़ दिया। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह अपने पति को खाली निगाहों से घूर रही थी। क्योंकि उसके बदमाश पति ने नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी उंगलियां उसकी सादी सफेद पोशाक से फिसलकर उसकी ओर बढ़ गईं। उफ, पतिदेव, आप कितने बेशर्म हैं। येशी उछलकर उठी और झट से महल में वापस भाग गई। छोटी बदमाश, मैं अभी तुम्हें संभाल सकती हूं, मोकिन ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। फिर उठकर महल में प्रवेश करने और येशी को ठीक से चिढ़ाने के लिए तैयार हो गई। मोकिन, उसके पीछे चौक से एक मधुर ध्वनि आई, जिसे मोकिन मुड़कर देखने लगा और उसने जियान यूशिन को लाल रंग की चमकदार अमर पोशाक में देखा। उसका कद लंबा और सुगठित था, कमर पतली, टांगें लंबी और आकर्षक थी और छाती भी उतनी ही सुडौल थी। इन सब पर एक अलौकिक सुंदरता की छाप थी जो किसी चित्रकारी के योग्य थी। मोकिन की निगाहें और भी अधिक बेलगाम हो गईं और उसके कोमल शरीर पर घूम गईं। यूशिन, क्या तुम खुद को जाल में फंसाने आई हो? वो जियान यूशिन के कोमल हाथों ने अपनी लाल पोशाक को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी आंतरिक उथल-पुथल प्रकट हुई। उस समय मोकिन की साधना कमजोर थी, इसलिए उसने उस पर जबरदस्ती करने का साहस किया। अब मोकिन वास्तव में दुनिया में अद्वितीय थी और वह बेहद घबराई हुई थी। ऐसी वैसी बातें मत करो। मोकिन उसके सामने आया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और जियान यूशिन की स्वाभाविक खुशबू सूंघकर हंस पड़ा। हाँ, चूंकि तुम यहाँ हो तो चलो साथ रहें। हम जियान यूशिन की आंखें धुंधली थी, वह अपने शब्दों को पूरा करने में असमर्थ थी और उसने बस मोकिन को अपनी बाहों में उसे थामे रहने दिया क्योंकि वह आरंभी हॉल की ओर चल पड़ा। जो कुछ होने वाला था उसके प्रति उसे कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। वास्तव में वह मन ही मन एक तरह की खुशी महसूस कर रही थी। हालांकि अपनी शर्म की वजह से वो केवल ये दिखावा कर सकती थी कि उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। रात बिना किसी बातचीत के गुजर गई। अगली सुबह मूसलाधार बारिश हुई। मोकिन महल के सामने खड़ा होकर जियान यूशिन को फिर से प्रशिक्षण के लिए क्रिएशन रोड आइलैंड जाते हुए देख रहा था, जिससे वह काफी असहाय महसूस कर रहा था। आखिरकार वह आसानी से बड़ी मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना उत्पन्न कर सकता था। वह जियान यूशिन भी बना सकता था। तुरंत 5वें चरण तक पहुंचे। लेकिन जियान यूशिन ने उसके अच्छे इरादों को ठुकरा दिया और प्रशिक्षण और सफलता के लिए सृजन रहस्य क्षेत्र में जाने पर जोर दिया, जिससे मोकिन अवाक रह गया। हे पति, क्या तुम कल रात संतुष्ट थे? येशी ने अपनी सादी सफेद पोशाक लहराते हुए हल्के से बालों की एक लट को घुमाते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। 83 शिन्यू ने सफलता प्राप्त की और प्रथम लोक में जाने की तैयारी की। मोकिन ने अपने बगल में बैठी आकर्षक महिला की ओर देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए कहा, जी, तुम अपने पति को तुम्हारे लिए कुछ पहने ना। हम पति तो बिल्कुल निकम्मा है, शी को तो परवाह ही नहीं। येशी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए मोकिन की तरफ आंखें घुमाई। असल में उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर उसकी कुछ और बहनें न होती तो वह अकेले स्थिति का सामना नहीं कर पाती। इसके अलावा शिन्यू और जियान यूशिन को शामिल करना उसका जानबूझकर किया गया इरादा था, अन्यथा उन्हें मोकिन के करीब आने का मौका कैसे मिल पाता। ये सोचते ही येशी ने अचानक पूछा, पतिदेव और बल चाची की उड़ान क्या आप उसे खा नहीं लेंगे? वह इस समय किसी दूसरी दुनिया में है, मुझे नहीं पता कहां। जब हम उसे ढूंढ लेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। मोकिन की आंखों में एक चंचल भाव था, उसे उस चाची के प्रति थोड़ा अपराध भी महसूस हो रहा था। जब ऊपरी लोक नष्ट हो गया तो उसने की उड़ान को विशाल ब्रह्मांड की सच्ची आत्मा बनाया और ऊपरी लोक के फिर से खुलने पर उसे वापस अपने पास लाने का वादा किया। लेकिन जब उसके दत्तक माता पिता की उड़ान को वापस उच्च स्वर्ग में ले गए तो खबर आई कि उड़ान गायब हो गया है, जिसकी मोकिन ने उम्मीद नहीं की थी। उसने योजना बनाई थी कि प्रथम सच्चे संसार के मामलों को सुलझाने के बाद मोकिन तीनों महिलाओं को लेकर उड़ान की खोज में जाएगा, फिर उन चारों का भव्य विवाह समारोह आयोजित करेगा और उसके बाद वे एकांत में रह सकेंगे। हंसो पतिदेव, तुम्हारी चाची और उनका परिवार बहुत रहस्यमय है। जब तुम प्रथम वास्तविक दुनिया में पहुंचोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। येशी ने खिलखिलाते हुए उसे दिलासा दिया और मोकिन को चिंता न करने को कहा। ठीक है छोटी बच्ची, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। चलो बुलस स्काई स्पेस में चलते हैं और देखते हैं कि शिन्यू ने 9वें चरण की शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है या नहीं। मोकिन ने सहजता से दफन आकाश स्पेस की कल्पना की और येशी के साथ उसमें प्रवेश कर गई। मोकिन ने शिन्यू को फसाने में वृक्ष को परिष्कृत करने में मदद की, जिसके कारण उसने एक साथ कई प्रमुख लोगों को पार कर लिया, जिससे वह कुछ हद तक इससे परिचित हो गई। वह वर्तमान में दफन आकाश स्पेस में थी और अपनी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। बुलस स्काई स्पेस में मोकिन द्वारा अनायास विकसित की गई छोटी दुनिया के भीतर आड़ू के फूलों के जंगल में एक प्राचीन मंडप में शिन्यू प्रार्थना की चटाई पर पाती मारकर बैठी थी। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भरी हुई थी। क्या ये 9वें चरण की शक्ति है? शिन्यू ने खुद से बुदबुदाते हुए दफन आकाश स्पेस में उंगली से इशारा किया, जिससे मोकिन द्वारा विकसित छोटी दुनिया लगभग नष्ट हो गई। बूम बूम बूम। मोकिन और येशी जैसे ही लघु लोक में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि लघु लोक लगातार कांप रहा है। वे तुरंत उस मंडप में गए जहां शिन्यू एकांतवास में थी और पाया कि वह जाग चुकी थी। बहन शिन्यू, क्या आपने अपनी शक्ति के अनुरूप खुद ढाल लिया है? हम शिन्यू ने सिर हिलाकर जवाब दिया, खड़ी हो गई और अपनी खूबसूरत मुस्कुराती आंखों से मोकिन और येशी को सीधे देखने लगी। शिन्यू, चूंकि अब तुम अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकती हो, चलो बाहर चलते हैं। देखते हैं कि उन बूढ़े लोगों ने प्रथम सच्चे संसार तक जाने वाले स्थान की मरम्मत की है या नहीं। मोकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर दफन आकाश स्पेस से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। ठीक है पतिदेव। शिन्यू की खूबसूरत आंखों में चमक आई और उसने धीरे से जवाब दिया। उसने येशी से नजरें मिलाई और उसके पीछे बुलस स्काई स्पेस से बाहर निकलने की तैयारी में चल पड़ी। जैसे ही मोकिन और दोनों महिलाएं आरोही हॉल में लौटी, मुदावशी पहले ही एक और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के साथ वहां पहुंच चुके थे। बेटा, तुमने दूसरी सच्ची दुनिया के मामले को बहुत अच्छे से संभाला। प्रथम वास्तविक जगत में मोह परिवार से पहले ही संपर्क किया जा चुका है। पूर्वज ने संदेश भेजा है कि प्रकाश के स्वामी विपत्ति वंश को मुक्त करना चाहते थे, लेकिन वे प्राचीन सृजन देवताओं ने मिलकर उन्हें रोक दिया है। जैसे ही मोकिन बुलस स्काई स्पेस से बाहर निकला, उसने मुदावशी के शब्द सुने और एक और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। मोकिन के जवाब देने से पहले ही शिन्यू ने आश्चर्य से कहा, तीसरे पूर्वज, आप अंतरिक्ष में सीमा सागर में क्यों आए हैं? हाँ छोटी बच्ची, पुराने पूर्वज ने सुना कि दूसरी सच्ची दुनिया अंतरिक्ष में सीमा सागर पर हमला करने वाली है, इसलिए वह परिवार की मदद करने आया। हालांकि पुराने पूर्वज इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हैं कि मोकिन ने द्वितीय वास्तविक दुनिया को आसानी से हल कर लिया। शिन्यू को उत्तर देने वाला वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय पंत वाले देववंश का ही लाओ सान था। उसका स्तर स्पष्ट रूप से 7वें चरण तक पहुंच चुका था और वह मुदावशी से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। अच्छा, तुम दोनों बूढ़े यहाँ क्या कर रहे हो? मोकिन ने हैरानी से पूछा। द्वितीय वास्तविक जगत का मामला पूरी तरह से सुलझ चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुदावशी नाम की ये दोनों बूढ़े यहाँ क्यों हैं। बदतमीज, तुम अभी इतने बदतमीज हो। मुदावशी ने मुस्कुराते हुए गाली दी, फिर मुड़कर अपने बगल में बैठी लाओ सान को अजीब तरह से देखा। हाँ पुराने दोस्त, मैं मोकिन के व्यक्तित्व को जानता हूँ। बस हमें बता दो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये लाओ सान ने हाथ हिलाकर तिरस्कारपूर्ण ढंग से मुदावशी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताने का संकेत दिया। येशी और शिन्यू भी जिज्ञासा से भरी हुई थी, ये दोनों बूढ़े आदमी यहाँ क्या कर रहे थे? मुदावशी ने देखा कि लाओ सान को कोई आपत्ति नहीं, इसलिए वह मोकिन की ओर मुड़ा और हंसते हुए गाली देते हुए बोला, बेटे, पूर्वजों ने संदेश भेजा है कि तुम और लड़की जिन ये जल्दी से प्रथम वास्तविक दुनिया में लौट आओ। ऐसा लगता है कि पूर्वजों ने मोह परिवार की पैतृक भूमि में कुछ महत्वपूर्ण खोजा है और वे इस बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मुदावशी की बातें सुनकर मोकिन पूरा हैरान रह गया। मोह परिवार की पैतृक भूमि में आखिर कौन सी महत्वपूर्ण बात सामने आ सकती है? क्या ये प्रथम वास्तविक दुनिया के बाहर से संबंधित समाचार हो सकता है? ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुरंत प्रथम वास्तविक दुनिया के लिए रवाना हो जाऊंगा। प्रथम सच्चे संसार का स्थानिक मार्ग विश्व चट्टान पर है। मुझे अभी भी अन्य वृद्ध साथियों को द्वितीय सच्चे संसार के मामलों से निपटने के लिए जाना है, इसलिए मैं आपके साथ प्रथम सच्चे संसार में वापस नहीं चलूंगा। मुदावशी ने हाथ हिलाया। प्रथम सच्चे लोक में लौटने की कोई योजना नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने स्वर्गीय पंत वाले देववंश के तीसरे पूर्वज को साथ लिया और सीधे नारी हॉल से निकल गए। दोनों बूढ़े आदमियों को जाते हुए देखकर मोकिन की आंखें झपक गईं और वह दूर से प्रथम वास्तविक दुनिया की ओर देखने लगा। विचारों में खोया हुआ, पतिदेव, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप मोह परिवार की पैतृक भूमि में क्या हुआ था इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? येशी के प्रश्न ने मोकिन को होश में ला दिया। हाँ, जब आपके पति का जन्म हुआ तो मैंने प्रथम सच्चे संसार से बाहर जाने की कोशिश की। हालांकि उस समय आपके पति को अभी होश आया था। हालांकि मैं प्रथम सच्चे संसार के बाहर मौजूद आनंद को अनदेखा कर सकता था, लेकिन मेरी शक्ति केवल छठे चरण के शिखर पर थी, इसलिए मैंने प्रथम सच्चे संसार के बाहर कुछ भी नहीं खोजा। यह महत्वपूर्ण बात जो मोह परिवार के पूर्वजों ने पैतृक भूमि में खोजी थी, वास्तव में प्रथम सच्चे संसार से बड़ी किसी चीज से संबंधित हो सकती है। मोकिन ने बोलते बोलते अपनी आंखें कहीं खो गईं, क्योंकि जब उसे पहली बार होश आया तो वह अहंकारी था और सभी को नीचा समझता था। उसने एक बार प्रथम वास्तविक संसार से बाहर जाने की कोशिश की थी, ये देखने के लिए कि बाहरी दुनिया कैसी है। प्रथम वास्तविक जगत से लेकर पांचवें वास्तविक जगत तक को पांच सबसे बड़े वास्तविक जगत माना जा सकता है और इन्हें हजारों अंतरिक्ष में समाहित है। लेकिन प्रथम सच्चे संसार से बाहर किसी ने कभी कदम नहीं रखा था और कोई नहीं जानता था कि उस आदिम धुन के भीतर क्या छिपा था। पतिदेव, हम जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा। येशी ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। मोकिन का हाथ पकड़ा और विष्णु चट्टान की ओर उड़ने की तैयारी करने लगी।
बेशक वह जानती थी कि मोम किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन उस समय वह कैलामिटी कैन से निपटने में व्यस्त थी और उसने कभी भी प्रथम वास्तविक दुनिया से बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब जबकि उसने विपत्ति कबीले का समाधान करने के बाद नौवें चरण में प्रवेश कर लिया है, तो वह प्रथम सच्चे संसार से बाहर जाकर ये देखने की कोशिश कर सकती है कि उस आदिम धुन के भीतर क्या छिपा है। शिन युई ने मोम का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, पतिदेव, मोम परिवार के पूर्वज हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर हम जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा, इतना अनुमान क्यों लगा रहे हैं। अध्याय 284 प्रथम लोक में आगमन, निश्चित प्राचीन राज तक क्षेत्र। मोकिन ने अपने बगल में अपनी बांसुरी लिपटी दोनों सुंदरियों को देखा, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप चाहें, हम प्रथम वास्तविक दुनिया में मोम परिवार के पास लौटेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ। बस इसी तरह मोकिन और दोनों महिलाएं शून्य क्षेत्र से गुजरते हुए विश्व चट्टान की ओर उड़ने लगी। अंतरिक्ष में सीमा सागर के द्वीपों पर रहने वाले सभी जीवों ने शून्य क्षेत्र से गुजरते हुए तीन धुंधली आकृतियों को देखा और यह जानने के लिए ऊपर देखा कि वे कौन थे। हालांकि उनकी साधना का स्तर बहुत कम था, तीनों धुंधली आकृतियां स्पष्ट रूप से शून्य लोक से होकर गुजर रही थी, लेकिन अगले ही पल बिना किसी निशान के गायब हो गई। अफसोस, अभी उन तीनों आकृतियों की साधना क्या थी। मैं अभी वर्णनीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं, फिर भी मुझे उनकी आभा का एहसास नहीं हो रहा है। सृष्टि के देवता द्वीप पर मोम परिवार के अधीन एक शक्ति का एक प्राणी उलझन भरी आवाज में बोला, जिससे कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। हाँ, ये तो ईश्वर का पुत्र और उसकी दो युवतियां हैं। तुम ईश्वर के पुत्र और दो युवतियों को देखना चाहते हो, क्या तुम सिर्फ दिवास्वप्न देख रहे हो, कितना मजेदार है। सृष्टि के देवता के द्वीप के तट पर जीवों का एक समूह एकत्रित हुआ, जो उस अवर्णीय प्राणी का उपहास कर रहा था जिसे अभी अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की थी। हालांकि उस अवर्णीय प्राणी ने केवल अनायास ही अपनी नाक रगड़ी और प्राणियों के समूह के शब्दों का खंडन नहीं किया। अंतरिक्ष समय सीमा सागर में रहने वाले सभी जीवों के बीच शायद ही कभी कोई विवाद होता था, क्योंकि अंतरिक्ष समय सीमा सागर के संसाधन वास्तव में प्रचुर मात्रा में थे और मोम परिवार के कई सदस्य भी वहां मौजूद थे। समय समय पर प्राचीन पूर्वज प्रकट होकर दाव उपदेश देते थे, जिससे सभी जीव प्राणियों को बहुत लाभ होता था। वे सभी बाहरी लोगों के सामने खुद को मोम परिवार के सदस्य बताते थे और जब वे बाहर घूमने जाते थे तो वे एक दूसरे की मदद करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई विवाद नहीं होता था। यदि वास्तव में कोई विवाद होता तो वे तुरंत मोम परिवार के नायक हॉल में जाते और सिर्फ ज्ञान को व्यक्तिगत रूप से इसे संभालने देते, दोषी पाए जाने वाले पक्ष को अंतरिक्ष समय सीमा सागर से निष्कासित कर दिया जाता। इसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष समय सीमा सागर में रहने वाले प्रत्येक जीव ने विवाद के विचार मन में लाने की हिम्मत भी नहीं की। हाँ, वो छोटा भाई, आप गलत हैं। दिव्य कन्या जियान आज सुबह ही दिव्य पुत्र के महल से लड़ाते हुए निकली है। अब तो तीन युवा स्वामी होनी चाहिए। जियान ये भी इसी समय स्पेस टाइम बाउंड्री आइलैंड से उड़कर आया था। वह क्रिएशन बॉर्ड आइलैंड पर कुछ खजाने की तलाश में था और किनारे पर मौजूद प्राणियों के समूह को देखकर वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी हंसी देखकर क्रिएशन बॉर्ड आइलैंड के एक पर्वत शिखर पर बैठी जियान योशन ने अपनी फिनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सी खुली और गुस्से से लाल हो गई। वाइस हॉल मास्टर जियान, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि मेरे पति को पता चल जाएगा और वे आपको दंडित करेंगे? जियान योशन की आवाज मानो किसी दिव्य धुन की तरह जियान को लगभग हवा में ही गिरा दिया। उसने तुरंत सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां उस आवाज की दिशा में उठाई। युवती, मैंने तो बस यूं ही कैजुअली बात की थी, कृपया इसे दिल पर मत लीजिए, दिल पर मत लीजिए। हाँ, वाइस हॉल मास्टर जियान को इस हालत में देखना वाकई दुर्लभ नजारा है। सृष्टि के देवता द्वीप के किनारे से आती उपहास भरी हंसी दूर दूर तक सुनाई दी। जियान हवा में ही रुक गया, उसका चेहरा कुछ स्वाभाविक सा लग रहा था। उसे डर था कि मोकिन उसे सुनेगी और डांटेगी। वो तुरंत प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और दूसरे दिव्य द्वीप की ओर उड़ गया। विश्व चट्टान पर सफेद धुंध से घिरे हुए मोकिन ने दूर से सृजन देव द्वीप से हंसी की आवाज सुनी, जिससे उसे थोड़ी असहायता महसूस हुई, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय उसने चट्टान के दूसरी ओर सफेद धुंध में छिपे हुए स्थानिक मार्ग को देखा, जो प्रथम वास्तविक दुनिया का मार्ग था। हालांकि इस समय यदि चट्टान के दूसरी ओर का स्थानिक मार्ग प्रकट हो गया था, ये प्राचीन और गहन दाव पैटर्न से घिरा हुआ था, जिससे एक अजीब शक्ति उसे हो रही थी। प्रथम सच्चे संसार की ओर ले जाने वाला स्थानिक मार्ग अन्य सच्चे संसारों से भिन्न था। ये स्थानिक मार्ग एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन के समान था, जिसमें एक विशेष मोम परिवार समाहित था। गठन मोम परिवार के विशेष टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बिना कोई भी प्रथम वास्तविक दुनिया के स्थानिक निर्देशांकों का पता नहीं लगा पाएगा और लौकिक उथल-पुथल में खो जाएगा। विशाल लौकिक और स्थानिक उथल-पुथल में सटीक स्थानिक निर्देशांक खोजने के लिए पांचवें चरण से ऊपर के शक्तिशाली प्राणियों के अलावा किसी भी अन्य जीवित प्राणी के लिए कोई अन्य तरीका नहीं था। यहां तक कि चौथे चरण के पथहीन प्राणी के लिए भी नहीं। उच्च श्रेणी के सच्चे संसारों द्वारा उपसर्जित स्थानिक और लौकिक अशांति आसानी से पथहीन व्यक्ति के शरीर को चीर सकती है। केवल पांचवां चरण प्रभुशाली और उनसे ऊपर के शक्तिशाली लोगों के पास वास्तविक दुनिया में विचरण करने की योग्यता थी। मोकिन की ताकत की महाशक्तियों की बात करें तो हालांकि वे असंख्य दुनियाओं में स्थानिक निर्देशांकों का सटीक पता लगा सकते हैं, फिर भी इसमें काफी समय लगेगा, जिससे एक विशेष स्थानिक टेलीपोर्टेशन अधिक सुविधाजनक हो जाता है। चलो चलें, मोकिन ने चट्टान के दूसरी ओर स्थित अंतरिक्ष मार्ग को काफी देर तक देखा, फिर ऋषि और शिन्यू से कहा और उसकी ओर कदम बढ़ा दिया। ये ऋषि और शिन्यू ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और मोकिन के पीछे-पीछे प्रथम सच्चे संसार के स्थानिक मार्ग की ओर चलने लगे। मोकिन और दोनों महिलाएं शून्य क्षेत्र से गुजरकर चट्टान की दूसरी ओर धुंध से घिरे स्थानिक मार्ग में प्रवेश कर गईं। बूम बूम बूम। अंतरिक्ष समय सीमा सागर के विश्व चट्टान पर एक गर्जना हुई और एक चकाचौंध भरी रोशनी चमकी। मोकिन और दोनों महिलाओं की आकृतियां अंतरिक्षीय गति के साथ गायब हो गईं। अंतरिक्ष समय सीमा सागर में मौजूद हर कोई विश्व चट्टान की ओर देख रहा था। ये सोचकर कि दिव्य पुत्र और दोनों युवा स्वामियों को कहां टेलीपोर्ट कर दिया गया था। घोर अंधकार और तारों से भरे गहरे आकाश में प्रकाश की एक रहस्यमय किरण चमकी, जो प्रथम सच्चे संसार की ओर बढ़ रही थी। निराधार आपदा की भूमि, निश्चित प्राचीन अराजक क्षेत्र। निश्चित प्राचीन अराजक क्षेत्र प्रथम वास्तविक दुनिया में सबसे रहस्यमय स्थान था और यह निश्चित प्राचीन मोम परिवार का स्थान भी था। किंवदंती के अनुसार निश्चित प्राचीन अराजक क्षेत्र में नौवें चरण का एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था और ऐसा प्रतीत होता था कि विपत्ति कबीले के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए प्रत्येक युग में मोम परिवार का एक सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति उभरता था। हालांकि कैलामिटी क्लैन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जो प्रथम वास्तविक दुनिया के मूल निवासियों जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे प्रथम वास्तविक दुनिया के बाहर से आए हों। निश्चित प्राचीन मोम परिवार और विपत्ति कबीले के बीच बहुत लंबे समय तक लड़ाई चली, लेकिन कोई भी पक्ष दूसरे पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा। ये एक रहस्यमय महिला ट्रू लॉर्ड जीविए थी, जो अचानक प्रथम वास्तविक दुनिया में प्रकट हुई और गतिरोध को तोड़ दिया। उसने आपदा कबीले को सील करने के लिए गंभीर चोट का जोखिम उठाया। अंततः कैलामिटी क्लैन को गुमान प्रसाद में पूरी तरह से सील कर दिया गया और ट्रू लॉर्ड जीविए भी प्रथम सच्चे संसार से गायब हो गई, कोई भी उनका पता नहीं लगा सका। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी साधना समाप्त हो गई थी और ये आकाश और पृथ्वी के बीच लुप्त हो गई। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि गंभीर चोट के कारण वह पुनर्जन्म के चक्र में चली गई थी। तब से कैलामिटी क्लैन के सील होने के साथ निश्चित प्राचीन अराजक क्षेत्र का मोम परिवार भी लोगों की नजरों से ओझल हो गया और पहली सच्ची दुनिया धीरे-धीरे बाद में उभरने वाली प्राचीन शक्तियों के लिए एक युद्ध क्षेत्र बन गई। निश्चित प्राचीन अराजक क्षेत्र हमेशा घने कोहरे से ढका रहता था, इतना घना कि कोई अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकता था और कोई भी इसकी आंतरिक संरचना को नहीं समझ सकता था। 1000 मीटर करीब घुमावदार पर्वत श्रृंखला पर एक प्राचीन दाववादी वस्त्र पहने हाथ में झाड़ू लिए एक बूढ़ा व्यक्ति एक चट्टान पर खड़ा था और बाहरी स्थिति का जायजा ले रहा था। बूम बूम बूम। उसी समय उस चट्टान के नीचे से एक जोरदार गर्जना की आवाज गूंजी, जहां वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े व्यक्ति ने अपना झाड़ू एक तरफ रख दिया और हाथ के इशारे से आसपास की सफेद धूल पूरी तरह से छट गई, जिससे चट्टान के नीचे प्राचीन महल और मंडप दिखाई देने लगे। समय के निशानों से भरे महल के भीतर प्रकाश की एक रहस्यमय किरण चमकी और गर्जना की आवाज भी गायब हो गई। बुरा नहीं है, दो प्राचीन दफन क्षेत्र, एक पैतृक देवता। इस बार तो कैलामिटी क्लैन का पूरी तरह से सफाया हो जाना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति बुदबुदाते हुए शून्य लोक से होते हुए मोम परिवार के टेलीपोर्टेशन हॉल की ओर बढ़ गया। मोम परिवार के टेलीपोर्टेशन हॉल में मोकिन और दोनों महिलाएं स्थानिक संरचना के भीतर प्रकट हुई और महल के चारों ओर देखने लगी, जो पूरी तरह से खाली था, जिससे काफी हैरान रह गई। पतिदेव, यह निश्चित प्राचीन अराजक क्षेत्र में स्थित मोम परिवार का टेलीपोर्टेशन हॉल होना चाहिए। चूंकि हमें लेने के लिए कोई नहीं है, मुझे आश्चर्य है कि आखिर हुआ क्या होगा। अध्याय 285 निश्चित परिवार के बारे में समाचार। जी ये बहुत दिनों बाद मिले। ये शी की बोली महल के बाहर से एक बुरी आवाज आई। मोकिन ने ऊपर देखा और उसे एक नजर से देखने वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसकी साधना के कारण से उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति की ताकत ये शी के बराबर प्रतीत होती थी, जिससे पता चलता है कि वह भी नौवें चरण तक पहुंच चुका था। बूढ़े मोशी मोम परिवार के बाकी सदस्य कहां हैं? क्या वे सभी कैलामिटी क्लैन को रोकने के लिए डीप वेव हॉल में गए थे? ये शी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वो सोच रही थी कि केवल मोम परिवार के पूर्वज ही उनसे मिलने क्यों आए हैं और बाकी कोई लोग कहां हैं? उन सभी शरारती बच्चों को इस बूढ़े व्यक्ति ने अंतरिक्ष समय सीमा सागर में वापस भेज दिया है। अब ये बूढ़ा व्यक्ति निश्चित प्राचीन अराजक क्षेत्र में अकेला है। ये शी जवाब देने ही वाली थी कि उसने बूढ़े आदमी के शब्द सुन लिए, लेकिन मोकिन ने लापरवाही से अपना मुंह खोला और हंसते हुए कहा, बूढ़े ने तुम तो छिपने में बहुत माहिर हो। आपने प्रथम वास्तविक दुनिया के बाहर का रहस्य अवश्य ही खोज लिया होगा, है ना? मोकिन द्वारा एक वाक्य में अपने छिपे हुए रहस्य को उजागर करने की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक चमक आ गई। अनंतता के स्वामी इस वृद्ध व्यक्ति ने वास्तव में प्रथम सच्चे संसार के बाहर के रहस्य को खोज निकाला है, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आप कल्पना करते हैं, जिसमें अज्ञात जीवन रूप मौजूद हो। प्रथम सच्चे संसार के बाहर उस आदिम धुन में केवल विशाल लौकिक उथल-पुथल है। कैलामिटी क्लैन ठीक वही प्राणी है जो उस आदिम धुन से पैदा हुए हैं। यही कारण है कि दफन प्राचीन क्षेत्र नौवां चरण सबसे पहले उनके कबीले के बीच प्रकट हुआ। बूढ़े व्यक्ति का जवाब सुनकर मोकिन चिंतन में डूब गई, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा वह उस ज्ञान से भिन्न था जो उसने प्रथम वास्तविक संसार के बाहर पहले कभी प्राप्त किया था। जब वह पहले सच्चे संसार से बाहर गया था तो यद्यपि उसे आदिम धुन में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसने जीवन में अन्य उतार चढ़ाव का पता लगाया जो कि कैलामिटी क्लैन से संबंधित नहीं थे। बूढ़े आदमी शायद जिस जगह पर हम दोनों बैठे वही जगह नहीं है। सृष्टि की शुरुआत में मैंने प्रथम सच्चे संसार के बाहर जीवन में कुछ और उतार चढ़ाव देखे थे जो विपत्ति कबीले से संबंधित नहीं थे। कैलामिटी क्लैन से निपटने के बाद मैं इसके भीतर छिपे रहस्यों की फिर से जांच करूंगा। मुझे बताओ, मुझे प्रथम वास्तविक दुनिया में बुलाकर तुम किस बात पर चर्चा करना चाहते थे? बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी से लाए हुए हंसते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस विपत्ति कबीले के बारे में है। आप उनसे कैसे निपटेंगे?
मैं उनकी जनता पुनरुत्थान क्षमता को छीनने के लिए डार्क बिगिनिंग रिसोर्स का उपयोग करूंगा और फिर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। मोकिन के शब्दों ने बूढ़े व्यक्ति को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या अंधकार में स्रोत विपत्ति वंश की पुनरुत्थान क्षमता को समाप्त कर सकता है? बूढ़ा व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि कैलामिटी क्लैन के पास न केवल 9 चरण के शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि भयानक निश्चित पुनरुत्थान तकनीकी भी थी। जब तक दुनिया में उनके अस्तित्व का कोई अंश था, वे पूरी तरह स्वस्थ होकर लगातार पुनर्जीवित हो सकते थे और कोई भी तरीका उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अब मोकिन ने कहा कि अंधकार में उत्पत्तिहीन स्रोत विपत्ति कभी की पुनरुत्थान क्षमता को समाप्त कर सकता है, जिससे बूढ़ा व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि उनकी पुनर्जीवन क्षमता स्वर्ग को चुनौती देने वाली है, लेकिन मैं संपूर्ण अनादि स्रोत को नियंत्रित करता हूं जो संसार में शक्ति का सबसे शुद्ध स्रोत है। कैलामिटी क्लैन को नष्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, चूंकि आपके पास योजना है, मैं आपका अनुसरण करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने मोकिन के विचार से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और आगे कहा, तुम तीनों नन्हे मुन्ने अभी आराम करने के लिए कोई महल ढूंढ लो। जब विपत्ति का बेड़ा जागेगा, मैं तुम्हें सूचित कर दूंगी। जहां तक प्रकाश के स्वामी की बात है, द्वितीय सच्चे लोग की स्वर्गीय मार्ग और पांचवें सच्चे लोग की स्वर्गीय मार्ग का पीछा कर रहे हैं। उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद वह मुड़ा महल से बाहर चला गया। उस बूढ़े व्यक्ति के विदा होते हुए रूप को देखते हुए मोकिन की निगाहें भटक गई। वह सोचने लगी कि मोह परिवार के सभी पुराने पूर्वजों का व्यक्तित्व एक जैसा क्यों लगता था। पतिदेव, चलिए हम भी बाहर चलते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रथम वास्तविक दुनिया में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। अपनी सुरीली सफेद पोशाक में येशी खिलखिलाकर मुस्कुराई और मोकिन के साथ महल से बाहर निकल गई। शिनयू उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी कोमल भौहें थोड़ी सी खुली हुई थी। वह सोच में डूबी हुई थी। टेलीपोर्टेशन हॉल के बाहर पहुंचकर मोकिन ने आकाश की ओर देखा और पाया कि पूरा निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र घने कोहरे से ढका हुआ था, जिससे चेहरे के सामने 5 उंगलियां देखना भी असंभव था। रुको, ये सही नहीं है। पतिदेव, अगर शिनयू को सही याद है तो स्वर्गीय पंखों वाले देववंश के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है कि प्रथम सच्चे संसार के बाहर भी अन्य संसार है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन सभी पर प्राचीन देववंश का कब्जा है। मोकिन और येशी धुंध भरे आकाश की ओर देख रही थी, तब अचानक उन्हें पीछे से शिनयू के शब्द सुनाई दिए, जिससे दोनों के चेहरे के भाव थम गए। प्राचीन देववंश प्रथम सच्चे संसार के बाहर के संसारों में निवास करता था। कब की बात है ये? आखिर कोई खबर क्यों नहीं आई? मोकिन और येशी ने मुड़कर एक साथ पूछा। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। पतिदेव, प्राचीन देववंश की उत्पत्ति की परिवार की तरह ही रहस्यमय है। किंवदंती है कि निश्चित प्राचीन की परिवार के किसी सदस्य ने प्रथम सच्चे संसार के बाहर एक प्राचीन देवता की हत्या कर दी थी, जो प्राचीन देववंश के पूर्वज होने चाहिए। शिनयू की बातों ने मोकिन को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। वो जानता था कि प्राचीन देव कोई लोग नहीं था, बल्कि प्राचीन देव वंश में छठी चरण से ऊपर के सर्वोच्च शक्तिधारियों के लिए एक उपाधि थी। शिनयू द्वारा उल्लेखित निश्चित प्राचीन की परिवार बहन की उड़ान का परिवार होना चाहिए और किसी प्राणी के लिए प्रथम सच्चे संसार से बाहर जाने में सक्षम होने के लिए उनकी साधना कम से कम सृजन देवता के स्तर की होनी चाहिए। सृष्टि के आरंभ में प्रथम सच्चे संसार से बाहर जाने की उनकी क्षमता पूरी तरह से अनादि स्रोत के कारण थी। अन्य प्राणी जो आठवें चरण तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें प्रथम सच्चे संसार से बाहर जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। प्रथम सच्चे संसार में साधना के क्षेत्र मोटे तौर पर निम्नलिखित में विभाजित हैं। 5वां अमर अधिपति, 6वां चरण मूल स्वामी, 7वां चरण पूर्वज देवता, 8वां चरण विश्व संचरित देवता, 9वां चरण दफन प्राचीन क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि उस सुविधाजनक चाची के परिवार के सबसे निम्न स्तर के सदस्य अमर अधिनायक हैं। इसके अलावा प्रथम सच्चे संसार के बाहर किसी प्राचीन देवता को मारने में सक्षम होने के लिए टीम परिवार के पास कम से कम दफन प्राचीन क्षेत्र का एक सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि प्रथम वास्तविक दुनिया के बाहर आदिम धुंध का प्रतिरोध करना ही बेहद मुश्किल है, किसी को मारने की कार्रवाई करना तो दूर की बात है। प्रथम वास्तविक संसार में किसी प्राचीन देवता को मारने के लिए केवल 9वां चरण ही इसे संभव बना सकता है। ये सोचकर मोकिन ने पूछा, शिनयू, तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली? स्वर्गीय पंथ वाले देववंश के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है कि निश्चित प्राचीन की परिवार और स्वर्गीय पंथ वाले देववंश के बीच संबंध थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ संबंध धीरे धीरे कम होता गया। शिनयू ने जवाब दिया, फिर दोबारा सोचने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो की परिवार के मामलों के बारे में काफी कुछ जानती है। उसका जवाब सुनकर मोकिन का दिल थोड़ा बेचैन हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी चाची का परिवार इतना रहस्यमय होगा, प्राचीन देववंश को टक्कर देने में सक्षम होगा और यहाँ तक कि एक प्राचीन देवता को मारने में भी सक्षम होगा। ओह पतिदेव, अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। कैलामिटी क्लैन से निपटने के बाद हम धीरे धीरे की परिवार की ठिकाने की तलाश कर सकते हैं। येशी ने दोनों महान आकृतियों को देखा, मुस्कुराए और फिर मोकिन और बहन शिनयू को निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र से बाहर ले गई। यही एकमात्र तरीका है। मोकिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, हाथ बढ़ाकर विचारों में डूबी शिनयू को अपनी बाहों में भर लिया और छेड़ा। ठीक है शिनयू, कैलामिटी क्लैन से निपटने के बाद हम इन मामलों पर बात करेंगे। शिनयू ने महसूस किया कि उसके पति का शैतानी पंजा उसके नितंबों की ओर बढ़ रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से गुनगुनाया। जल्द ही येशी के नेतृत्व में मोकिन और अन्य दो लोग निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र से बाहर निकलकर एक भव्य और शानदार पर्वत शिखर पर प्रकट हुए। चारों ओर देखने पर नीले रंग का विशाल महासागर फैला हुआ था, जिसमें समय समय पर कुछ भी दिखाई देते थे। नीचे देखने पर पता चलता था कि जिस पर्वत शिखर पर मोकिन और अन्य दो लोग खड़े थे, वह वास्तव में समुद्र से चोटियों में से एक थी। उनके ठीक पीछे देखने पर अराजकता के कोहरे से घिरा एक द्वीप दिखाई दिया, जो निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र था। अध्याय 286 प्रकाश निर्माता मुहर खुलता है। पतिदेव, ये वह रसातल सागर है, जो प्रथम सच्चे संसार का सबसे बड़ा सागर है और साथ ही निश्चित प्राचीन परिवार का निवास स्थान भी है। येशी ने अपना सिर घुमाया और अपने पति को इस विशाल समुद्र का नाम समझाया। साथ ही अनायास ही एक प्राचीन नाव को प्रकट किया और उसे पानी पर रोक दिया। मोकिन ने छोटी लड़की येशी को नाव बनाते और उस पर कदम रखते हुए उसकी ओर देखते हुए देखा। जिया, तुम अपने पति को कहां ले जाना चाहते हो? मोकिन ने शिनयू को अपने आलिंगन से मुक्त किया और येशी की सुंदर गाल को चुटकी से दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिल्कुल, ये देखने के लिए कि प्रथम वास्तविक दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है या नहीं। येशी खिलखिलाकर हंस पड़ी और मोकिन के बेचैन हाथ से बची रही। येशी को अपने गालों को चुटकी लेने से रोकते हुए देखकर मोकिन ने छोटी बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया और उसके मोहक लाल होठों को चूम लिया। वाह पतिदेव, येशी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई और वह अपने पति को खाली निगाहों से घूरने लगी। काफी देर बाद खांसी, शिनयू ने हल्की खांसी की और आखिरकार चुंबन कर रहे दोनों लोगों को रोक दिया। येशी ने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और जोर-जोर से सांस लेने लगी। दूसरी ओर मोकिन ने छोटी बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, "जिया, तुम आगे चलो।" येशी ने अपने पति पर आंखें घुमाते हुए कमजोर आवाज में जवाब दिया, "समझ गई, बदबूदार पति।" येशी के जवाब देने के बाद उसने एक सफेद रोशनी की ओर इशारा किया और नाव स्वतः ही दूर समुद्र की ओर चल पड़ी। 100 मीटर तक काले कोहरे से भरी एक गहरी खाई की तलहटी में हर जगह नीलामी ऊंचा व्याप्त थी और अनगिनत लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थी। अथाह खाई की तलहटी में एक अंधेरा और रहस्यमय वेदी भी थी, जिसके चारों ओर शून्य क्षेत्र में रहस्यमय द्वारों वाला अवरुद्ध 4 प्रवेश द्वार थे, जिनमें से प्रत्येक प्राचीन और गहन दाव से सुशोभित था। वेदी पर आलीशान वस्त्रों में लिपटा एक अधेड़ उनका व्यक्ति बैठा था, जो प्रकाश नामक के अलावा और कोई नहीं था, जिसका पीछा दूर दाव चेतनाएं कर रही थी। यद्यपि उसने प्रकाश के स्वामी पर अधिकार कर लिया था, लेकिन वो स्वर्गीय दाव और अन्य प्राचीन सृजन देवताओं के पीछा करने का सामना करते हुए वो केवल भाग सकता था। धिक्कार है, प्रकाश के स्वामी द्वारा तैयार किया गया ये शरीर इतना भयानक है, यह विशिष्ट शक्ति का प्रयोग करने में पूरी तरह समर्थ है। लाइट रेडिएटर का चेहरा गंभीर था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रकाश के स्वामी द्वारा जागृत चेतना को धारण करने के लिए तैयार किया गया शरीर इतना कमजोर होगा, जो दो स्वर्गीय दाव के हमलों का भी सामना करने में असमर्थ होगा। प्रथम सच्चे संसार में पहुंचते ही पांचवें सच्चे संसार के स्वर्गीय मार्ग और द्वितीय सच्चे संसार के स्वर्गीय मार्ग ने उसे खोज लिया। इन दोनों स्वर्गीय मार्गों के पीछा करने से बचने के लिए भागते समय प्रथम सच्चे संसार के 4 प्राचीन सृजन देवताओं ने उस पर घात लगाकर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे गुमान रसातल में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने विपत्ति को सील कर दिया था। लाइट रेडिएटर, अगर तुम इसे खोल दोगे तो यह महारानी तुम्हें न्याय दिलाने में जरूर मदद करेगी। अचानक काले कोहरे में लिपटे चारों द्वारों से एक कर्कश महिला की आवाज आई, जिससे लाइट रेडिएटर का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। क्योंकि उसने मुरुक से कैलामिटी क्लैन को मुक्त करने, उन्हें लाइट पर को स्थापित करके उन्हें अपने काम पर लगाने और प्रथम सच्चे विश्व के शक्तिशाली लोगों से निपटने की योजना बनाई थी। लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कैलामिटी क्लैन ने उसके इरादों को पहले ही भांप लिया था, जिससे वह बहुत निराश हो गया। बेटा महारानी, अगर आप इसे एक बार के लाइट पर के प्रत्यारोपण को स्वीकार करने से इंकार करते हैं तो क्या होगा अगर मैं आपको इस तरह रिहा कर दूं और आप मुझे धोखा दे दें? मैं मूर्ख नहीं हूं, सबसे बुरी स्थिति में मैं यही रुकूंगा और तुम्हें धक्का दूंगा। जब तक ये वेदी से नहीं हटती तुम्हारा विपत्ति कबीला कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रकाश नियामक की ठंडी आवाज तथा गहराई में गूंजी और कर्कश की आवाज लंबे समय तक मौन रहने के बाद धीरे-धीरे बोली। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कैलामिटी क्लैन आपको लाइट पर का प्रत्यारोपण करने दे, लेकिन जब तक आप सीख होते हैं यह महारानी गारंटी दे सकती है कि कैलामिटी क्लैन आप पर हमला नहीं करेगा। आसपास के शून्य लोक में मौजूद 4 रहस्यमय द्वारों से आ रही आवाज ने प्रकाश नियामक के चेहरे को शांत कर दिया और उसने सकुचपूर्वक पूछा, मेरा मूल रूप से आप पर लाइट पर का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मैंने यहाँ पहुंचने पर ही यह शर्त रखी। लेकिन अब हमारे लक्ष्य अलग है। तुम्हारा कैलामिटी क्लैन प्रथम सच्चे संसार और असंख्य संसारों पर शासन करना चाहता है, जबकि हमारा क्लैन केवल प्रथम सच्चे संसार से आगे जाना चाहता है। कैसा रहेगा अगर यह आपको सीख होने में मदद करे और आप इसे बताएं कि प्रथम सच्चे संसार से आगे कैसे जाना है? उन 4 रहस्यमय द्वारों के भीतर धुंधली आकृतियां वेदी पर विराजमान प्रकाश नियामक को घृणा से दांत पीसते हुए देख रही थी। क्योंकि लाइट रेडिएटर के यहाँ पहुंचने के बाद उसने ट्रू लॉर्ड जीवी द्वारा छोड़ी गई सील को मजबूत किया। उसने उन चारों द्वारों के साथ भी छेड़छाड़ की, जिन्हें केवल प्रकाश की व्यवस्था की शक्ति से ही खोला जा सकता था। इससे भयानक द्वारों में मौजूद विपत्ति महारानी की इच्छा जागी कि काश वह भी बाहर आ सके और प्रकाश नियामक को नष्ट कर दे। हालांकि इन सब बातों को दरकिनार करते हुए विपत्ति महारानी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं महारानी सहमत हूं। विपत्ति महारानी की सहमति सुनकर वेदी पर खड़ा प्रकाश नियामक खड़ा हुआ और काले कोहरे में मौजूद रहस्यमय द्वारों का जायजा लेने लगा। उसकी आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। विपत्ति महारानी, मुझे आशा है कि आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगी। यह आपको अभी मुक्त कर देगा। इतना कहकर प्रकाश नियामक वेदी से नीचे उतरा और शून्य लोक के एक द्वार की ओर चल पड़ा। लाइट रेडिएटर, अगर तुमने कैलामिटी क्लैन को रिहा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही लाइट रेडिएटर कार्रवाई करने वाला था, विषयज्ञान और ज्ञान चेन की उदासीन आवाज गुमान रसातल के ऊपर से सुनाई दी।
लाइट रेगुलेटर, इसे जल्दी से खोल दो। तुमने जो लाइट्स और एक्सटिंग्विशन एयर पीछे छोड़ा है, वह विदाउट चेतनाओं के विनाश को सहन नहीं कर सकता। उन चार रहस्यमय द्वारों के भीतर से आपदा महारानी की तीव्र और कर्कश आवाज गूंजी, जिससे प्रकाश नियामक के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगी। क्योंकि विपत्ति की महारानी ने सच कहा था, वह यहाँ कुछ ही दिनों से छिपा हुआ था और उसे उम्मीद नहीं थी कि दो दिन विदाउट चेतनाएं इतनी जल्दी इस जगह को खोज लेंगी। हालांकि गुमान रसातल उसकी प्रकाश आत्मा बुझाने वाली सैनिक द्वारा संरक्षित था, लेकिन अगर दोनों स्वर्गीय दाव पूरी ताकत से हमला करते तो ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। बूम बूम बूम। गुमान रसातल के ऊपर से एक गर्जनापूर्ण आवाज आई। स्पष्ट रूप से दो स्वर्गीय दाव प्रकाश आत्मा बुझाने वाली सैनिक पर हमला कर उसे नष्ट कर रहे थे। प्रकाश नियामक ने काली कोहरे से घिरी खाई की ओर देखा। पूरी खाई एकदम भयानक शक्ति से भरी हुई थी, जो किसी भी क्षण ढह जाने की धमकी दे रही थी। उसने अपने दिल को कठोर कर लिया, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथ को उठाकर एक भयानक द्वार को हथेली की प्रहार से तोड़ दिया। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। एक रहस्यमय पोर्टल चकनाचूर हो गया और अन्य तीन पोर्टल भी तुरंत उसी राह पर चल पड़े, जिससे कई भयानक कैलामिटी ओरिजिन शक्तियां बाहर निकल आईं। नाइन दी गॉड प्लान, आखिरकार यह महारानी बाहर आ ही गई। आप सभी बस इस महारानी के प्रतिशोध का इंतजार कीजिए। अचानक काली कोहरे से ढके चारों द्वार चकनाचूर हो गए और कई आपदा उत्पत्ति शक्तियां एक साथ मिलकर धीरे-धीरे एक धुंधली आकृति का निर्माण करने लगी। इस धुंधली आकृति ने एक उदासीन आवाज निकाली जो पूरे गुमान रसातल में गूंज उठी। गुमान रसातल के द्वितीय सच्चे संसार के स्वर्गीय मार्ग दिशयान और पांचवें सच्चे संसार के स्वर्गीय मार्ग ज्ञान चेन ने रसातल की तलखी से आवाज सुनी और उनके चेहरे अत्यंत गंभीर हो गए। बूम बूम बूम। गुमान रसातल तेजी से ढह गया और रसातल के भीतर मौजूद काली बूंद ने तुरंत पूरे आकाश को दूषित कर दिया। अरे नहीं, दूसरे भाई, चलो जल्दी से निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र में जाकर मोह परिवार के पूर्वज को सूचित करें और उनसे नादिका के स्वामी से संपर्क करने के लिए कहें। अन्यथा यदि गुमान रसातल से निकलने वाली विपत्ति की काली धूल प्रथम सच्चे संसार के पूरे आकाश को दूषित कर देती है, तो इससे भी अधिक विपत्ति के प्राणी जागृत हो जाएंगे। ज्ञान चेन ने नायासी अपने बचाव के लिए एक प्रकाश अवरोध उत्पन्न किया और जल्दी से दिशयान से बात की। अध्याय 287 क्या आपदा बस जनजाति का पूर्वज भी जाग उठेगा। ठीक है, दिशयान ने तेजी से ढहते हुए गुमान रसातल को देखा और खुद को असहाय पाकर ज्ञान चेन के सुझाव से सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दिशयान को सहमत होते देख ज्ञान चेन ने लाइट्स और एक्सटिंग्विशन फॉर्मेशन पर हमला करना बंद कर दिया और प्रकाश की एक धारा में रूपांतरित होकर इन्फॉर्मेट कैलामिटी डिवाइस की ओर उड़ने लगा। दूसरी ओर दिशयान ने एक डिस्क निकाली, उसे लापरवाही से आकाश में फेंक दिया और उसे एक रहस्यमय प्रकाश अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसने पूरे गुमान रसातल को घेर लिया, जिससे सर्वव्यापी काली कोहरे के तेजी से फैलने को रोका जा सका। ये सब करने के बाद वह निराधार आपदा दिव्य सागर की ओर उड़ गया। गुमान रसातल के तट पर चार आपदा उत्पत्ति एक साथ मिलकर एक 9 रंगों वाली अमर वस्त्रधारी महिला का रूप धारण कर लिया, लेकिन उसके पीछे 8 तंतु लगे हुए थे। काली कोहरे में 9 रंगों के अमर वस्त्रधारण की स्त्री ने प्रकाश नियामक की ओर उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, प्रथम सच्चे संसार से आगे जाने के लिए आपको निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र में स्थानिक संरचना का उपयोग करना होगा। प्रथम सच्चे संसार से आगे बढ़ने का मौका पाने के लिए आपके पास केवल इस महारानी के साथ मिलकर नौनी देववंश का विनाश करने का विकल्प है। लाइट रेगुलेटर की आंखें झपकी और उसने जमीन के दायरे में तेजी से बहती हुई जमीन को देखा, फिर असहाय होकर सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि ऐसा है इसलिए स्वामी आपके साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन विपत्ति वंश से केवल तुम ही क्यों जागृत हुए हो। लाइट रेगुलेटर की सहमति देखकर कैलामिटी एम्प्रेस ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, मेरे कबीले के लोग इस कैलामिटी ब्लैकलिस्ट के भीतर हैं, उन्हें पूरी तरह से जागृत होने में आधा महीना लगेगा। आधे महीने के बाद यह महारानी नाइन गॉड प्लान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो ये स्वामी यहीं अपनी चोटों से उबर जाएगा। जब तुम नौनी देववंश के विरुद्ध कोई कार्रवाई करो तो इस स्वामी को सूचित कर देना। प्रकाश नियामक ने उत्तर दिया, फिर वेदी पर लौटकर पालथी मारकर बैठ गया। हालांकि 9 रंगों वाले अमर वस्त्र धारण करने वाली महिला का चेहरा ठंडा था, फिर भी उसे लाइट रेगुलेटर के खिलाफ कोई हरकत नहीं की, मानो उसे अपने पास रखने के कुछ अन्य उद्देश्य हों। तुम यहाँ अपने घावों का उपचार करो, इस महारानी को विपत्ति के प्राचीन रूप में लौटना होगा। 9 रंगों के अमर वस्त्र धारण किए महिला ने शांत भाव से कहा और सहसा से अंतरिक्ष को फाड़कर उसमें प्रवेश किया और गायब हो गई। उस महिला के चले जाने के बाद लाइट रेगुलेटर ने गुमान रसातल के तट पर स्थित 100 मील के क्षेत्र को देखा, जो पूरी तरह से ढह चुका था और आसपास के आपदा के अंधेरे को एक रहस्यमय प्रकाश अवरोध द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। द्वितीय सच्चे संसार की स्वर्गीय दाव डिस्क। क्या उस दिशयान ने सचमुच विपत्ति की काली कोहरे को फैलने से रोकने के लिए स्वर्गीय दाव डिस्क का इस्तेमाल किया। लाइट रेगुलेटर ने स्वयं से कुछ बुद्धि बताते हुए लापरवाही से एक तलवार की रोशनी की ओर इशारा किया और स्वर्गीय दाव डिस्क द्वारा उस सुरक्षात्मक गठन को नष्ट करने का प्रयास किया। बैंग बैंग बैंग। धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी। छी। अवशिष्ट शक्ति से प्रकाश नियामक पर प्रहार हुआ और उसे ताजा खून निकला। स्पष्ट अपने गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ वह दिशयान द्वारा छोड़े गए स्वर्गीय दाव डिस्क को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हम तुम सब प्रतीक्षा करो, जब ये भगवान 9वें चरण तक पहुंचेंगे तो वे समस्त लोगों को अपने चरणों में झुका देंगे। स्वर्गीय दाव डिस्क को नष्ट करने में असमर्थ प्रकाश नियामक ने प्रयास करना बंद कर दिया, अपनी आंखें बंद कर ली, हाथ की मुद्राएं बनाई और अपने शरीर के भीतर प्रकाश का संचार करके अपनी चोटों से उबरने की कोशिश की। निराधार आपदा दिव्य सागर के ऊपर समुद्र का पानी लगातार उड़ रहा था और इतना लहरों को पार करते हुए पास की भूमि की ओर बढ़ रही थी। अचानक 10,000 मील दूर आकाश काली कोहरे से ढक गया। मोकी नाव पर पीठ के पीछे हाथ बांधकर खड़ा था और गुमान खाई की ओर दूर देख रहा था। ये तो विपत्ति की महारानी की आभा है। ये शी ने भी 10,000 मील दूर काली कोहरे में उस परिचित आभा को देखा, जैसे उसकी खूबसूरत वही तन नहीं और उसकी आंखों में शीतलता झलक उठी। ये शी के बोलते ही निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र से एक पुरानी आवाज सुनाई दी। विपत्ति की महारानी जाग उठी है, चर्चा के लिए तुरंत निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र में लौटे। मोह परिवार की प्राचीन आवाज दूर तक गूंजी और मोकिन की आंखें चमक उठी। उसने सहज भाव से नाव को प्रकाश की धारा में परिवर्तित होने और निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र में लौटने का आह्वान किया। धुंध से घिरे निश्चित प्राचीन राजक क्षेत्र के भीतर मोह परिवार के मुख्य हॉल में दिशयान और ज्ञान चेन ने प्राचीन दाववादी वस्त्रधारी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और उत्सुकता से पूछा, हे पूर्वज, आपने कहा था कि नालंदा के स्वामी प्रथम सच्चे संसार में आ चुके हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया। प्राचीन दाववादी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, सज्जनों इतनी जल्दी मत कीजिए, फिलहाल केवल आपदा महारानी जागृत हुई है, इतना चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। दिशयान ने देखा कि मोह परिवार के पूर्वज आपदा महारानी के जागने को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं लग रहे थे, जिससे उनका चेहरा स्वाभाविक सा लग रहा था। हे पूर्वज, इस बार केवल आपदा वंश की आपदा महारानी जागृत नहीं हुई है, आपदा जाति की पूर्वज की जागृति के संकेत दिखा रहे हैं। विनाश जाति के पूर्वजों की खेती के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि वे कितने बुर्जिया हैं। उनके पास न केवल 9वें चरण की साधना है, बल्कि भयानक पुनरुत्थान की निश्चित कलाएं भी हैं। मुझे डर है कि नागी स्रोत की शक्ति भी विपत्ति वंश के इन पुराने सदस्यों का सामना नहीं कर पाएगी। दिशयान की बातों ने उस बूढ़े व्यक्ति को, जो दिल खोलकर मुस्कुरा रहा था, आश्चर्यचकित कर दिया। आपने कहा कि विपत्ति कबीले के बुरे लोग जागृति के लक्षण दिखा रहे हैं। हाँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम हमसे बेहतर जानते हो कि कैलामिटी क्लैन के बुरे लोगों से निपटना कितना मुश्किल है। यह दिशयान का दृढ़ उत्तर सुनकर मोह परिवार के पूर्वज भी बेचैन हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विपत्ति वंश के पुराने पूर्वज क्यों जागते हैं। हाँ, तुम तीनों जल्दी मत करो, कैलामिटी क्लैन अभी जागृत हुआ है। तुम जाओ और प्रथम सच्चे संसार के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा करो ताकि कैलामिटी ब्लैकलिस्ट में जागृत हो रहे कैलामिटी प्राणियों से निपटने की तैयारी कर सको। मैं गुमान रसातल में जाकर अनादि ईश्वर वत्स संरचना स्थापित करूंगा और जब आपदा जाति का पूर्वज जागृत होगा तो मैं उन्हें एक ही झटके में नष्ट कर दूंगा। मोह परिवार के पूर्वज के हत्याते हुए शब्द भी पूरे नहीं हुए थे कि मोकी और अन्य दो लोग पहले ही मोह परिवार के मुख्य हॉल में लौट आए थे। दिशयान ने मोकी और अन्य दो के आगमन की ओर मुड़कर देखा, उसका भाव कुछ निश्चित था और उसने पूछा, अनंता के स्वामी, क्या अनंता के ईश्वर वध से आपदा जाति के पूर्वज का वध किया जा सकता है। हाँ, इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे अनादि ईश्वर संहारक संरचना नष्ट न कर सके। मोकी ने बेपरवाही से हाथ हिलाया, मानो वह विपत्ति कबीले को गंभीरता से नहीं ले रहा हो। चूंकि आपको इतना भरोसा है तो ज्ञान चेन और मैं बाकी 4 सज्जन देवताओं से संपर्क करेंगे। गुमान रसातल की जिम्मेदारी आपकी है। दिशयान ने इतना कहकर ज्ञान चेन के साथ महल से बाहर निकल गया। दिशयान और अन्य दो लोगों को जाते हुए देखकर मोकी ने मोह परिवार के पूर्वज की ओर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, बुरे आदमी, अंतरिक्ष में सीमा सागर में जाकर अंधकार के सच्चे स्वामी को खोजो। बस उसे बता दो कि मैंने उसे कैलामिटी क्लैन को खजाने और 9वें चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए भेजा है। मोह परिवार के पूर्वज ने मोकी की बातें सुनी और उनके वृद्ध चेहरे पर संदेह का भाव आया। क्या अंधकार का स्वामी विपत्ति वंश के विरुद्ध कोई कदम उठाएगा। वो करेगा, कृपया जल्दी करो बुरे आदमी, अन्यथा अगर बहुत देर हो गई तो मुझे डर है कि मेरे अनादि ईश्वर वत्स संरचना को स्थापित करने से पहले ही आपदा जाति का पूर्वज जागृत हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बुरा व्यक्ति अंतरिक्ष में सीमा सागर में जाएगा। मैं फिलहाल ये जगत तुम्हारे हवाले करता हूँ। मोह परिवार के पूर्वज ने इतना कहकर प्रकाश की धारा में रूपांतरित होकर गायब हो गए। उनके जाने के बाद मोह परिवार के मुख्य हॉल में केवल मोकी और अन्य दो लोग ही रह गए। पतिदेव, क्या आप चाहते हैं कि अंधकार का सच्चा स्वामी अंधकार की उत्पत्ति का उपयोग करके विपत्ति कबीले को दबा दे। ये शी ने संदेह से पूछा। उसे यकीन नहीं था कि उसकी पति बनने के विचार है या नहीं। छोटी बच्ची, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम सोच रही हो। कैलामिटी क्लैन का सबसे अच्छा प्रतिद्वंदी निसंदेह डार्कनेस लॉर्ड है, जो अंधकार का स्रोत है। जब तक वह कोई कदम उठाता है तब तक वह कैलामिटी क्लैन की शक्ति के एक हिस्से को सीमित कर सकता है, जिससे आपकी पति को आपदा जाति के पूर्वज के जागने से पहले ही बिगनिंग स्कोर से इन्फॉर्मेशन स्थापित करने का मौका मिल जाएगा। अध्याय 288 प्राचीन देवता प्रकट होते हैं। इस तरह हमें आपदा जाति के पूर्वज को पूरी तरह से नष्ट करने की शत प्रतिशत गारंटी होगी। शेष विपत्ति वंश के प्राणियों का कोई महत्व नहीं है। मोकी की बातें सुनकर उसके बगल में चुपचाप बैठी शिन्युई ने अचानक पूछा, पतिदेव, जब हम विपत्ति को से निपटेंगे तो क्या प्राचीन देव हमें पीछे से घेर लेगा। शिन्युई के प्रश्न का सामना करते हुए मोकी ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर सिर हिलाकर उत्तर दिया, प्राचीन देववंश ने लंबे समय से कोई गतिविधि नहीं की है और मुझे नहीं पता कि वे क्या साजिश रच रहे हैं। ये संभव है, हालांकि अभी हमारे पास प्राचीन देववंश से निपटने का समय नहीं है। जब हम विपत्ति वंश से निपटेंगे तो प्राचीन देववंश के किसी भी सुराग पर नजर रखना। चलो हम पहले गुमान रसातल की ओर चलेंगे। मोकी ने अपना जवाब समाप्त करने के बाद अनायास ही बुलंद स्काई स्पेस लाइन को प्रकट किया और उसमें प्रवेश कर गया।
ये शी और शिन्यू ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई और सवाल नहीं पूछा और उसके पीछे बुढ़िया स्काई डिजाइन में प्रवेश कर दुआन रसातल की ओर चल पड़े। प्रथम वास्तविक दुनिया तारा दफन प्राचीन क्षेत्र। एक भव्य और शानदार पर्वत शिखर पर सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़ा था। उसकी निगाहें गहन थी क्योंकि वह भगवान खाई की दिशा में देख रहा था। हे विपत्ति कबिला है ना। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम सब इस बार नाइन गॉटलैंड को भारी नुकसान पहुंचा पाओगे। सफेद बालों वाले बूढ़े ने मन ही मन बुदबुदाया। वास्तव में वह नाइन गॉटलैंड और कैलामिटी क्लैन के बीच हुई युद्ध से काफी प्रसन्न था। प्रथम पूर्वज कुल के भीतर से खबर आई है कि क्यों परिवार का एक सदस्य प्रथम सत्य जगत के बाहर ग्रह में सत्य जगत में प्रकट हुआ है। प्रथम पूर्वज तो पहले ही गिर चुके हैं। अचानक काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के पीछे प्रकट हुआ और कांपती हुई आवाज में सूचना देने लगा। हम ये तो बेहद शर्मनाक है। उनकी तो परिवार की हिम्मत कैसे हुई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी सी सांसें अपने पैर से थोड़ा सा दबाव डाला और पूरी पर्वत चोटी धीरे धीरे नीचे धंस गई। प्राचीन देववंश के प्रथम पूर्वज को क्रोधित देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति का पूरा शरीर कांपने लगा। प्रथम पूर्वज अब हमें क्या करना चाहिए। कैलामिटी क्लैन की मोहर टूट गई है। अब हमें वो परिवार से निपटना चाहिए या क्यों परिवार से। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने काले कपड़े पहने व्यक्ति का प्रश्न सुना और ठंडे स्वर में कहा। वो परिवार की तरह क्यों परिवार में भी ज्यादा सदस्य नहीं है। आप पहले चौथे वास्तविक रूप में लौटकर अन्य कुछ सदस्यों को पहले वास्तविक रूप में आने के लिए सूचित करें। जब कबीले के अन्य सदस्य आ जाएं तो आप उन्हें प्रथम वास्तविक जगत के बाहर की परिवार से निपटने के लिए नेतृत्व करेंगे। विपत्ति कबीले और वो परिवार के मामले इस बूढ़े व्यक्ति पर छोड़े जा सकते हैं। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति का बूढ़े व्यक्ति के शब्दों का खंडन करने का कोई इरादा नहीं था। वो जानता था कि उस बूढ़े व्यक्ति की नौकरी चरण की साधना के साथ वो परिवार को नुकसान पहुंचाना उतना ही आसान होगा जितना कि अपना हाथ पलटना। जी हाँ, यह अधीनस्थ समझ गया है। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने आदतपूर्वक अपनी मुट्ठियां खींची, फिर अचानक एक तेज गति से गायब हो गया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के चले जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया और उसने प्राचीन राजक क्षेत्र की दिशा में दूर तक देखा। कि परिवार आपका असल उद्देश्य क्या है। आप अकेले ही ग्रैंड मिस्टर वर्ल्ड पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बुदबुदाया। वह ये समझने में असमर्थ था कि निश्चित प्राचीन की परिवार ग्रैंड मिस्टर वर्ल्ड को कैसे नियंत्रित करता है। ग्रैंड मिस्टर वर्ल्ड हॉर्नमैन सीक्रेट रेल से भिन्न है। हॉर्नमैन सीक्रेट रेल चौथे ट्रू वर्ल्ड से बाहर की दुनिया से संबंधित है और ग्रैंड मिस्टर वर्ल्ड फर्स्ट ट्रू वर्ल्ड के बाहर की दुनिया है। ये रहस्य केवल प्राचीन देववंश और निश्चित प्राचीन की परिवार को ही ज्ञात है। हालांकि जब से की परिवार प्रथम वास्तविक दुनिया से गायब हो गया और उसे अकेले ही ग्रैंड मिस्टर वास्तविक दुनिया पर कब्जा कर लिया, तब से प्राचीन देववंश स्वाभाविक रूप से इसमें अपना हिस्सा चाहता था। लेकिन सृष्टि की शुरुआत से ही प्राचीन देवताओं के पूर्वज ने हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन क्यों परिवार से ग्रैंड मिस्टर वर्ल्ड को छीनने में असफल रहे और इसके बजाय कई पुराने पूर्वज मारे गए। हम एक बार जब ये बूढ़ा आदमी परिवार और कैलामिटी क्लैन से निपटेगा तो मैं तुम्हारे परिवार से हिसाब चुकता करने जाऊंगा। जैसे ही उसने ये सोचा, बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और गुमान खाई की ओर उड़ना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था कि क्या उसे पता था कि मोकिंग और बाकी दोनों नौवें चरण तक पहुंच चुके हैं। अगर उसे पता होता तो उसके चेहरे पर क्या भाव होते। गुमान रसातल में आकाश धुंधला था। आसपास की जमीन धंस गई थी, जिससे आपदा प्राचीन क्षेत्र की ओर जाने वाले चार स्थानिक मार्ग दिखाई देने लगे थे। एक प्राचीन वेदी काले कोहरे के भीतर छिपी हुई थी। असीम विपत्ति का काला कोहरा स्वर्गीय दाव चक्र द्वारा उत्सर्जित एक रहस्यमय प्रकाश आवरण से घिरा हुआ था, जिससे वह कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया में प्रवेश करने से रोका जा रहा था। बुढ़िया स्काई डिजाइन के अंदर मोकिंग अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख खड़ा था। दूर से आकाश में से स्वर्गीय दाव चक्र को देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। दिशा ने सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने विपत्ति के काले कोहरे का सामना करने के लिए स्वर्गीय दाव चक्र को छोड़ दिया। पतिदेव, आप अनादि ईश्वर वत्स संरचना को कैसे स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अपने पति की बातें बदल से सुनकर यशी ने जानने में पूछ लिया। शिन्यू ने मोकिंग को हैरानी भरे भाव से देखा और सोचने लगी कि वो फॉर्मेशन को कैसे स्थापित करने का इरादा रखता है। शीर, स्वर्गीय दाव चक्र एक अच्छी चीज है। आपका पति इसे गठन की मूल के रूप में उपयोग करेगा और फिर स्वर्गीय दाव चक्र द्वारा उत्सर्जित रहस्यमय प्रकाश के साथ अनादि ईश्वर गठन की स्थापना करेगा। मोकिंग ने दफन आकाश अंतरिक्ष समय से बाहर निकलते हुए जवाब दिया। यशी और दूसरी महिला ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे बाहर निकल गई। स्वर्गीय दाव चक्र द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के आवरण के भीतर चारों ओर घोर अंधेरा था। वेदी पर मौजूद प्रकाश नामक ने एक परिचित आभा को पास आते हुए महसूस किया और वह अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सका। उसने काले धुंध के माध्यम से प्रकाश के पर्दे के बाहर की ओर देखा। जब तक उसने देखा नहीं तब तक उसे पता नहीं था और जब उसने देखा तो वह चौंक गया। देखो, अनामिका के स्वामी, वह प्रथम सच्चे संसार में कैसे आया। क्या मुमकिन चेंज असफल हो गया। लाइट रेगुलेटर का चेहरा भय से भरा हुआ था। सौभाग्यवश कैलामिटी के काले कोहरे ने उसकी आभा को छिपा लिया था। स्वर्गीय दाव चक्र द्वारा उत्सर्जित रहस्यमय प्रकाश की आड़ में जिसने बाहर से आपदा के काले कोहरे को घेर रखा था, बाहर से आपदा रसातल के अंदर की विशिष्ट स्थिति को देखना असंभव था। नहीं, मुझे जल्दी से भागना होगा। ये रहने की जगह नहीं है। लाइट रेगुलेटर ने खुद से बुदबुदाते हुए लापरवाही से एक ऐसी दुकान खोला और उसमें प्रवेश कर गया। उसने राजकता के अंतरिक्ष काल में आपदा महारानी की आपदा प्राचीन क्षेत्र से लौटने की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी। जैसे ही मोकिंग और अन्य दो लोग गुमान खाई के ऊपर इस आकाश में पहुंचे, तब तक मूल 10,000 फुट की दिखाई जमीन की धंसने के साथ ही गायब हो चुकी थी। आकाश से नीचे देखे पर स्वर्गीय दाव चक्र द्वारा उत्सर्जित रहस्यमय प्रकाश की आड़ ने गुमान रसातल के स्वामी के क्षेत्र को घेर लिया था, जो हर जगह विपत्ति के काले कोहरे से भरा हुआ था। कभी-कभी काले कोहरे से भयानक आवाज़ें निकलती थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती थी कि उसके भीतर छिपे हुए कैलामिटी क्लैन के प्राणी जानने वाले थे। पतिदेव, स्वर्गीय दाव चक्र अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। विपत्ति का काला कोहरा संभवतः अन्य स्थानों से संपूर्ण प्रथम सच्चे संसार में फैल जाएगा। ये चिंतित दिख रही थी। वह रहस्यमय प्रकाश के घेरे में प्रवेश करके विपत्ति के काले कोहरे में विपत्ति की महारानी को खोजना चाहती थी। चिंता मत करो, विपत्ति का काला कोहरा अन्य स्थानों से स्वाभाविक रूप से प्रथम वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर सकता है। हमें बस यही पहरा देना है। अन्य स्थानों पर व्याप्त विपत्ति के काले कोहरे को केवल दूसरे सृजन देवता और उन दो स्वर्गीय दाव के भरोसे ही छोड़ा जा सकता है। मोकिंग ने यशी को पीछे खींच लिया और उसे स्वर्गीय दाव चक्र द्वारा उत्सर्जित रहस्यमय प्रकाश के घेरे में कदम रखने से रोक दिया। शिन्यू ने समझाते हुए कहा, बहन शी, यही पर आपदा जाति के पूर्वज जागृत होते हैं। हमें बस यही पहरा देना है। पति द्वारा अनादि ईश्वर गठन की स्थापना करने और आपदा जाति के पूर्वज से निपटने के बाद हम दूसरों की मदद करने जा सकते हैं। यशी ने मोकिंग और बहन शिन्यू की बातों को सुना, फिर रुक गई और इच्छा से सहमति में सिर हिलाया। हम बस इतना ही कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रथम सच्चे संसार के सृजनकर्ता ईश्वर और दो विदाओं चेतनाएं कहीं और प्रकट होने वाली विपत्ति के काले कोहरे को रोक सकेंगी। ठीक है छोटी बच्ची, जब तक उनका सामना आपदा जाति के पूर्वज से नहीं होता तब तक अन्य विपत्ति वंश के प्राणियों से निपटना ही काफी होगा। मोकिंग ने यशी के कंधे पर थपथपाया और शून्य लोक से होते हुए स्वर्गीय मार्ग चक्र के पास पहुंच गया। अध्याय 289 तैयार अप्रत्याशित घटना। स्वर्गीय दाव से निकलने वाली प्रकाश की स्क्रीन दिशा की आभा की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिरोध नियमों को धारण करती थी। मोकिंग ने 10,000 मील तक फैली पर्वत श्रृंखला को देखा, जिसमें हजारों चोटियां और ढालियां थीं, फिर भी उन पर एक भी जीवित प्राणी नहीं था। केवल गुमान रसातल में ही जीवित प्राणियों की आभा में उतार चढ़ाव दिखाई दिए। मोकिंग ने विपत्ति के काले कोहरे में झांकने के लिए अपनी दिव्य आंखों को सक्रिय किया। उसने काले कोहरे के भीतर छिपे हुए चार स्थानिक मार्ग खोजे, जो एक रहस्यमय दुनिया से जुड़ते हुए प्रतीत होते थे और जिनके केंद्र में एक वेदी दिखाई दे रही थी। हालांकि वेदी पर कोई नहीं था, केवल प्रकाश नियामक। हे प्रकाश नियामक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गहराई से छिपोगे। ये सोचकर हैरानी होती है कि अंततः तुम्हें ही विपत्ति वंश में स्थान मिलेगा। मोकिंग ने बुदबुदाते हुए अपना हाथ स्वर्गीय दाव उल्लेख पर रखा और एक अंधकार में अनंत स्रोत उसमें समाहित हो गया। बूम बूम बूम। अंधकार में अनादि स्रोत के एकीकरण के साथ स्वर्गीय दाव उल्लेख की रहस्यमय प्रकाश तेजी से रूपांतरित हो गई, अंततः एक विशेष प्रतीक का रूप धारण कर लिया। विशेष प्रतीक चिन्ह को प्रकट होते देख मोकिंग ने अपना हाथ हिलाया और चार प्राचीन वीरान झंडे प्रकट हुए, जिन्होंने तेजी से तबाही के काले कोहरे को घेर लिया। बूम बूम बूम। अचानक चारों झंडों से विचित्र शक्तियां निकलीं जो आपस में जुड़कर स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं का निर्माण करने लगी। प्रत्येक पहले से भयावह विनाशकारी शक्ति निकल रही थी, जिसने आपदा के काले कोहरे को स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना के भीतर फंसा लिया था। ये सब करने के बाद मोकिंग ने यशी और शिन्यू की ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जिया, शिन्यू, तुम दोनों स्वर्गीय दाव उल्लेख और स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज पर नजर रखना। तुम्हारा पति तुरंत अनादि ईश्वर वत्स संरचना स्थापित करेगा। यशी और शिन्यू ने एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से हिलाकर कहा, पतिदेव, आगे बढ़िए और फॉर्मेशन तैयार कीजिए। इसे जिया और बहन शिन्यू पर छोड़ दो। यशी का जवाब सुनकर मोकिंग आसपास की विभिन्न पर्वत चोटियों की ओर उड़ गया। उसे कुछ और पर्वतीय चोटियों को खोजने की आवश्यकता थी ताकि वह अन्य फॉर्मेशन एक स्थापित कर सके और अपनी शक्ति का उपयोग करके इस 10,000 मील लंबी पर्वत श्रृंखला को आरंभ ही ईश्वर वत्स फॉर्मेशन में परिवर्तित कर सके। उस समय वह आपदा जाति के पूर्वज के जागने की प्रतीक्षा कर सकता था और उनकी स्वर्ग विरोधी पुनरुत्थान क्षमता को दबाने के लिए अनादि ईश्वर वत्स गठन का उपयोग कर सकता था। बीटल्स स्लॉट स्लेइंग फॉर्मेशन मोकिंग द्वारा निर्मित एक रहस्यमय फॉर्मेशन था, जो डार्क बीटल्स सोर्स और बीटल्स ट्रू स्वॉर्ड पर निर्भर एक विशेष हत्या फॉर्मेशन का निर्माण करता था। समय बहुत तेजी से बीत गया। मोकिंग ने इस 10,000 मील लंबी पर्वत श्रृंखला में फॉर्मेशन स्थापित करने में 2 दिन बिताए। परिणाम स्पष्ट था। ये 10,000 मील लंबी पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से रत्तलाल प्रकाश की एक आकृति से घिरी हुई थी। रत्तलाल प्रकाश संरचना के बाहर मोकिंग ने गुमान रसातल की दिशा में एक नजर डाली। जैसे ही आपदा जाति का पूर्वज जागृत होगा, ये प्रकाश संरचना अंधकार में अनादि स्रोत की शक्ति उत्सर्जित करेगी, जिससे आपदा जाति के पूर्वज की स्वर्ग विरोधी पुनरुत्थान क्षमता दब जाएगी। उस समय वह अनादि सत्य तलवार का उपयोग करके उन सभी को आसानी से नष्ट कर सकता था। ये शिव और शिन्यू ने यह देखा और समझ गए कि घेरा पूरा हो चुका है। वे तुरंत रत्तलाल प्रकाश के घेरे से बाहर निकलकर मोकिंग के पास आ गए। पतिदेव, गठन पूरा हो गया है, क्या हम ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे। शिन्यू जैसे ही मोकिंग के पास पहुंची, उसने तुरंत पूछा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। बेशक, हम गुमान रसातल के पास पहरा देंगे। जैसे ही आपदा जाति का पूर्वज जाग उठेगा, हम उन्हें तुरंत नष्ट कर देंगे। मोकिंग ने इस अज्ञात 10,000 मील लंबी पर्वत श्रृंखला को देखते हुए जवाब दिया और फिर दोनों महिलाओं को वापस उसी में ले गई।
उन तीनों मोकिन के साथ रत्नाकर प्रकाश संरचना में प्रवेश किया और गुमान रसातल के आसपास के क्षेत्र में लौट आए। धूल से ढके एक पर्वत चोटी पर रुक गए और आपदा जाने की पूर्व की जाने की प्रतीक्षा करने की तैयारी करने लगे। रत्नाकर प्रकाश संरचना के बाहर संरचना द्वारा रोकी गई। अनंता के स्वामी, आपने मुझे अंतरिक्ष में सीमा सागर से यहाँ आने के लिए मजबूर किया, तो आपने यहाँ फिर से एक संरचना क्यों स्थापित की है? फॉर्मेशन के बाहर से डार्कनेस टू लॉर्ड की नाराज की भरी आवाज आई, जिसे मोकिन ने ऊपर देखा और फिर अपने हाथ के इशारे से बिगिनर स्क्वाड्स ने फॉर्मेशन में एक प्रवेश द्वार खोल दिया। अंधकार के सच्चे स्वामी और मोह परिवार के पूर्वज उड़कर आए और तेजी से उस पर्वत शिखर पर पहुंच गए जहां मोकिन और दोनों महिलाएं थीं। मोकिन ने अंधकार के सच्चे स्वामी और मोह परिवार के पूर्वज के आगमन को देखा और हल्के से मुस्कुराया। यहाँ की विपत्ति काली धुन आपको 9वें चरण में कदम रखने में मदद कर सकती है, लेकिन आपको विनाशकारी वंश के पूर्वज को दबाना होगा जो जागृत होने वाला है। मोकिन की बातें सुनकर अंधकार के सच्चे स्वामी की आंखों में एक चमक आ गई। क्या आपको यकीन है कि विपत्ति का काला कोहरा मुझे 9वें चरण में कदम रखने में मदद कर सकता है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो आपदा की काली कोहरे को परिष्कृत करके देखो। अंधकार के सच्चे स्वामी ने मोकिन के सुझाव पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उन्होंने शून्य लोक में प्रवेश किया, स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना के बाहर आए और धूल की एक छोटी सी गुच्छे में रूपांतरित होकर प्रलय के काले कोहरे में उड़ गए। मोह परिवार के पूर्वज ने अंधकार के सच्चे स्वामी को आपदा के काले कोहरे में प्रवेश करके देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, हे भगवान, क्या बाहर दिखाई देने वाली रत्नाकर प्रकाश संरचना पौराणिक अनादि ईश्वर संरचना के बाहर है? बुरे आदमी, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना विपत्ति के काले कोहरे को रोक कर रखती है, जिससे अंदर मौजूद विपत्ति की जीव बाहर नहीं निकल पाते। जो भी बाहर निकल पाता है वह विपत्ति वंश का प्राचीन पूर्वज ही हो सकता है। उनके पूर्वज के प्रकट होने के बाद उनकी पुनरुत्थान क्षमता को अनादि ईश्वर संरचना द्वारा दबा दिया जाएगा, जिससे उन्हें मारना आसान हो जाएगा। मोकिन की व्याख्या सुनकर मोह परिवार के पूर्वज की वृद्ध आंखें चिंतन में लीन हो गई। काफी देर बाद मोह परिवार के बुजुर्ग पूर्वज अचानक बोले, चूंकि आप चारों यहाँ हैं, इसलिए मैं आपदा की जीवों को खत्म करने के लिए अन्य क्षेत्रों में जाऊंगा। मैं ये जगह आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। विशितियान और जियांग चेन को सूचित करना याद रखें और उन्हें बताएं कि जब वे आपदा प्राणियों को नष्ट करते हैं तो उन्हें व्यवस्थित विनाशी शक्ति का उपयोग करना होगा। इस तरह उन साधारण आपदाग्रस्त प्राणियों की पुनर्जीवन क्षमता भी बेकार हो जाएगी। मोकिन ने चेतावनी देते हुए मोह परिवार के पूर्वज से 2 दिन में दाव चेतनाओं को यह संदेश देने का अनुरोध किया। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। मोह परिवार के पूर्वज ने बोलते बोलते बात खत्म की। मुड़े और प्रकाश की गति में परिवर्तित होकर गायब हो गए। मोह परिवार के पूर्वज के चले जाने के बाद येशी और शिनयुए ने उत्सुकता से स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना में देखा। वे ये देखना चाहते थे कि अंधकार के सच्चे स्वामी अंदर कैसे हैं। पतिदेव, अंधकार का सच्चा स्वामी वहां बहुत समय से विद्यमान है। क्या कुछ अप्रत्याशित घटित होगा? नहीं, वह जल्दी बाहर आ जाएगा। मोकिन और येशी की बातचीत समाप्त हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना के भीतर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। बूम बूम बूम। चारों झंडे तेजी से घूमने लगे और अंधकार के सच्चे स्वामी की आकृति उनमें से बाहर निकल आई। अनंता के स्वामी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। विपत्ति के काले कोहरे का अंधकार में मूर्ख छत समान है और यह वास्तव में मुझे 9वें चरण में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। अंधकार का सच्चा स्वामी अपने चेहरे पर एक अनियंत्रित मुस्कान लिए पर्वत शिखर पर लौट आया। हे, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। विपत्ति अब यह जागने वाला है। उनके जागने के बाद आप स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना को नियंत्रित करके विपत्ति कबीले के मुखिया से निपटेंगे और आपदा जाति के पूर्वज से मैं निपटूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। अंधकार के सच्चे स्वामी ने मोकिन को जवाब दिया। फिर मुड़कर स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना में वापस उड़ गए। मोकिन ने अंधकार के सच्चे स्वामी को स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना में फिर से उड़ते हुए देखा और जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक एक बुरी आवाज सुनाई। अनंता के स्वामी, आप विपत्ति को इतनी आसानी से समाधान करना चाहते हैं। ये बुरा आदमी आपको ऐसा करने कैसे दे सकता है? इस बुरे आदमी को आपकी थोड़ी मदद करने दीजिए और कैलामिटी क्लैन को जल्दी जगाइए। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही वृद्ध आवाज धीमी हुई, कई अजीब तलवारों की रोशनी ने अनादि ईश्वर संरचना को घेरते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं की संरचना पर प्रहार किया। बूम बूम बूम। तलवार की रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना को नष्ट कर दिया और विपत्ति का काला कोहरा अब अनियंत्रित होकर एक दंड में तब्दील हो गया। अध्याय 290 निश्चित आकाश अंतरिक्ष की तकनीक प्रकट होती है, प्रथम लोक का विनाश करती है। सीनियर चांद जुबान, क्या शानदार असिस्ट था। 9वीं देववंश का सफाया करने के बाद मैं निश्चित रूप से प्राचीन देववंश को हॉन्गमैन सच्चे संसार पर कब्जा करने में मदद करूंगा। विद्या महारानी की आवाज अचानक उस राजक काले कोहरे से निकली, जिससे मोकिन और अन्य दोनों तुरंत गंभीर हो गए। जिया, शिनयुए, तुम दोनों ही रहो और स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज को संभालो और विपत्ति महारानी से निपटो। तुम्हारे पति बाहर जाकर प्राचीन देववंश के पूर्वज की समस्या का समाधान करेंगे। मोकिन जानती थी कि ये कदम किसने उठाया है और उसने तुरंत दोनों महिलाओं को निर्देश दिए। ठीक है, पतिदेव, सावधान रहना। येशी और शिनयुए ने जवाब दिया और आकाश की ओर उड़ते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज पर नियंत्रण पाने और एक बार फिर विनाशकारी आपदा के काले कोहरे को दबाने की तैयारी करने लगी। जहां तक काले कोहरे में विद्यमान विपत्ति की महारानी का सवाल है, अंधकार का सच्चा स्वामी स्वाभाविक रूप से उसे निपटेगा। विपत्ति की महारानी, इस बुरे आदमी को धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बुरा आदमी तुम्हारा बड़ा है, इसलिए कैलामिटी क्लैन की मदद करना ही सही है। जैसे ही येशी और शिनयुए स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज को नियंत्रित करने की तैयारी में स्वर्गीय दाव चक्र की ओर उड़े, रत्नाकर प्रकाश संरचना के बाहर सफेद वस्त्र पहने एक दाववादी वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। ये वास्तव में प्राचीन देववंश के पूर्वज चांद जुबान थे और साथ ही एकमात्र 9वें चरण के व्यक्ति भी थे। चौथे सच्चे संसार में शिखर, जो लगभग सभी लोगों को पूरा करने के करीब था। जब मोकिन ने उस बुरे व्यक्ति को रत्नाकर प्रकाश के घेरे से बाहर आते देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। चांद जुबान बूढ़े कुत्ते, क्या तुम यहाँ मरने आए हो? मोकिन विशाल पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलकर आकाश में पहुंची और सफेद दाववादी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को ठंडी निगाहों से घूरने लगी। अनंता के स्वामी, आपको प्रथम सच्चे संसार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ के मामले ऐसे नहीं हैं जिनमें मात्र भौतिक अस्तित्व भाग ले सके। यदि आप अपना भला जानते हैं तो अनादि ईश्वर बद्ध और स्वर्ग और पृथ्वी चार दिशाओं गठन को वापस ले और आपदा जाति के पूर्वज को जागृत होने दें और 9वीं देववंश का नाश करें। बूढ़े चांद जुबान ने उसे समझाने की कोशिश की क्योंकि उसने अभी अपनी आदि शक्ति का ही उपयोग किया था। फिर भी वो केवल अनादि ईश्वर बद्ध संरचना को पार करने और स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं की संरचना को नष्ट करने में ही सफल रहा था। हालांकि येशी और शिनयुए ने स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और राजा का आपदा का काला कोहरा एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले गठन के भीतर दबा दिया गया। हे चांद जुबान बूढ़े कुत्ते, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। महज भौतिक अस्तित्व। तस तस तस, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग पानी से भरा है या नहीं। मोकिन ने कुछ बार उपहास किया और अनादि सत्य तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। बूढ़े चांद जुबान ने मोकिन को उसे लड़ने की तैयारी करते हुए देखा और उनके वृद्ध चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। हे नादिका के स्वामी, चूंकि आप लड़ाई करना नहीं जानते, इसलिए इस बुरे व्यक्ति को दिखाई कि आप क्या कर सकते हैं। बूढ़े चांद जुबान के बोलते ही उनके हाथ में एक झाड़ू प्रकट हुई। एक सहज इशारे से पूरी दुनिया भयानक क्षणिक उथल-पुथल में डूब गई। बूम बूम बूम। धूल से आकाश भर गया, अंतरिक्ष बिखर गया और लौकिक शांति प्रकट हुई, जिसने पल भर में मोकिन को डुबो दिया। अनंता के स्वामी, यहाँ से कुमार रसातल आपदा जाति के पूर्वज का विश्राम स्थल है। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम प्रथम सच्चे संसार के बाहर लौकिक उथल-पुथल में न गिर जाओ। ये बुरा आदमी तुम्हारी दोनों पत्नियों को पकड़ने और उन्हें प्राचीन देववंश के वंशजों को खिलौने के रूप में देने की योजना बनाएगा। बूढ़े चांद जुबान ने क्षणिक उथल-पुथल में फंसी मोकिन की ओर देखते हुए कई बार निंदपूर्ण मुस्कान बिखेरी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे पूरा यकीन था कि मोकिन के पास प्रथम वास्तविक दुनिया के बाहर के लौकिक उथल-पुथल से बचने की कोई क्षमता नहीं थी। इसी बीच येशी और शिनयुए, जो अनादि ईश्वर बद्ध संरचना में थी, ने स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। उन्होंने ऊपर देखा और मोकिन को प्रथम सच्चे संसार के बाहर लौकिक उथल-पुथल में बहते हुए पाया और दोनों महिलाओं के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। प्रथम सच्चे संसार के बाहर एक अराजक अंतरिक्ष काल में इस समय के उथल-पुथल में फंसा हुआ मोकिन एक धुंधले स्थान में था। उसका शरीर आसपास के स्थान द्वारा बुरी तरह से संकुचित हो रहा था। उसके हाथ में मौजूद अनादि सत्य तलवार का भी कोई उपयोग नहीं था। मोकिन ने सहजता से दफन आकाश अंतरिक्ष समय का आह्वान किया, उसमें प्रवेश किया और बाहर के धुंधले अंतरिक्ष को देखा। चांद जुबान बूढ़ा कुत्ता, वो प्रथम सच्चे संसार के बाहर के लौकिक उथल-पुथल को कैसे नियंत्रित कर सकता है? मोकिन ने धुंधले अंतरिक्ष में समय के टुकड़ों को चमकते हुए देखा और उसका चेहरा संदेह से भर गया। धुंधले अंतरिक्ष में चमकते हुए क्षणिक टुकड़ों ने मोकिन को अपनाती, साथ ही साथ उन दुनियाओं को देखने की अनुमति दी जिन्हें उसने पहले नष्ट कर दिया था। इन टुकड़ों के भीतर से लगातार बढ़ते आक्रोश की आवाजें निकल रही थी। मोकिन, हे शैतान, तुमने पंखीन सच्चे संसार को क्यों नष्ट किया? क्या उसके भीतर मौजूद असंख्य जीव भी तुम्हें नाराज कर रहे थे? मानव पूर्वज की ठंडी आवाज टुकड़ों से आई, जिसमें मोकिन से सवाल किया गया कि उसने बिना किसी कारण के पंखीन वास्तविक दुनिया को क्यों नष्ट कर दिया? हे शैतान, हमारे परिवार को हमें वापस दे दे। क्षणिक टुकड़ों के भीतर लगातार भयानक आवाजें निकल रही थी, मानो मैं मोकिन को हजार टुकड़ों में फाड़ देना चाहती हूँ। बाहर दुनिया अंतरिक्ष में लगातार चमकते हुए क्षणिक टुकड़ों को देखते हुए और दफन आकाश के में प्रवेश करने वाले अनगिनत जीवित प्राणियों की आक्रोश की आवाजों को सुनते हुए मोकिन का चेहरा शांत था। वह बस इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह यहाँ की लौकिक अशांति को नष्ट करने के लिए दफन आकाश निश्चित तकनीक का उपयोग करे और साथ ही साथ प्रथम वास्तविक दुनिया को भी नष्ट कर दे। प्रथम वास्तविक दुनिया, गुमान रसातल, विशाल पर्वत श्रृंखला। अनादि ईश्वर बद्ध संरचना के बाहर खड़े चांद जुबान ने मोकिन को प्रथम सच्चे संसार के बाहर लौकिक उथल-पुथल में बहते हुए और लंबे समय तक बाहर न निकलते हुए देखा, जिससे वह जोर से हंस पड़ा। हाँ, कितना हास्यास्पद है। एकमात्र भौतिक अस्तित्व प्रथम सच्चे संसार के मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस करता है। बूढ़े चांद जुबान ने जोर से हंसते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए झाड़ू को एक और बार घुमाकर रत्नाकर प्रकाश संरचना को नष्ट करने की तैयारी की। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। बूढ़े चांद जुबान के हाथ में मौजूद झाड़ू के संपर्क में आते ही रक्त के रंग की लाल रोशनी की आकृति पल भर में चकनाचूर हो गई। क्योंकि मोकिन के हस्तक्षेप के बिना अनादि ईश्वर बद्ध संरचना एक खाली खोल की तरह थी जो आसानी से नष्ट हो सकती थी। सच्चे स्वामी जी, विपत्ति वंश द्वारा 9वीं देववंश का विनाश मात्र समय की बात है। ये वृद्ध व्यक्ति आपको व्यर्थ प्रतिरोध न करने की सलाह देता है। भले ही आप यहाँ की गुमान रसातल को नष्ट कर दें, फिर भी प्रथम वास्तविक दुनिया में कैलामिटी क्लैन के पास ऐसे अनगिनत प्रवेश द्वार मौजूद हैं। 9वें चरण के दफन प्राचीन क्षेत्र के अधिकांश विशेषज्ञ अपने कब्जे में सो रहे हैं। अगर वे सभी जागे तो आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। बूढ़े चांद जुबान ने अनादि ईश्वर बद्ध गठन को नष्ट कर दिया और जल्द ही स्वर्गीय दाव चक्र से कुछ ही दूरी पर पहुंच गए, जहां से वे शांतिपूर्वक येशी और शिनयुए की ओर देख रहे थे। हे, मुझे अफसोस है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। आकाश और पृथ्वी को दफना दो। येशी और शिनयुए के जवाब देने से पहले ही मोकिन की ठंडी आवाज कहीं अज्ञात स्थान से सुनाई दी। अंधकार में अनादि स्रोत की एक शक्ति येशी और शिनयुए को लेकर दफन आकाश के में प्रवेश कर गई।
इसके बाद अनादि स्रोत की एक प्रचंड शक्ति ने भगवान रसातल की विशाल पर्वत श्रृंखला को भर दिया और आकाश पर भर में अंधेरा छा गया। बूढ़ी चांद जुबान ने आकाश को अंधेरा होते देखा और अनादि स्रोत की प्रचंड शक्ति ने प्रथम सच्चे संसार को प्रचंड रूप से नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसका नौवां चरण भी, शरीर का ऊपरी हिस्सा धीरे-धीरे चकनाचूर हो रहा था। बूम बूम बूम। नहीं नहीं, तुम पागल हो। तुमने वास्तव में बुलस्काई तकनीक का इस्तेमाल किया है। क्या तुम प्रथम सच्चे संसार को नष्ट करके उसे अनंत शून्य लोक में धकेलना चाहते हो? बूढ़ी चांद जुबान की भयभीत आवाज अभी खत्म नहीं हुई थी कि आसपास का शून्य क्षेत्र अनादि स्रोत की शक्ति से भर गया, जो पूरे प्रथम सच्चे संसार में फैलने लगी, मानो वास्तव में प्रथम सच्चे संसार को नष्ट करने का इरादा रखती हो। बुजुर्ग चांद, मेरा मूल उद्देश्य तो केवल कैलामिटी क्लैन का सफाया करना था, लेकिन तुमने मेरे द्वारा स्थापित बिगिनिंग गॉड से इन्फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। तब मैं सीधे ही संपूर्ण प्रथम सच्चे संसार को नष्ट कर दूंगा और उसे पूरी तरह से शून्य लोक में दफन कर दूंगा। मोकिन के ठंडे शब्द प्रथम सच्चे संसार के बाहर से आए थे, जो प्रथम सच्चे संसार के सभी शक्तिशाली लोगों के जीवन की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे थे। तुम पागल हो। बूढ़ी चांद जुबान को ये पता नहीं चल पा रहा था कि मोकिन की आवाज कहां से आ रही है, केवल उनका शरीर धीरे-धीरे टूट रहा था और अंततः अनादि स्रोत की शक्ति से टुकड़े हो गया। बैंग बैंग बैंग। आसपास का आकाश तेजी से चकनाचूर हो गया, जिससे तारों का एक शानदार सागर प्रकट हुआ, जो धीरे-धीरे संपूर्ण प्रथम वास्तविक दुनिया में फैल गया। अध्याय 291 समय सागर में वापसी। अंतिम अध्याय। प्रथम सच्चे संसार के बाहर चकाचौंध भरे तारों के सागर में एक प्राचीन तारे पर मोकिन ने प्रथम सच्चे संसार को नष्ट करने के लिए अनादि स्रोत की समस्त शक्ति और दफन आकाश निश्चित तकनीक का प्रयोग किया। इससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह प्राचीन तारे पर पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था और देख रहा था कि प्रथम वास्तविक जगत को बुलस्काई फोर्बिडन टेक्निक और बिगिनिंग सोर्स पावर द्वारा किस प्रकार से बेतहाशा टुकड़े किया जा रहा है। प्रथम वास्तविक जगत के लगभग सभी शक्तिशाली व्यक्तित्व दफन हो गए थे। केवल कुछ ही लोग उस खंडित प्रथम वास्तविक जगत से बचकर निकल पाए। ये शी और शनियों अपने पति के दोनों ओर खड़ी रही और काफी देर तक चुप रही। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि उनका पति इतना पागल होगा कि वह वास्तव में प्रथम वास्तविक दुनिया को नष्ट कर देगा। अब सब ठीक था। कैलामिटी क्लैन, नाइन सरेफ, अतसरेफ सब दफन हो गए थे। बच्चे, तुम सचमुच निर्दयी हो। प्रथम सच्चे संसार को जबरन नष्ट कर रहे हो। जल्द ही कई आकृतियां खंडित प्रथम वास्तविक जगत से उड़कर उस तारे पर उतरी जहां मोकिन मौजूद थी। ऊपर से उड़ने वाली आकृतियां प्रथम सच्चे संसार के चार प्राचीन सृजन देवता, मो परिवार के पूर्वज और स्वर्गीय दाव चेतना के दो अवतारों के अलावा कोई नहीं थी। जिसने बात की वह नौ स्वर्गों का सृष्टिकर्ता ईश्वर था, जो अनादि भूमि से आया था और वह प्रथम सच्चे संसार से भी आया था। हे अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? हे चारों सृष्टिकर्ता देवताओं, क्या तुम फिर से एकजुट होकर एक और प्रथम सच्चे संसार का निर्माण नहीं कर सकते? प्रथम सच्चे संसार के चारों सृजन देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में बेबसी देखी। ठीक है, अगर कहीं सच्ची दुनिया नष्ट हो जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। जैसा कि आपने कहा, ये भगवान और अन्य तीन सृजनात्मक भगवान एक और प्रथम सच्चे संसार का पुनर्सृजन कर सकते हैं। नौ स्वर्गों के सृष्टिकर्ता ईश्वर ने असहाय होकर अपना हाथ हिलाया और अन्य तीन सृष्टिकर्ता देवताओं के साथ प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर गायब हो गए। यह ज्ञात था कि क्या वे, जैसा कि मोकिन ने कहा था, एक और प्रथम वास्तविक दुनिया का पुनर्निर्माण करेंगे। चारों प्राचीन सृजन देवताओं के चले जाने के बाद ऋषियान और ज्ञान चेन ने मोकिन को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अनंत के स्वामी, चूंकि प्रथम सच्चे संसार का विनाश हो चुका है, इसलिए हम भी चले जाएंगे। दोनों ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, उस प्राचीन तारे को छोड़कर चले गए और प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर चकाचौंध भरे तारों के सागर में विलीन हो गए। दो स्वर्गीय दाव के बाद अवतार के जाने के बाद मोकिन ने मो परिवार के पूर्वज की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम अंतरिक्ष में सीमा सागर में लौट रहे हो या आप यहीं रुक रहे हैं? मो परिवार के पूर्वज ने मोकिन के हल्के फुल्के शब्दों को सुना और हंसते हुए कहा, प्रथम वास्तविक दुनिया नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं अंतरिक्ष में सीमा सागर में वापस जा रहा हूं। स्पेस टाइम बाउंड्रीज में वापस जाने की योजना नहीं बना रहे हैं। मो परिवार के पूर्वज के अलंकारिक प्रश्न को सुनकर मोकिन ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर धीरे से कहा, मैं निश्चित प्राचीन की परिवार की खोज करना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी अंतरिक्ष में सीमा सागर में वापस नहीं लौटूंगा। बच्चे, तुम क्यों परिवार की दिव्य कन्या को ढूंढना चाहते हो, है ना? वह पहले ही उच्च आकाश से अंतरिक्ष में सीमा सागर में लौट चुकी है। मो परिवार के पूर्वज का जवाब सुनकर मोकिन का चेहरा जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी वह मददगार चाची पहले ही अंतरिक्ष में सीमा सागर में लौट चुकी होगी। जब ऐसा है तो चलिए अंतरिक्ष में सीमा सागर में वापस चलते हैं। मोकिन ने बोलते ही हाथ हिलाया और दफन आकाश अंतरिक्ष में प्रकट हो गया। वही शी और शनियों के साथ उसमें प्रवेश कर गया। मो परिवार के पूर्वज ने जब दफन आकाश में सतह को देखा तो उनका चेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वे उनके पीछे उसमें प्रवेश कर गए और स्पेस टाइम बाउंड्रीज की ओर उड़ने लगे। कुछ दिनों बाद मो परिवार के दिव्य पुत्र के भव्य विवाह की खबर अंतरिक्ष में सीमा सागर से फैल गई, जिससे असंख्य लोगों के प्राणी तुरंत चकित हो गए। 3000 महान लोगों, प्राचीन लोगों और सच्चे लोगों को इस खबर का पता चला और पथहीन प्राणियों और उससे ऊपर के प्राणी अंतरिक्ष में सीमा सागर की ओर बढ़ पड़े। आखिरकार मो परिवार अब शक्तिशाली हो चुका था। प्रथम सच्चे संसार के नष्ट होने के बाद अन्य शीर्ष क्रम के सच्चे संसारों ने पहले ही मो परिवार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। भले ही विभिन्न लोगों के प्राणी मोकिन की शादी में शामिल नहीं होना चाहते थे, फिर भी उन्हें रस्मों को पूरा करना ही पड़ा। अन्यथा यदि मो परिवार ने मोकिन की शादी में अपनी अनुपस्थिति को उनके असंख्य संसारों को नष्ट करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया तो इन कमजोर प्राणियों के पास होने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। अंतरिक्ष समय सीमा द्वीप आरंभ हॉल के सामने मोकिन चौक पर खड़ी होकर बैंगनी रंग की जालीदार पोशाक पहने किरान को ध्यान से देख रही थी। उसके काले बालों की 3000 लंजे उसके कंधों पर लहरा रही थी। उसका कद लंबा और सुडौल था, उसकी चांदी सीधी और पतली थी और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। किरान, तुमने कहा था कि प्रथम सच्चे संसार के बाहर केवल हॉलमैन सच्चा संसार ही है। क्या हॉलमैन ट्रूवर्थ पर कब्जा करने के लिए परिवार द्वारा प्राचीन देववंश का विनाश किया गया था? मोकिन के चेहरे पर संदेह के भाव थे। अंतरिक्ष में सीमा सागर में लौटने के कुछ ही समय बाद किरान ने बिगिनिंग हॉल में पहुंचे और बताया कि कुछ दिन पहले उसके परिवार ने प्राचीन देववंश का सफाया कर दिया था। इससे वह बेहद हैरान हो गया कि परिवार द्वारा प्राचीन देववंश का सफाया करने के लिए कम से कम दो नौचरण की शक्तिशाली योद्धाओं का होना आवश्यक था। प्राचीन देववंश परिवार का पुराना प्रतिद्वंदी था, इसलिए उनका सफाया होना तय था। और हाँ किंग, तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। प्रथम सच्चे संसार को नष्ट कर देने की तुम्हारी क्षमता ने इस चाची को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया है। किरान ने अपना मुंह ढक लिया और जवाब में खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी खूबसूरत आंखें चमक थीं, मानो वह मोकिन के विकास से बहुत संतुष्ट हो। किरान का जवाब सुनकर मोकिन को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। लंबे मौन के बाद मोकिन ने अन्य बातों के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय वो किरान की सुंदर और भावपूर्ण चेहरे को निहारता रहा और मानो किसी आवेश में आकर उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। किरान, अभी हम दूसरी बातों के बारे में बात नहीं करेंगे, चलो शादी के बारे में बात करते हैं। किरान ने देखा कि मोकिन उसके चेहरे को सहलाते हुए शादी के बारे में बात कर रही है, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, इस चाची का इस बार लौटना ठीक इसी मामले के लिए है। किरान के शर्माते चेहरे को देखकर मोकिन स्वाभाविक रूप से उसके मन की बात समझ गया। उसने उसे गले लगा लिया, उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, चूंकि ऐसा है तो क्यों न मैं कुछ दिनों में आपकी एक संतोषजनक शादी करवा दूं। हम किरान मोकिन के आलिंगन में झुक गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने धीरे से एक बार गुनगुनाया और फिर कुछ नहीं कहा। उसके मन में बहुत सी बातें थी जो वह कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने मोकिन को देखा तो उसके दिल में जो शब्द थे उन्हें वह कह नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद अंतरिक्ष में सीमा सागर ने अपना अंतरिक्ष में द्वार खोल दिया, जिससे असंख्य लोगों के प्राणी मोकिन की शादी में शामिल होने के लिए आ सके। स्पेस टाइम बाउंड्री के विभिन्न द्वीपों को उत्सवपूर्ण ढंग से सजाया गया था और शादी का स्थल बिगिनिंग हॉल के सामने वाले चौक पर स्थापित किया गया था। इस समय तक चौक पर हजारों की संख्या में भोज की मेजें लगाई जा चुकी थी। इस विवाह समारोह में शामिल होने वाले प्राणियों का न्यूनतम साधना स्तर भी असीम स्तर से ऊपर था। लंबे समय से लापता किंग फैन भी चौक पर प्रकट हुआ। सच्चे संसार के दो अवतार, उनमें दिव्य दाव चेतना भी शामिल थी। हालांकि ऋषियान और जियान चेन की पहचान केवल वो परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों को ही पता थी, इसलिए वो परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ ही रहे। पुराने पूर्वज, कई अन्य परिचित भी एक के बाद एक आते गए, चाहे वे दुश्मन हो या नहीं, वे सभी वहां दौड़ पड़े, कुछ तो दुनिया देखने के लिए और कुछ इस तरह से कि वो परिवार उनके पीछे की दुनिया को नष्ट कर देगा। यह शादी बहुत लंबे समय तक चली, लेकिन मोकिन और उनकी चार खूबसूरत सहेलियां केवल शादी के दिन ही नजर आई। शादी होने के बाद वे अगले दिन स्पेस टाइम बाउंड्री से चले गए और किसी को नहीं पता था कि वे कहां गए। असंख्य वर्षों बाद चकाचौंध भरे तारामंडल में कुछ प्राणियों ने दूर से मोकिन और चार अद्वितीय सुंदरियों को एक नाव पर सवार होकर अनंत तारामंडल में यात्रा करते हुए देखा। पुस्तक का अंत। पुनश्च ये पुस्तक अंतिम चरणों में बुरी तरह से विफल हो गई। मूल रूप से मैं बात की कहानी को और अधिक विस्तार से लिखना चाहता था, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद आगे की कहानी शायद इसी तरह की होगी और कुछ और अध्याय जोड़ने से केवल शब्दों की संख्या ही बढ़ेगी, इसलिए इसे समाप्त करना बेहतर है। इसके अलावा संभवतः बाद में 4 महिला मुख्य पात्रों के बारे में कुछ अतिरिक्त अध्याय भी होंगे। सभी नए और पुराने पाठकों को साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लेखक की ओर से भी एक बार फिर धन्यवाद। नई किताब होमपेज पर प्रकाशित हो चुकी है। मैं पहले नई किताब लिखूंगा और जब समय मिलेगा तो इस किताब के अतिरिक्त अध्याय लिखूंगा। पुस्तक का अंत। पुनश्च ये पुस्तक अंतिम चरणों में बुरी तरह से विफल हो गई। मूल रूप से मैं बात की कहानी को और अधिक विस्तार से लिखना चाहता था, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद आगे की कहानी शायद इसी तरह की होगी और कुछ और अध्याय जोड़ने से केवल शब्दों की संख्या ही बढ़ेगी, इसलिए इसे यही समाप्त करना बेहतर है। इसके अलावा संभवतः बाद में 4 महिला मुख्य पात्रों के बारे में कुछ अतिरिक्त अध्याय भी होंगे। सभी नए और पुराने पाठकों को साथ लेखक की ओर से भी एक बार फिर धन्यवाद। नई किताब होमपेज पर प्रकाशित हो चुकी है। मैं पहले नई किताब लिखूंगा और जब समय मिलेगा तो इस किताब के अतिरिक्त अध्याय लिखूंगा।